तो वीडियो के स्टार्टिंग पे हमें दिखाया जाता है कि कोई कह रहा है कि ये क्या है, मैं कहाँ हूँ। और तभी अचानक से सीन शिफ्ट होता है, हमें एक जगह को दिखाया जाता है और उस जगह के बारे में हमें बताया जाता है कि ये एक एंशिएंट इमॉर्टल रिलम है और इस जगह का नाम है जियोन फैमिली। और वहीं जियोन फैमिली के घर के ऊपर ड्रैगन फोनिक्स का ओड़ा घूम रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें हेवनली एम्पायर प्लेस को दिखाया जाता है और वहीं पे एक इंसान खड़ा रहता है और वो चिल्लाते हुए कह रहा था कि हेवन हमारी जियोन फैमिली को ब्लेसिंग दीजिए, मैं प्रे करता हूँ कि हमें क्यूलिन एक बच्चा पैदा हो। और हमें इस इंसान का नाम पता चलता है, नाम होता है जियोन जोनाथन। पर तभी अचानक से जियोन जोनाथन के पीछे कोई आ जाता है और वो कह रहा होता है कि एल्डर मैडम ने एक लड़के का जन्म दिया है। और ये बातें सुनने के बाद जियोन जोनाथन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो कह रहा था कि जल्दी से मुझे उसके पास लेके चलो, मैं उसे देखना चाहता हूँ। सीन शिफ्ट होता हमें दिखाया था कि रूम के अंदर जियोन जोनाथन के हाथ पे वही अभी पैदा हुआ लड़का उसके हाथ पे रहता है और वहीं पे हमें उस लड़के को दिखाया था जो मन ही मन में कह रहा होता है कि ये क्या चल रहा है, क्या मैं दूसरी दुनिया पे आ चुका हूँ। और इधर जियोन जोनाथन उस बच्चे को देख के बहुत ही ज़्यादा खुश रहता है और वो कह रहा था कि मेरे प्यारे ग्रैंडसन। और यहाँ से हमें पता चलता है कि ये जियोन जोनाथन उस बच्चे का ग्रैंडफादर। और हमें दिखाया था कि अचानक से जियोन जोनाथन के सामने दो बुड्ढे आ जाता है। उनमें से एक बुड्ढा कह रहा था कि जिसको उसका मदर 10 सालों से अपने पेट पे लेके घूम रहा था, आज फाइनली उसका जन्म हुआ। उनमें से दूसरा वाला एक बुड्ढा कह रहा था कि जोनाथन मुझे जल्दी से उसे पकड़ने दे, मैं देखना चाहता हूँ। तो गाइस यहाँ पे आप सभी को कंफ्यूज हो सकता है, मैं उसको क्लियर कर देना चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों को लगेगा कि यार 10 साल कैसे पेट में रह सकता है, वो तो 10 महीना होता है। पर ये तो सिर्फ एक कल्टिवेशन दुनिया है भाई, कुछ भी हो सकता है कोई एक अलग बच्चा है जो उसको जन्म होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा, इसलिए हो सकता है। तो चलो आगे देखते हैं क्या होता है। पर जब वो दोनों बुड्ढे वो बच्चे को देखने जाता है, उसके शरीर में दिखाया जाता है कि एक गोल्डन ड्रैगन घूम रहा होता है। और ये देखने के बाद उनमें से एक बुड्ढा कह रहा था कि अरे ये तो एंशिएंट स्क्याट बॉडी है। उनमें से एक दूसरा वाला बुड्ढा दुख जताते हुए कह रहा होता है कि हाँ ये एक एंशिएंट स्क्याट बॉडी है, कितनी दुख की बात है। फिर हमें बताया जाता है कि जब कोई बच्चा उसके माँ के पेट पे रहता है तो हेवन और अर्थ उसको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है और जिसकी वजह से वो बहुत सारा स्पेशल कॉन्सिक्वेंस डेवलप करता है। और इस दुनिया में 3000 से भी ज़्यादा कॉन्सिक्वेंस है। और कैसे मैं आप सभी को बता दूँ, ये कॉन्सिक्वेंस कहना चाहता है कि जन्म के बाद उसको जो भी शरीर मिलता है उस शरीर के ऊपर डिपेंड करके वो अपना कल्टिवेशन को ग्रोथ कर पाता है और उसी के हिसाब से लोग उसको जांच करते हैं कि वो कितना ज़्यादा टैलेंटेड है। मतलब उस रैंकिंग के हिसाब से जितना ज़्यादा पावरफुल कॉन्सिक्वेंस होगा, यानी बॉडी पावरफुल होगा जन्म के बाद, उतना ही ज़्यादा उसका टैलेंट कल्टिवेशन हाई होता जाएगा। और फिर हमें बताया जाता है कि ये एंशिएंट स्क्याट बॉडी पूरे 3000 कॉन्सिक्वेंस में से नंबर 5 पे रैंक करता है। और अगर आप इस शरीर की मदद से सक्सेसफुली कल्टिवेट कर लेते हैं तो आप इमॉर्टल एम्पायर बन जाएंगे। पर अभी के समय में हेवन और अर्थ के लॉ चेंज हुआ है, जिसकी वजह से 10 हेवन चेन स्क्याट बॉडी को बांध के रखा है। इसकी वजह से उस शरीर को कोई भी कल्टिवेशन ग्रोथ नहीं होता है। वहीं पर एक बुड्ढा जोनाथन के कंधे पे हाथ रखते हुए कह रहा होता है कि जोनाथन वैसे तो इस बच्चे को कल्टिवेट करना मुश्किल है, पर वैसे मुझे नहीं लगता कि जियोन फैमिली के स्टेटस की वजह से उसको कोई दिक्कत होने वाला है लाइफ में। इधर हमें उस बच्चे को दिखाया था जो उस सभी की बातें को सुन रहा होता है और यह हमें दिखाया जाता है कि इस बच्चे के शरीर में एक एडल्ट इंसान है और वो मन ही मन में कह रहा था कि मैं सिर्फ दूसरे दुनिया में ट्रैवल ही नहीं किया, मुझे एक कॉन्सिक्वेंस पावरफुल बॉडी भी मिला था, मैं कल्टिवेट नहीं कर सकता। ये कैसा कचरा वाला मेरा ज़िंदगी का शुरुआत है। पर हमें दिखाया था कि अचानक से एक डिंग करते हुए सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है और वो कह रहा होता है कि चेक इन सिस्टम में होस्ट का स्वागत है, चेक इन पॉइंट डिटेक्टेड। क्या होस्ट हेवनली एम्पायर प्लेस को चेक इन करना चाहते हैं? फिर सिस्टम कह रहा होता है कि आपको ये चेक इन करने की वजह से आपको 5 स्टार या फिर उससे भी ज़्यादा पावरफुल रिवॉर्ड मिलने वाला है। और इधर सिस्टम का ये नोटिफिकेशन देख के वो बच्चा मन ही मन में कह रहा होता है कि क्या मेरे पास सिस्टम है। और यहाँ पे सिस्टम का ये नोटिफिकेशन देख के सिस्टम को कह रहा था कि जल्दी से चेक इन करो। और वहीं पे चेक इन कहने के बाद सिस्टम चेक इन सक्सेसफुल हो जाता है। नोटिफिकेशन आ रहा है कि आपने सक्सेसफुल चेक इन कर लिया है और आपको 8 स्टार रिवॉर्ड मिला है, एक फुल डेवलप एंशिएंट स्क्याट बॉडी मिला है आपको। और वो बच्चा मन ही मन में कह रहा था कि मैंने तो चेक इन तो कर लिया, पर रिवॉर्ड कैसे मिलेगा, क्या कोई डिलीवरी मैन आएगा डिलीवरी करने के लिए? पर तभी अचानक से उस बच्चे को कुछ सेंस होता है और वो मन ही मन में कह रहा था कि ये क्या हो रहा है, मेरे शरीर को हिला नहीं पा रहा हूँ। हमें उस दोनों बुड्ढे को दिखाए थे जो अपने घर वापस लौट रहा होता है, पर तभी अचानक से उसके पीछे एक गोल्डन कलर का रोशनी चमकता है। वो दोनों पीछे मुड़ता है और वो चिल्लाते हुए कह रहा था कि ये क्या हो रहा है। और हमें दिखाया था कि वो गोल्डन कलर का रे उस बच्चे के शरीर से आ रहा होता है और उस बच्चे के शरीर पे जो 10 हेवन चेन रहता है वो टूट के बिखर सामने का ये नज़ारा देख के वो सभी कह रहे थे कि अरे ये। पर तभी अचानक से जियोन फैमिली के घर के ऊपर रोशनी से भर जाता है और वहीं पे उस घर के ऊपर घने सफ़ेद बादल जमा होने लगता है और उस बादल के ऊपर बहुत सारे लोग अपने घुटने टेक के बैठा रहता है। और बाहर के ये अलौकिक नज़ारा जियोन जोनाथन और उसके साथ वो दोनों बुड्ढे देख रहा होता है और वो सभी चौंक गया होता है। जोनाथन उसके ग्रैंडसन को सामने लेता है और वो कह रहा होता है कि इस स्क्याट बॉडी का विजन और सारे सेंट घुटने टेक रहा है
और गाइस मैं आप सभी को बता दूं, सेंट का मतलब तो आपको पता ही होगा, मतलब सन्नासी जिसको कहते हैं, सन्नास। और वहीं पे जोनाथन कह रहा था कि हाँ अब मेरा ग्रैंडसन ग्रेट एम्परर बनने वाला है। और वहीं पे हमें बच्चे को दिखाते जो मन में कह रहा था कि आपको ये सब कहने का जरूरत नहीं। हमें उस दोनों बुढ़े को दिखाते हैं जो वहां से जा रहा था पर वापस लौट आता है। उनमें से पहला वाला बुढ़ा कह रहा था कि एंसेंस क्यार्ड बॉडी जो हेवनली चेन से बांधा हुआ था वो सारे चेन टूट चुका है, क्या अलौकिक। और इधर हमें उस बच्चे को दिखाता है जो उस सभी के बातें को सुन रहा होता है और वो मन में कह रहा होता है कि क्या वो सभी उम्मीद कर रहा है कि मैं फ्यूचर में इनविजिबल बनने वाला हूँ, क्या मुझे लो प्रोफाइल रखना है। जोनाथन कह रहा था कि मैंने मेरा प्रीसियस ग्रैंडसन का अभी तक नाम नहीं रखा है, चिनस्वांग नाम, ये नाम कैसा रहेगा, इसका मतलब लॉन्ग लाइफ। और ये सुनने के बाद वही दोनों बुढ़े से एक बुढ़ा कह रहा था कि अरे ये कोई नाम है क्या, ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गया। पर तभी अचानक से वहीं पे एक औरत की एंट्री होती है और वो कह रहा होता है कि अगर ये कैसा होगा, उसका नाम सायुआन रखते हैं। और इधर हमें उस औरत की आइडेंटिटी दिखाई जाती है जो जियोन सायुआन की मदर होती है, जिंग रो। और इधर जियोन सायुआन की मदर कह रहा होता है कि इमोर्टल बनना तो आसान है पर फ्रीली जिंदगी जीना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे फ्रीली और अनफिटरली ज़िंदगी जिए। ये सब बातें सुनने के बाद जोनाथन कह रहा होता है कि अगर ऐसी बात है तो मेरे प्रीसियस ग्रैंडसन का नाम आज से जियोन सेयुआन है। पर तभी वहीं पे अचानक से जोनाथन के पीछे वही दोनों बुढ़े से एक बुढ़ा कह रहा होता है कि जोनाथन तू चिंता मत कर, जियोन वीहू अब एक वाइट रॉब डिवाइन किंग है, मुझे नहीं लगता कि वो कोई मुसीबत पे है, ऐसा लगता है कि वो कहीं जगह पे फंस गया है। उस बुढ़े की ये बातें सुनने के बाद जोनाथन उसके ग्रैंडसन की तरफ देखने लगता है और वो कह रहा होता है कि तूने जो कहा आशा करता हो वही हो। और गाइस मैं आप सभी को बता दूं, मुझे जो लगता है कि ये जियोन वही जियोन सेयुआन का फादर है। सिंस शिफ्ट में जियोन फैमिली एंसेस्टर के कब्रिस्तान को दिखाया था और वहीं पे हमें एक कवर को दिखाया था जो अचानक से कांपने लगता है। और वहीं पे हमें बहुत सारे लोग को दिखाया था जो ये कांपने को देखने के बाद बहुत सारे लोग चौंक गया होता है और वो सभी एक साथ कहने लगता है अरे बुरी बात है, एंसेस्टर का कॉफिन हिल रहा है। फिर हमें दिखाया था कि वो सभी एक जगह पे जमा हुआ होता है और वहीं पे जोनाथन कह रहा था कि एल्डर्स सायुआन का स्क्यार्ड बॉडी फुल्ली डेवलप हुआ है, अगर दूसरे लोगों को पता चलता है तो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा मुसीबत हो सकता है, इसलिए मुझे लगता है कि उसके कॉन्सिक्वेंस को छुपाना पड़ेगा। ये सुनने के बाद उन दोनों बुढ़े में से एक बुढ़ा कह रहा था कि हाँ वैसे इस इमोर्टल रियल्म में कुछ ही लोग हैं जो जियोन फैमिली के अभी भी एग्नेस्ट हैं। फिर हमें दिखाया था कि वो सभी एक एक करके स्पेल कास्ट करने लगता है। उनमें से कोई कह रहा था कि ब्लैक फिश थंडर ड्यूक, ब्लैक डे स्काई सोल्जर, फोर्थ डायरेक्ट कॉम्बैट सील और सन गॉड स्टेप। फाइनल स्टेप जब होने ही वाला होता है पर तभी अचानक से कोई आ जाता है और वो गुस्से से चिल्लाते हुए कह रहा था कि तुम सब मूर्ख बच्चे ये सब क्या कर रहे हो। जियोन सेवन के कॉन्सिक्वेंस को छुपाने के लिए वो सभी मिलकर जो स्पेल कास्ट कर रहा था वो स्पेल को वो इंसान तोड़ देता है और ये सब देखने के बाद वो सभी बहुत ही ज़्यादा चौंक गया होता है और वो कह रहा था कि आप 18 जनरेशन का एंसेस्टर। और हमें फाइनली 18 जनरेशन के एंसेस्टर को दिखाया था जो कह रहा था कि और वहीं पे वो सभी जितने सारे लोग थे वो सभी घुटने टेक दिया होता है और वो सभी एक साथ ग्रीट करते हुए कह रहा था कि यंगर जनरेशन हमारे 18 जनरेशन एंसेस्टर को ग्रीट करता है। हमें 18 जनरेशन के एंसेस्टर को दिखाया था जो जियोन सेवन को गोद में पकड़ के रहता है और वो बाकी सभी को चिल्लाते हुए कह रहा था कि मेरे जियोन फैमिली के यंगर जनरेशन को क्या हो गया है, वो सभी कौवाड़ कैसे बन गया, एक बच्चे को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। जोनाथन आगे आता है और उसके एंसेस्टर के सामने घुटने टेकता है और वो कह रहा था कि एंसेस्टर आप गुस्सा मत होइए, हमें से डर है कि हमारे ग्रैंडसन को कोई फ्यूचर में चोट ना पहुंचा दे। और ये सुनने के बाद वो एंसेस्टर तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कह रहा था कि मैं देखता हूँ किसका हिम्मत है ये स्क्यार्ड बॉडी का शब्द पूरे दुनिया को बता दूँ, फिर मैं देखता हूँ किसका हिम्मत है इस बच्चे को चोट पहुँचाने का। इस बुड्ढे को कोई परवाह नहीं अगर इमोर्टल वेयर भी शुरू हो जाता है। और इधर वो सभी एंसेस्टर का ये सब बातें सुनने के बाद एक दूसरे की तरफ देख रहा होता है और वहीं पे वो मन मन में कह रहा होता है कि अगर इमोर्टल वेयर शुरू हो जाता है तो ये वर्ल्ड वेयर बन जाएगा जहाँ पे बहुत सारे लोगों का मुसीबत शुरू हो जाएगा, डिजास्टर आ जाएगा। जोनाथन कह रहा था कि एंसेस्टर इसका मतलब अब इस बच्चे को बचाने के लिए मौत से भी गुजार सकते हैं और ये सुनने के बाद एंसेस्टर कह रहा था कि क्यों नहीं। फिर हमें बताया जाता है कि डेथ पैसेज क्या होता है। डेथ पैसेज एक पावरफुल कल्टीवेशन मेथड है जो इमोर्टल रियल्म पे बहुत सारे टॉप पावरफुल कल्टीवेटर इसको ढूंढा था। और फिर हमें बताया जाता है कि इस मेथड को एक कॉफिन के ऊपर अप्लाई किया जाता है और उसके बाद वो कॉफिन के अंदर एक अलग ही दुनिया बन जाता है जो बाहर की दुनिया से पूरा अलग होता है। और जब आप सक्सेसफुली कल्टीवेशन कर लेते हैं तो आप उस कॉफिन को टूट के बाहर निकल सकते हैं। अगर आप फेल हो जाते हैं तो पूरी जिंदगी भर आप उस कॉफिन में सील होकर रह जाएंगे। एंसेस्टर उस बच्चे की तरफ देख के कह रहा होता है कि इस बच्चे का एंशिएंट स्क्यार्ड बॉडी नेचुरली डेवलप हुआ है, इसका मतलब ये बच्चा साधारण बच्चा नहीं है, ये एक डिवाइन चाइल्ड है और ये जियोन फैमिली का प्राउड है। अब फ्यूचर में इस बच्चे के ग्रोथ के लिए जियोन फैमिली के पास जितना सारा रिसोर्सेस है वो सभी इस बच्चे को दे देना, कोई भी कमी नहीं होना चाहिए। और हाँ, आज से मैं इस बच्चे को जीरो सीक्वेंस अनाउंस करता हूँ। और ये सुनने के बाद वो सभी कह रहा था कि क्या जीरो सीक्वेंस,
और वहीं पे हमें उस बच्चे को यानी जियोन सेवन को दिखाते हैं। वो मन ही मन में कह रहा था कि जीरो सीक्वेंस ये क्या है, कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा क्या। और फिर हमें बताया जाता है कि जीरो सीक्वेंस क्या होता है। सबसे पहले बताया जाता है कि जियोन फैमिली के पास अभी 10,000 से भी ज़्यादा पॉपुलेशन हो चुका है और उस पूरे 10,000 पॉपुलेशन में सिर्फ 10 लोग ही एंसेस्टर से वो जीरो सीक्वेंस टाइटल हासिल कर पाते हैं। अगर किसी के पास ये टाइटल है इसका मतलब वो फैमिली हेड के पोजीशन के लिए एलिजिबल है और वही 10 में से एक स्पेशल होगा जो नेक्स्ट फैमिली हेड बनेगा और उसे जीरो ऑर्डर कहते हैं। और जियोन फैमिली में जियोन सीक्वेंस टाइटल होल्ड करने वाला जियोन सेयोन का फादर था व्हाइट क्लॉथ डिवाइन किंग जियोन व्यू। एंसेस्टर का ये सब बातें सुनने के बाद जोनाथन कह रहा होता है कि एंसेस्टर क्या ये अप्रोप्रिएट है, हर एक जीरो सीक्वेंस टाइटल होल्ड करने वाले को काउंटलेस ट्रायल देना पड़ता है और ये बच्चा अभी जन्म हुआ है और उसको अगर अभी ये टाइटल दे दिया जाता है क्या लोग मानेंगे। एंसेस्टर कह रहा होता है कि अगर वो सब नहीं मानते हैं तो वो आगे जाके कुछ भी कर सकते हैं, मुझे परवाह नहीं। सीन शिफ्ट होता है में जियोन सेवन को दिखाते हैं। अभी अचानक से उसके सामने सिस्टम का नोटिफिकेशन पॉपअप होता है और वहीं पे लिखा रहता है कि अब चेक इन लोकेशन रिफ्रेश हुआ है, आप तायुन एंसेंस टेलन में चेक इन कीजिए। और सिस्टम का ये नोटिफिकेशन देख के जियोन सेवन कह रहा होता है कि तायुन एंसेंस टेलन ये क्या है। तो वीडियो के स्टार्टिंग पे हमें दिखाया जाता है कि 3 साल गुजार गया है और वहीं पे हमें जियोन फैमिली के रेसिडेंस को दिखाते हैं और उसके साइड पे हमें एक लड़की को गुजारते हुए दिखाया जाता है जो अपना न्यूज़ बांट रहा होता है और वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि शॉकिंग न्यूज़, जियोन फैमिली के 18 जनरेशन का एंसेस्टर अपने कॉफिन से निकला है सिर्फ जियोन फैमिली के डिवाइन चाइल्ड के लिए और आज जियोन फैमिली के डिवाइन चाइल्ड का 3 साल उम्र पूरा हुआ। सीन शिफ्ट होता है जियोन फैमिली के अंदर का सीन दिखाया जाता है। वहीं पर हमें जियोन जोनाथन को दिखाया जाता है जो उसके साइड पे जियोन साइवन बैठा रहता है, उसका उम्र 3 साल हो गया होता है और उसके ग्रैंडसन के पास से वो स्टोरी वगैरह सुन रहा होता है और वहीं पे जियोन जोनाथन कह रहा होता है कि साइवन आज मैं तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट बातें कहने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। फिर जियोन जोनाथन उसके ग्रैंडसन को बताने लगता है कि कैसे कैसे आप कल्टिवेट कर सकते हो, कल्टिवेशन का कितना सारा स्टेज है और आप अपने कल्टिवेशन को कैसे इंप्रूव कर सकते हो, धीरे धीरे सब कुछ बताने लगता है। और इधर हमें जियोन साइवन को दिखाते हैं जो उसके ग्रैंडपा की बातें को सुनने के बाद कह रहा था कि ग्रैंडपा डिवाइन प्लेस रियलम पे ब्रेक थ्रू करने के लिए कितना समय लगता है। जोनाथन कह रहा था कि साधारण इंसान के लिए 5 साल लग जाता है और जो जीनियस होता है उसको 3 साल लगता है और तुम्हारे लिए 1 या 2 साल में ही हो जाएगा। पर वहीं पे जियोन साइमन उसके ग्रैंडपा को कह रहा था कि 1 या 2 साल, पर मुझे क्यों लग रहा है कि मैं कभी भी ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ। और ये बातें सुनने के बाद उसका ग्रैंडपा थोड़ा सीरियस हो जाता है और वो कह रहा था कि हाँ तो तुम्हारा कल्टिवेशन मुझे दिखाओ। जियोन साइमन उसके ग्रैंडपा की बातें सुनने के बाद मिड स्टेज में आ जाता है और वहाँ पे ये देखने के बाद उसका ग्रैंडपा थोड़ा शॉक हो गया होता है। वो मन ही मन में कह रहा था कि मेरे ग्रैंडसन से जैसे उम्मीद थी वो मिड स्टेज में इतनी जल्दी पहुंच गया, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक टैलेंट है। जोनाथन उसके ग्रैंडसन की तरफ ध्यान से देखते हैं और वो थोड़ा चौंक जाता है और वो मन ही मन में कह रहा था कि अरे रुको, बिना कोई परेशानी के 2 रिलम पे डायरेक्ट ब्रेक थ्रू, नहीं, अरे ये तो और भी ज्यादा ब्रेक थ्रू कर रहा है। ओ माय गॉड, पूरे 5 रिलम पे डायरेक्ट ब्रेक थ्रू। और इधर हमें जियोन साइमन को दिखाया था जो उसके साइड से गोल्डन कलर का रे निकल रहा होता है और वो कंटिन्यूअसली ब्रेक थ्रू कर ही जा रहा होता है। और फाइनली हमें दिखाया था कि जियोन साइमन अपना ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर लेता है और वो मेडिटेट स्टेट से बाहर निकल आता है। और फिर वो कह रहा होता है कि ग्रैंडपा देख के ऐसा लग रहा है कि मैं डिवाइन प्लेस रिलम पे सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू कर लिया है। और वो जब उसके ग्रैंडपा की तरफ देखता है उसके ग्रैंडपा का हालत तो बहुत ही बुरा हो गया होता है और वो कह रहा था कि ग्रैंडपा, और वहीं पे उसका ग्रैंडपा कह रहा था कि तुम सच में क्यूलिन चाइल्ड हो हमारे जियोन फैमिली का और तुम्हारा टैलेंट मेरे इमेजिनेशन से भी बाहर है। और गाइज मैं आप सभी को बता दूं ये क्यूलिन एक चाइनीज शब्द है और इस शब्द का मतलब होता है मिथोलॉजिकल वेस्ट। जैसे कि हो गया एक मिथोलॉजिकल वेस्ट क्या होता है या फिर यार ड्रैगन जिसको कहता है ये एक मिथोलॉजिकल वेस्ट है। फोनिक्स जो होता है ये एक मिथोलॉजिकल वेस्ट है। इसको मतलब चाइना में जो बेस्ट होता है 9 टेल्ड फॉक्स जो पूजा करते हैं वो सब मतलब बेस्ट को मिथोलॉजिकल वेस्ट कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। जोनाथन उसका ग्रैंडसन को कह रहा था कि साइमन तुमने आज डिवाइन प्लेस रिलम पे ब्रेक थ्रू किया है, इसके लिए सेलिब्रेट करते हैं। तुम्हें आज जो गिफ्ट चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, बताओ तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए। और जब साइमन मन में कह रहा होता है कि आप अगर कहते भी है तो भी मुझे नहीं पता कि मुझे क्या मांगना चाहिए, मुझे इस दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता अभी तक। और वो अचानक से कह रहा था कि ओ हाँ। फिर वो कह रहा होता है कि ग्रैंडपा आपको ताइवान एंसेंस टैलेंट के बारे में पता है। और ये सुनने के बाद उसका ग्रैंडपा कह रहा था कि ताइवान एंसेंस टैलेंट, क्या कोइंसिडेंस है, ये ताइवान एंसेंस टैलेंट के बारे में मेरे से बेहतर किसी को नहीं पता। फिर जोनाथन कहने लगता है कि असल में वो एक पत्थर का टुकड़ा है जो इमोर्टल डोमेन में मिलता है और उस पत्थर के जितना ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ उस पत्थर के ऊपर पंच लगाओगे उस पंच का जो पावर है उस पत्थर के ऊपर शो हो जाएगा। और उस पत्थर को मॉडिफाई करने के बाद हमारे जियोन फैमिली में मार्शल आर्ट एरिना में लाया गया है। और अभी के यंगर जनरेशन के जितने सारे डिसाइपल है अपना फिजिकल स्ट्रेंथ
और टेस्ट करने के लिए उस तायुन एंशिएंट स्टोलेन को यूज़ करते हैं। हमें जियोन सायोन को दिखाया था जो ये सब बातें सुनने के बाद बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गया होता है और उसके ग्रैंडपा को कह रहा था कि ग्रैंडपा क्या आप मुझे उस तायुन एंशिएंट स्टोलेन के पास लेके चलोगे। जोनाथन उसके ग्रैंडसन को अपने कंधे पे चढ़ा लेता है और वो कह रहा था कि हाँ ज़रूर ग्रैंडपा तुम्हें ज़रूर वहाँ पे लेके चलेगा। जियोन सायोन कह रहा था कि ग्रैंडपा इज द बेस्ट। सिंस शिफ्ट था, हमें मार्शल आर्ट अर्ने को दिखाए थे और वहीं पे हमें ताइवान एंशिएंट स्टोलेन को दिखाए थे। वहीं पे हमें देखते हैं कि एक लड़की आ जाती है स्टोलेन के पास और वो उस स्टोलेन को देखने लगता है और तभी अचानक से वो अपने हाथ पे एक बहुत ही पावरफुल अटैक तैयार करता है और वो उस अटैक की मदद से उस पत्थर के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल पंच मारता है और फिर उस लड़की के पंच के बाद स्टोलेन ग्लो करने लगता है और कुछ नंबर निकल आता है। नंबर लिखा रहता है कि 1,50,000। और गाइज मैं आप सभी को बता दूं ये 1,50,000 उस लड़की के पंच का पावर है। और ये देखने के बाद साइड पे जितने सारे लोग थे वो अपना अपना ओपिनियन देने लगता है। उनमें से एक बंदा कह रहा था कि ओ माय गॉड 1,50,000 उसका उम्र कितना है जो इतना ज़्यादा पावर है। उनमें से दूसरा वाला बंदा कह रहा था कि चाहे जो भी हो मैंने सुना है कि वो एक ब्रांच फैमिली से है, वो इतना ज़्यादा फेमस भी नहीं है। पर तभी वहीं पे अचानक से एक लड़की आ जाती है और वो कह रही होती है कि पिछले टेस्ट में से आज तुम्हारा सिर्फ 30,000 स्ट्रेंथ ही बढ़ा है। और उस लड़की के साइड पे और भी जितने सारे लड़कियां खड़े हुए थे उनमें से कोई कह रहा होता है कि 30,000 स्ट्रेंथ ये कम है, मुझे तो लगता है ये बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव है। उनमें से दूसरा वाला एक लड़की कह रही होती है कि अरे चुप हो जाए, इसका नाम लेन किंगवा है और वो 10th रैंक पे जियोन जिनजियांग को फॉलो करता है, उससे भूलकर भी मत भिड़ना। फिर वो लान किंगया यार वेंचर नाम देखो यार ठीक से मुंह से मैं प्रोनाउंस भी नहीं कर पा रहा हूँ। और वो उस व्हाइट हेयर वाली लड़की को कह रहा होता है कि अरे अरे रिप्लाई नहीं करेगा क्या, कहने के लिए कुछ है कि नहीं। और वहीं पे वो व्हाइट हेयर वाली लड़की उसको इग्नोर करते हुए चले जाते हैं। वहीं पे वो लंग किंग कह रहा होता है कि ओए मुझे इग्नोर मत कर। फिर वो लंग किंग उस येलो हेयर वाली लड़की को कह रहा होता है कि अरे मैंने सुना है कि मास्टर जेनजिया ने तुम्हें इनविटेशन भेजा था पर तुमने रिजेक्ट कर दिया। फिर हमें दिखाया था कि फाइनली वो येलो हेयर वाली लड़की मूर्ति है और वो कह रही होती है कि जियोन जेनजियान उसका स्किल है पर उसका टेम्परमेंट बहुत ही ज़्यादा नैरो माइंडेड है, नहीं तो वो तुम्हें यहाँ पे क्यों भेजता मुझे परेशान करने के लिए। पर अचानक से लेंग किंगुएन, तो गाइस देखो ये नाम प्रोनाउंस करने में मुझे बहुत ज़्यादा मुसीबत आ रहा है, तो इससे मैं कहूँगा इस लड़की को आगे से कहूँगा कि पर्पल हेयर वाली लड़की, ठीक है। तो वहीं पर पर्पल हेयर वाली लड़की एक अटैक बनाते हुए कह रहा होता है कि हर समय हाई और माइटी एक्टिंग करते हो पर आज मैं मास्टर जेनजियान के बदले में तुम्हें एक लेसन सिखाने वाला हूं। पर अचानक से वो येलो हेयर वाली लड़की पर्पल हेयर वाली लड़की के हाथ को पकड़ लेता है और वो पर्पल हेयर वाली लड़की कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है। येलो हेयर वाली लड़की कह रही होती है कि तुम सिर्फ अकेला, इससे बेहतर होगा कुछ भी मत करो नहीं तो तुम्हारा हाल बहुत बुरा होने वाला है। पर हमें दिखा था कि तभी वहीं पे अचानक से किसी का एंट्री होता है और वो कह रहा था कि तो ये वही जगह है और सभी का अटेंशन वो छीन लेता है। और वहीं पे वो पर्पल हेयर वाली लड़की और येलो हेयर वाली लड़की उस इंसान को देख रहा होता है और वो चौंक गया होता है। और वहीं पे वो येलो हेयर वाली लड़की मन ही मन में कह रहा होता है कि ये बच्चा यहाँ पे कब आया, मैं उसके प्रेजेंस को सेंस ही नहीं कर पाया। सेंस शिफ्ट था, हमें दिखाया था कि जियोन सायोन का सिस्टम को, वहीं पे उसका सिस्टम पैनल पे नोटिफिकेशन आया होता है कि आपने चेक इन लोकेशन पे आ चुके हैं, तायुन एंशिएंट टैलेंट पे आपका चेक इन सक्सेसफुल हो चुका है। फिर हमें दिखाया था कि उस सभी का अटेंशन छीनने वाला कोई और नहीं, हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट जियोन सायोन, जियोन जोनाथन का ग्रैंडसन। और वो एंशिएंट टैलेंट पे हाथ रखता है और वहीं पे सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि आपका सक्सेसफुल चेक इन हो चुका है। फिर से सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि कंग्रेचुलेसन होस्ट, आपको 6 स्टार रिवार्ड मिला है और रिवार्ड के तौर पे आपको डिवाइन एलिफेंट इम्पोजिंग क्यूआई मिला है और रिवार्ड आपको दे दिया गया है। फिर सिस्टम उस रिवार्ड के बारे में धीरे धीरे 1 बाय 1 सब कुछ कहने लगता है और वो कह रहा होता है कि ये मायूथ एलिफेंट का ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म एंडलेस है। जब ये जायंट एलिफेंट मैच्योर होकर जवलियन स्टेज पे पहुंच जाएगा तब ये एलिफेंट ड्रैगन एलिफेंट पे ट्रांसफॉर्म हो जाएगा और जब ये ड्रैगन एलिफेंट का स्टेज विगोरिया स्टेज पे पहुंच जाएगा तब ये एलिफेंट का पावर डिवाइन एलिफेंट पे ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। और यहाँ पे सिस्टम का इतना सारा नोटिफिकेशन देख के जियोन सायोन मन ही मन में कह रहा था कि 6 स्टार रिवार्ड, डिवाइन एलिफेंट इम्पोजिंग क्यूआई। पर पिछली बार जब मुझे वो स्क्यार्ड बॉडी मिला था तब वो 8 स्टेज पे था, 8 स्टार था, पर ये 6 स्टार है, क्या ये इतना ज़्यादा पावरफुल होगा। पर तभी अचानक से वहीं पर हमें पर्पल हेयर वाली लड़की को दिखाया जाता है और वो चिल्ला तो ये जियोन सायोन को कह रहा था कि हे बच्चे तुम कौन हो, तुम्हें पता है ये कौन सी जगह है, ये जगह बच्चों के लिए नहीं है। और वहीं पे जियोन सायोन को दिखाया था जो पीछे मुड़ता है और वो मन ही मन में कह रहा था कि ये कौन है जो इतने जोर से चिल्ला रहा था। और वो पीछे मुड़ के कह रहा था कि तुम पूछ रहे हो मैं कौन हूँ, कैलेस्टियल एम्परर प्लेस जियोन फैमिली का जियोन सायोन, कोई ऑब्जेक्शन। और इधर जियोन सायोन की ये बातें सुनने के बाद वो येलो हेयर वाली लड़की मन ही मन में चौंकते हुए कह रहा था कि कैलेस्टियल एम्परर प्लेस। और वहाँ पे जितने सारे लोग थे वो सभी चौंक गया होता है और वो सभी कह रहे थे कि अरे नहीं ये नहीं हो सकता, क्या ये लड़का वही है जो जियोन फैमिली के 18 जनरेशन के एंसेस्टर को अपने सिलेक्शन से बाहर आने के लिए मजबूर कर दिया था। अरे नहीं,
अरे ये लड़का वही है जो डिवाइन चाइल्ड टाइटल हासिल किया है। और इधर हमें पर्पल हेयर वाली लड़की को दिखाया था जो सभी को इधर उधर देख रहा होता है और वो मन ही मन में कह रहा था कि यहाँ पे अचानक से क्या हो गया, सभी लोग इतने जोर से चिल्ला क्यों रहे हैं। और हमें देखते हैं कि अचानक से उसके पीछे से कोई उसको माथे को पकड़ लेता है। फिर हमें दिखाया था कि उसके माथे को पकड़ने वाला कोई और नहीं, वही येलो हेयर वाली लड़की होती है और उसको जमीन पे कर दिया होता है। और वो जियोन संयुआन को कह रहा होता है कि जियोन फैमिली के डिसेंडेंट डिवाइन चाइल्ड को हम सभी रिस्पेक्ट करते हैं। येलो हेयर वाले लड़की की ये सब बातें सुनने के बाद वो पर्पल हेयर वाले लड़की जियोन सायोन के सामने घुटने टेक देता है और वो रिस्पेक्ट करते हुए कह रहा होता है कि हम डिवाइन चाइल्ड को रिस्पेक्ट करते हैं और मुझे माफ कर देना आगे पिछले वाले मेरे रूडनेस के लिए। हमें दूसरी तरफ बाकी डिसाइपलों को दिखाया था जो सामने का ये सब नज़ारा देख रहा होता है और उस सभी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है वो क्या हो रहा है। और तभी अचानक से वो सभी जियोन सायोन के सामने घुटने टेक देता है और वो सभी चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि डिवाइन चाइल्ड को हम रिस्पेक्ट करते हैं। हाँ, इसे कहते हैं गॉड लेवल एग्जिस्टेंस। अब जहाँ भी जाओ आपके प्रेजेंस को देखिए सभी घुटने टेक दी। और दूसरी तरफ हमें जियोन सायोन को दिखाया था जो सामने का ये नज़ारा देख रहा होता है और उसका माथा ब्लैंक हो गया होता है और उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था ये सब लोग क्या कर रहा है। और वो मन ही मन में कह रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, क्या कोई नहीं आएगा मुझे क्वेश्चन नहीं करेगा कि मैं यहाँ पे क्यों हूँ, मेरे साथ झगड़ा नहीं करेगा और फिर मैं पावर दिखाऊंगा, मेरा अथॉरिटी दिखाऊंगा। फिर वो कह रहा था कि चलो भूल। और फिर वो मन ही मन में कह रहा था कि चलो मेरा सिस्टम का चेकिंग तो सक्सेसफुल हो चुका है पर यहाँ पे मैं आ ही गया हूँ तो मेरा स्ट्रेंथ को चेक ही कर लेता हूँ। और फिर वो अपना एक पोजीशन सेटअप कर लेता है और तभी अचानक से उसके साइड से गोल्डन कलर का रे निकलने लगता है। और फिर वो मन ही मन में कह रहा था कि बजरा एलिफेंट मेरा द ट्रांसफॉर्मेशन। और तभी अचानक से जियोन सायोन के साइड से एक गोल्डन एलिफेंट निकल आता है। वो फिर से कहता है जायंट एलिफेंट बिकम जवलियन ट्रांसफॉर्म इनटू ड्रैगन एलिफेंट, ड्रैगन एलिफेंट टर्न फॉर्मेट ट्रांसफॉर्मेशन इनटू ओरिजिनल एलिफेंट और ओरिजिनल एलिफेंट टर्न माइटी ट्रांसफॉर्म डिवाइन एलिफेंट। ये सब कुछ शब्द कहने के बाद जियोन सायोन के साइड से बहुत ही हाई अमाउंट के गोल्डन कलर का स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होने। फिर जियोन सायोन अपने पंच को तैयार करते हुए तायुन एंशिएंट स्टोलन के ऊपर एक पंच करता है और तभी अचानक से उस स्टोलन के ऊपर नंबर निकल आता है और वो नंबर रहता है 10,000। यानी यहाँ पे जियोन सायोन का जो स्ट्रेंथ होता है वो 10,000 है। और ये सब देखने के बाद वहाँ पे जितने सारा ऑडियंस था वो सभी शॉक हो गया होता है। जियोन सायोन मन ही मन में कह रहा था कि ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, मेरे इनर स्पिरिचुअल एनर्जी के बिना ही मेरा पावर इतना ज़्यादा है, मुझे बहुत ही अच्छा कुछ मिल गया है। पर वहीं पे साइड पे जितने सारे लोग थे वो जियोन सायोन का ये स्ट्रेंथ देख के गॉसिप करने लगता है। वहीं पे एक बंदा कह रहा था कि अरे इसका उम्र 3 साल है ना। वहीं पे दूसरा वाला बंदा कह रहा था कि हाँ ये जन्म के बाद उसे बहुत सारा रिसोर्सेज मिला है। उनमें से तीसरा वाला बंदा कह रहा था कि इम्प्रेसिव, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, पर वैसे हम 3 साल की उम्र के बच्चे से ज़्यादा कुछ उम्मीद भी नहीं कर सकते। उनमें से एक चौथा वाला बंदा कह रहा था कि फिर भी उसका टाइटल डिवाइन चाइल्ड है पर उसके टाइटल के हिसाब से वो उतना अच्छा काम नहीं कर पाया। और लोगों का ये सब बातें जियोन सायोन सुन रहा होता है और वो मन ही मन में कह रहा था कि हाँ मुझे तो यही चाहिए था, कुछ लोग कन्विंस नहीं होगा फिर मेरा पावर दिखाऊंगा, यही तो मुझे चाहिए था। पर अचानक से वो अपने शरीर से बहुत ही पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज करने लगता है और वो एक बहुत ही डर अपना स्कैरी फेस बनाते हुए कह रहा था कि इंटरेस्टिंग। और फिर हमें दिखाया था कि वहीं स्पिरिचुअल पावर की वजह से वहीं पे जितने सारे लोग थे वो अपने पैरों से खड़ा नहीं हो पा रहा होता है। वो स्पिरिचुअल पावर इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर रहा होता है कि वो सभी घुटने टेकने के लिए मजबूर हो रहा होता है। हमें पर्पल हेयर वाली लड़की को दिखाया था जो ये प्रेशर देख के बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गया होता है और वो मन में कह रहा था कि ये इतना पावरफुल ऑरा मैं कभी भी यंग मास्टर जिन जियोन से इतना पावरफुल टेरिफाइंग प्रेशर ऑब्जर्व नहीं किया है। जियोन सायोन शांत होता है और वो कह रहा था कि अगर तुम सब कन्विंस नहीं हो तो मैं फिर से मेरा फुल स्ट्रेंथ दिखाने वाला हूँ। और वो जियोन सायोन अपना फुल पंच तैयार करते हुए तायुन एंशिएंट स्टोलन के ऊपर एक मुक्का मारता है। और हमें दूसरी तरफ दिखाया था कि ऊपर से जियोन जोनाथन उसके ग्रैंडसन के ये हरकतें को देख रहा होता है और वो हंसते हुए कह रहा था कि ये बच्चा। और हमें दूसरी तरफ दिखाया था कि नीचे यहाँ पे तायुन एंशिएंट स्टोलन को दिखाया था जो धीरे धीरे क्रैक पा रहा होता है जियोन सायोन के पंच की वजह से और धीरे धीरे वो टुकड़ों में बढ़ जाता है। जियोन सायोन के पीछे जितने सारे लोग थे वो सामने का ये नज़ारा देखे उस सभी का मुंह खुला का खुला रह गया होता है। और वहीं पे मैं जियोन सायोन को दिखाया था जो वो थोड़ा डर गया होता है और वो कह रहा था कि अरे यार मैं तो बहुत ही बड़ा गलतियाँ कर दिया, मैंने इतना सारा बड़ा ट्रेजर को मैंने बर्बाद कर दिया। पर तभी अचानक से तायुन एंशिएंट स्टोलन के टुकड़ों से एक गोल्डन कलर का रे निकल आता है और वहीं पे कुछ शब्द लिखा रहता है कि रिक्रूटिंग एंशिएंट एक्सट्रीम रिलम अगेन और आपको रिवार्ड के तौर पर हेवनली दाव रिवार्ड मिलता है। जियोन सायोन कह रहा होता है कि एंशिएंट एक्सट्रीम रिलम, तभी अचानक से वो गोल्डन कलर का रे जियोन सायोन के शरीर पे घुस जाता है। वहीं पे जोनाथन आ जाता है और वो कह रहा था कि इसे सो कॉल्ड एंशिएंट एक्सट्रीम रिलम कहता है। पिछले समय से आज तक तुम्हारी उम्र के तुम्हारे जैसा पावरफुल स्ट्रॉन्ग बॉडी किसी के पास नहीं है। जोनाथन उसके ग्रैंडसन के पास आता है और वो कह रहा था कि वैसे अभी जो तुमने मूव यूज किया उसका नाम क्या है और ये तुमने कहाँ से सीखा। सायोन उसके ग्रैंडफा के बातें को इग्नोर करते हुए कह रहे थे कि ये तायुन एंशिएंट स्टोलन तो टूट चुका है
और वहीं पे उसके ग्रैंडपा कह रहा था कि टूट चुका है तो क्या हुआ, ये कोई बड़ी बात नहीं है। वहीं पे जियोन साइमन कह रहा था कि आप ये कैसे कह सकते हैं, ये हमारी जियोन फैमिली का ट्रेजर है, अगर हम इसे ठीक ठाक रख देते हैं ये फिर से काम करेगा। और वहीं पे जोनाथन हंसते हुए कह रहा था कि मेरा ग्रैंडसन इतना ज्यादा सोच विचार वाले बच्चे होंगे मुझे नहीं पता था। फिर जोनाथन उसके ग्रैंडसन को कंधे पे उठा लेता है और वो कह रहा था कि चिंता मत करो, हमारी जियोन फैमिली के पास बहुत सारा ट्रेजर है। और वैसे चलो हम वापस चलते हैं, और वैसे तुम डिवाइन प्लेस रिलम से बहुत जल्द स्पीड सी रिलम पे पहुंचने वाले हो, तो घर जाके इसके बारे में बात करेंगे। फिर हमें दिखा था कि जोनाथन और वहीं पे उसका ग्रैंडसन जा रहा होता है, पर तभी अचानक से वहीं पे वो येलो हेयर वाली लड़की आ जाती है और वो कह रहा था कि प्लीज आप रुक जाइए। लड़की की ये हरकतें देख के जोनाथन थोड़ा गुस्सा हो गया होता है और वो अपना स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज करते हुए कह रहा था कि क्यों, क्या बात है। और भाई उस स्पिरिचुअल एनर्जी के प्रेशर की वजह से येलो हेयर वाले लड़की को थोड़ा परेशान होने लगता है और वो मन में कह रहा था कि बाप रे कितना प्रेशर है, मेरे इनर स्ट्रेंथ को क्रॉस कर रहा है। और वो अचानक से उसके सामने घुटने टेक देता है और वो कह रहा था कि ये डिसाइपल जियोन लिंगलोंग डिवाइन चाइल्ड को मास्टर के तौर पे सर्व करना चाहता है। तो गाइस यहाँ से हमें फाइनली पता चलता है कि इस येलो हेयर वाली लड़की का नाम जियोन लिंगलोंग है, मतलब ये जियोन फैमिली के ब्रांच फैमिली से आता है। और इधर जियोन सेवन कह रहा होता है कि हाँ अब ये क्या है। तो वीडियो के स्टार्टिंग में हमें वही येलो हेयर वाली लड़की को दिखाई जाती है, यानी उसका नाम जियोन लिंगलोंग होता है और वो कह रहा होता है कि ये डिसाइपल लिंगलोंग डिवाइन चाइल्ड को मास्टर के तौर पे सर्व करना चाहता है, तो मुझे प्लीज़ डिवाइन चाइल्ड को सर्व करने दीजिए। और इधर जियोन लिंगलोंग की ये सब बातें सुनने के बाद साइड पे जितने सारे लोग खड़े हुए थे वो सभी शॉक हो गया होता है। और वहीं पे हमें पर्पल हेयर वाली लड़की को दिखाया था जो मन में कह रहा होता है कि ये जियोन लिंगलोंग यंग मास्टर जिन जुआंग ने पर्सनली उसे इन्वाइट किया था रिक्रूट करने के लिए, पर उसने यंग मास्टर जिनजुआंग को रिजेक्ट कर दिया और इस बच्चे को मास्टर बना रहा है। क्या वो यंग मास्टर जिनजुआंग को नीचा दिखाना चाहता है? हमें जियोन सायोन को दिखाया था जो जियोन लिंगलोंग की ये सब बातें वो सुनता है और फिर वो उसके ग्रैंडपा के कंधे से नीचे उतर जाता है और उस जियोन लिंगलोंग के पास आता है और वो कह रहा होता है कि क्यों, और उसके बातों से जियोन लिंगलोंग को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। और वो जियोन सायोन फिर से कहता है तुम मुझे क्यों सर्व करना चाहते हो, जब तुम घुटने टेके तो मुझे बहुत सारे आवाज़ सुनाई दिया, वो इतना जोरों से तो नहीं था पर यहाँ पे बहुत सारे लोग थे जो तुम्हें लेके गॉसिप कर रहा था। मैंने सुना वो सभी गॉसिप कर रहा था कि तुम हेवन के फ्राइड हो, तुम्हारे पास एक्सीलेंट टैलेंट है, तो अगर तुम्हारा डेस्टिनी इतना अच्छा है तो मुझे फॉलो करने का क्या ज़रूरत है। जियोन लिंगलोंग कह रहा होता है कि क्या आपको सच में नहीं पता या फिर मेरे सिंसियरिटी को आप टेस्ट कर रहे हैं। जियोन लिंगलोंग की बातें सुनने के बाद जियोन सायोन कह रहा होता है कि हाँ, और उसको कुछ समझ में नहीं आता। और वहीं पे उसका ग्रैंडपा कह रहा होता है कि वो ब्रांच फैमिली से है, वो लड़की ब्रांच फैमिली से होने के नाते उसे ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं मिलता है और उसे अगर पावरफुल कल्टीवेटर बनना है तो उसे मेन फैमिली के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाना होगा। फिर जियोन जोनाथन थोड़ा प्राउड होते हुए कह रहा होता है कि उस लड़की का जजमेंट बहुत ही अच्छा है, वो मेरे ग्रैंडसन को देखते ही पता चल गया कि मेरे ग्रैंडसन का फ्यूचर लिमिटलेस है, और वो हंसने लगता है। और वहीं पे जियोन सायोन मन में कह रहा होता है कि तो ये सब कुछ का कारण फैमिली का सिचुएशन है, तो किस्मत से मैंने बहुत ही रिच फैमिली पे जन्म लिया, नहीं तो मुझे ये सब भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता। जियोन सेवन लिंगलोंग के पास आता है और वो कह रहा था कि अब मुझे पता चल गया है कि तुम मुझे क्यों फॉलो कर रहे हो, मैं तो राजी हो जाऊंगा पर जब मुझे चाय पीने का मन करेगा तो तुम्हें चाय परोसना होगा, मेरे कपड़े धोना पड़ेगा, मेरे ब्लैंकेट को फोल्ड करके रखना पड़ेगा, और मैं जब बोर हो जाऊंगा तो मेरे साथ खेलना पड़ेगा। और ये सब बातें सुनने के बाद जियोन लिंगलोंग को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। जियोन सेवन लिंगलोंग के पास आता है और वो कह रहा होता है कि अगर तुम ये सब काम कर लेते हो तो तुम्हें जितने सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत है मैं सब कुछ तुम्हें प्रोवाइड करूंगा। जियोन सेवन की ये बातें सुनने के बाद लिंगलोंग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो कह रहा था कि ये लिंगलोंग डिवाइन चाइल्ड को ज़िंदगी भर फॉलो करेगा। और वहीं पे जियोन सेवन कह रहा था कि अच्छा ठीक है, और फिर वो लिंगलोंग के कंधे पे चढ़ जाता है और वो कह रहा था कि अच्छा ठीक है, क्लेस्टियल एम्परर प्लेस पे वापस लौटो। और इधर हमें दिखाया था कि साइवान लिंगलोंग के कंधे पे चढ़ने की वजह से जोनाथन को शौक लग गया होता है और वो कह रहा था कि साइवान रुक जाओ, तुम्हें तो ग्रैंडपा के कंधे पे चढ़ने पे ज्यादा मजा आता है ना। साइवान कह रहा था कि नहीं मजा करना बंद कीजिए, एक मस्क्यूलर बुड्ढा ग्रैंडपा से बेहतर एक यंग लेडी है ना। और भाई पे हमें जियोन जोनाथन को दिखाया था जिसके ग्रैंडसन की ये सब बातें सुनने के बाद वो पत्थर बन गया होता है और वो कह रहा था कि तुमने क्या कहा। सीन शिफ्ट तो वही पर्पल हेयर वाली लड़की को दिखाया जाती है और वो कुछ जल्दबाजी में कहीं जा रहा होता है और वो मन में कह रहा होता है कि ये जितना जल्दी हो सके मास्टर जिन को मुझे बताना होगा। फिर वो अचानक से एक जगह पे आके रुक जाता है और वो जब सामने देखते हैं तो हमें दिखाया था कि एक बहुत ही बड़ा माउंटेन, और फिर वो आगे जा रहा होता है तभी अचानक से कोई एक तलवार फेंक देता है उसके पैर के सामने और वो कह रहा होता है कि रुक जाओ। फिर हमें वही तलवार फेंकने वाला दोनों बंदे को दिखाया जाता है, वो पेड़ के ऊपर चढ़ा रहता है। उनमें से एक बंदा कह रहा होता है वो पर्पल हेयर वाली लड़की को कि यंग मास्टर जिंगजोंग अभी क्लोज कल्टीवेशन पे है, उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकते। वो पर्पल हेयर वाली लड़की चिल्लाती हुई कह रही थी कि बाहर बहुत बड़ा कुछ हुआ है, वो बच्चे जियोन साइमन एंशिएंट एक्सट्रीम पे ब्रेक थ्रू किया है, यहाँ तक कि जियोन लिंगलोंग भी उस बच्चे को सर्व करने का वादा किया है। हमें जल्दी से ये सब बातें यंग मास्टर जिंगजोंग को बताना होगा।
उन दोनों में से एक बंदा कह रहा था कि अगर ऐसी बात है तो यंग मास्टर अपने क्लोज कल्टीवेशन से बाहर आने के बाद ही वो डिसाइड करेगा आगे क्या करना है। पर तभी अचानक से जमीन हिलने लगता है। वो सभी पीछे मुड़ के कह रहा होता है कि ये उड़ा, और हमें दिखाई देगी तभी पीछे से एक रोशनी ऊपर उड़ता है और फिर हमें वही एक लड़की को दिखाया जाता है और वो हंसते कह रहा था कि हाँ। हमें दूसरी तरफ वो पर्पल हेयर वाली लड़की को दिखाया था जो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होता है और वो कह रहा था कि यंग मास्टर जिनजोंग फाइनली क्लोज कल्टीवेशन से बाहर आ चुका है। तो गाइस यहाँ से हमें फाइनली पता चलता है कि यंग मास्टर जिनजोंग कौन है। फिर हमें दिखाया था कि वही पर्पल हेयर वाली लड़की यंग मास्टर जिनजोंग के सीने पे लग गया होता है और वो कह रहा था कि यंग मास्टर जिनजोंग अब फाइनली अपने क्लोज कल्टीवेशन से बाहर आए हो। यंग मास्टर जिनजोंग कह रहा था कि क्यों तुम इतना ज्यादा एक्साइटेड क्यों हो गया हो, थोड़ा शांत हो जाओ। पर्पल हेयर वाली लड़की एक पप्पी जैसे मुंह बनाते हुए कह रहा होता है कि यंग मास्टर जिनजोंग वो दोनों लड़के मुझे रोक रहे थे आपको देखने के लिए, क्या आपको नहीं लगता वो दोनों बहुत ही ज्यादा बुरे हैं। यंग मास्टर जिनजोंग कह रहा था कि हाँ बिल्कुल वो दोनों बहुत बुरे हैं। फिर वो उन दोनों को कहता है कि तुम दोनों तुम्हारे गाल पे 20 बार थप्पड़ मारो, और वो दोनों हाँ करते हुए अपने ही आप से थप्पड़ मारने लगता है। वाह कितना ज्यादा क्योर है, कितना ज्यादा प्यार है यार। फिर यंग मास्टर जिनजोंग उस पर्पल हेयर वाली लड़की को कह रहा था कि तुम्हें किसने अपसेट किया है, तुम इतना ज्यादा एग्रेसिव लग रहे हो। वो पर्पल हेयर वाली लड़की कह रही थी कि ये सब कुछ का कारण ज्यून लिंगलोंग है। शायद आपको नहीं पता ज्यून लिंगलोंग एक बहुत ही एरोगेंट बच्चे को फॉलो कर रहा है। उस बच्चे का नाम ज्यून साइवान है और मुझे तो लगता है कि वो बच्चा आपके रेपुटेशन को बर्बाद करना चाहता है। पर तभी अचानक से हमें दिखाया जाता है कि अचानक से बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और सामने का ये नज़ारा देख के वो दोनों जो लड़के खुद के ऊपर थप्पड़ मार रहे थे वो दोनों रुक जाता है और वो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से क्या हो गया भाई, इतना प्यार भरी बातें चल रहा था वहाँ पे, यहाँ पे ब्लास्ट कैसे हो गया। हमें ज्यून जिनजियांग को दिखाया था जो किसी को कह रहा होता है कि तुम ज्यून साइवान के सामने जाके मेरे नाम को लेकर चिल्लाया तो नहीं है ना। और इधर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है वहीं पे पर्पल हेयर वाली लड़की को दिखाया जाता है जिसका हालत बहुत ही बुरा रहता है और वो कुछ कह नहीं रहा होता है। और ये देखने के बाद यंग मास्टर जिनजोंग कह रहे थे कि ओ अच्छा तो तुमने सच में मेरा नाम लेके वहीं पे चिल्लाया है। हमें पर्पल हेयर वाली लड़की को दिखाया था जो उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अभी क्या हुआ, उसका यंग मास्टर जिनजोंग ने उसे क्यों मारा, उसका फेशियल चेंज हो गया था यार, कहाँ प्यार था और कहाँ चला गया। यंग मास्टर जिनजोंग मन मन में कह रहा होता है कि जिन सेवन का फादर वही क्लन का अंकल है और उसका मदर जिन फैमिली का गॉडेस, यहाँ तक कि 18 जनरेशन के एंसेस्टर का भी फेवर है उसके ऊपर। डैम इट, अगर हम उसे ऑफेंड कर देते हैं तो हम 10th सीक्वेंस का पोजीशन खो देंगे। और गाइस मैं आप सभी को बता दूं 10th सीक्वेंस पोजीशन आप सभी को अगर कंफ्यूज लग रहा होगा तो मैं आप सभी को बता दूं पिछले एपिसोड में मतलब एपिसोड 2 पे मैंने बता दिया था कि इसका जो मीनिंग है क्या है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो जल्दी से जाके एपिसोड 2 देखो, मैंने डिटेल्स में बताया है। ठीक है, तो वो फिर से कह रहा होता है कि मुझे जल्दी से जाके उसके पास जाके मुझे माफी मांगना होगा। सीन शिफ्ट होता है ज्यून जोनाथन को दिखाया जाए जो उसके ग्रैंडसन की तरह गुस्से से देख रहा होता है और इधर हमें दूसरी तरफ ज्यून साइवान को दिखाया था जो सिटी बजा रहा होता है केयरलेसली। वहीं पे हमें ज्यून जोनाथन को दिखाया था जो उसके ग्रैंडसन को कह रहा होता है कि हाँ बुरा नहीं है, हमारा यंग साइवान बड़े बड़े बातें करना सीख गया है, अब तुमको यंग लेडी मिल गए तो तुम इस बूढ़े ग्रैंडपा को भूल गए। ज्यून साइवान उसके ग्रैंडपा के पास आता है और वो कह रहा था कि ये कैसे हो सकता है, मैं हमेशा के लिए ग्रैंडपा के ट्रेजर हूँ। और भाई उसके ग्रैंडपा उसको दूर हटाते हुए कह रहे थे कि अच्छा ठीक है मुझे सब कुछ पता चल गया है। पर तभी अचानक से ज्यून जोनाथन थोड़ा सीरियस हो जाता है और उसके ग्रैंडसन को पूछ रहा था कि मैं तुमसे पूछ रहा हूँ तुम उस टाइम एंशिएंट स्टोलन के ऊपर जो टेक्निक यूज़ किया उस टेक्निक का नाम क्या है। और वहीं पे ज्यून साइवान कह रहा होता है कि ओ अच्छा वो टेक्निक, उस टेक्निक का नाम है डिवाइन एलिफेंट इम्पोजिंग QI। जोनाथन कह रहा था कि डिवाइन एलिफेंट, मैंने इसके बारे में सुना क्यों नहीं। ज्यून साइवान कह रहा होता है कि चाहे जो भी हो ये टेक्निक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और फिर वो कहने लगता है कि अगर इस टेक्निक को मास्टर किया जाता है तो ये टेक्निक ट्रांसफर होकर एंशिएंट डिवाइन एलिफेंट में ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ तक कि हेल के गेट को भी समन किया जा सकता है और आप हेल के डीमन को भी कमेंट कर सकते हैं और वो सब आपके लिए फाइट करेगा। और जैसे हमें यहाँ से दिखाया जाता है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन एलिफेंट होता है डिवाइन एलिफेंट, ये हमारे इंडियन के गणेशा के जैसा क्यों लग रहा है यार, ये ऐसे नहीं कर सकते यार, ये डीमन कह रहा है ये कैसे हो सकता है, हमारा लॉर्ड गणेशा है यार। जोनाथन उसके ग्रैंडसन की ये बातें सुनने के बाद चौंकते हुए कह रहा था कि ये इतना ज़्यादा पावरफुल है और वैसे डीमन को कमांड करना ये इतना ज़्यादा रिस्की नहीं है। और वहीं पे ज्यून साइवान कह रहा था कि नहीं बिल्कुल भी नहीं। जोनाथन कह रहा था कि ओह अच्छा अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, और हाँ जब तुम 10 साल के हो जाओगे तो हम एक वैंक्यूट रखेंगे और उस समय वाइल्ड हेवनली इमॉर्टल रियल्म पे जितना सारा पावरफुल एंशिएंट फैमिली है, सुप्रीम क्लैन है, वो तुम्हारे बर्थडे पे जरूर आएगा। जब वो दिन आएगा तो सभी के सामने तुम्हारा जीरो सीक्वेंस आइडेंटिटी को हम रिवील करेंगे, यहाँ से पूरे इमॉर्टल रियल्म को पता चलेगा और वहीं से शुरू होगा तुम्हारा युग। ज्यून साइवान उसके ग्रैंडपा की ये बातें सुनने के बाद थोड़ा घबराने लगता है। पर तभी अचानक से सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि कंग्रेचुलेसन होस्ट, आपका न्यू चेक इन लोकेशन ट्रिगर हुआ है, आपको 10th बर्थडे फीस्ट पे चेक इन कीजिए। और इधर सिस्टम की ये नोटिफिकेशन देखने के बाद ज्यून साइवान कह रहा था कि हाँ इसका मतलब मैं जब 10 साल का हो जाऊंगा तब जाके मुझे ये चेक इन करना पड़ेगा, यानी मुझे 7 साल तक वेट करना पड़ेगा, इतना लंबा।
और जिन सयोन मनी मन में कह रहा होता है कि ये सिस्टम का चेक इन का कंडीशन क्या है, इतना लंबा चेक इन क्यों होता है। पर तभी अचानक से हमें दिखाया था कि वहीं पे जियोन लिंगलोंग आ जाता है और वो कह रहा था कि डिवाइन चाइल्ड लॉर्ड जियोन जिनजियांग आया है आपसे देखने के लिए। सयोन पीछे मुड़ता है और वो कह रहा था कि कौन देखने के लिए आया है? जियोन जिनजियांग, ये कौन है? लिंगलोंग कह रहा था कि ये वही यंग मास्टर है। आप जब मार्शल आर्ट अरीना में गए थे तब एक पर्पल हेयर वाली लड़की आपसे बदतमीजी से बात कर रहा था, उससे वो फॉलो करता है और वो आपसे सेम क्लैन से ही है और आपका वो क्लैन ब्रदर है। जियोन सयोन कह रहा था कि ओ अच्छा, पर ये पर्पल हेयर वाली लड़की अब कौन है? लिंगलोंग कह रही होती है कि आप मार्शल आर्ट अरीना में एक लड़की को दिखी थी ना जो बकवास बातें करता है सिर्फ। ये सुनने के बाद जिन से कर रहे थे कि ओ अच्छा हाँ अब याद आया वो लड़की, और वैसे वो मेरा क्लैन ब्रदर मुझसे मिलने के लिए क्यों आया है? वहीं पे लिंगलोंग कह रहा था कि मुझे नहीं पता। वहीं पे सेवन कह रहा होता है कि अच्छा ठीक है मुझे उसके पास लेके चलो। जियोन सेवन जब बाहर आता है वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गया था। हमें दिखाया जाता है कि वही पर्पल हेयर वाली लड़की को वहीं पे यंग मास्टर जिन जुआंग उसको कांटों के जंजीरों से बांध के लेके आया होता है और उस पर्पल हेयर वाली लड़की की हालत बहुत ही बुरा होता है। यंग मास्टर जिन जुआंग जिन सेवन को कह रहा होता है कि मैंने सुना है कि मेरा फॉलोअर मेरे ब्रदर को ऑफेंड किया है, जिसके लिए मैं माफ़ी के तौर पे उसे यहाँ पे बांध के लेके आया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा क्लैन ब्रदर इस बच्चे को माफ़ कर देंगे। और हमें दूसरी तरफ जियोन साइवान को दिखाए थे सामने का नजर आता है कि उसे टोटली गुस्सा आ गया होता है और वो मन में कह रहा होता है कि मुझे ह्यूमिलेट किया गया था, उसके लिए तू माफ़ी मांगने के लिए यहाँ पे आया, इसका मतलब क्या है? मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ तू यहाँ पे शो ऑफ करने के लिए आया, तेरा अथॉरिटी के लिए। तो वीडियो के स्टार्टिंग में हमें जियोन जिनजियांग को दिखाया था और भाई पे जियोन सईवान कह रहा होता है कि क्लैन ब्रदर आप अचानक से आए हैं तो इसलिए मैं आपके लिए स्पेशल कुछ बना नहीं पाए और आपके उसे चाय दे सकता हूँ, मुझे माफ़ कर देना। और वहीं पे जियोन जिनजियांग कह रहा होता है कि आपको ये सब चिंता करने का ज़रूरत नहीं है। और वहीं पे वो मनी मन में कह रहा होता है गुस्सा करते हुए, वो जियोन लिंगलोंग को सर्वेंट के तौर पे मुझे चाय परोसने के लिए दिया है, ये बच्चा बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ है। जियोन सेवन कह रहा होता है कि क्या वो लड़की अभी भी घुटने टेक के बैठी रहेगी? और वहीं पे जियोन जिनजियांग कह रहा होता है कि वो क्लैन ब्रदर के साथ जो बदतमीजी किया है उसको तो ये सज़ा भुगतना ही पड़ेगा और अगर आप उसे माफ़ कर दिए होंगे तो मैं उसे एम्ब्रेस करना नहीं चाहूँगा। जियोन सेवन कह रहा होता है कि क्लैन ब्रदर मुझे लगता है कि आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है। मैं कभी भी किसी के ऊपर गुस्सा लंबे समय तक पकड़ के नहीं रखता। अगर कोई मुझे ओपन करता है तो मैं उसे ऑन द स्पॉट वहीं पे ख़त्म कर दूंगा। तो आपका ये अजीब सा टेस्ट यहाँ पे लाके मुझसे माफ़ी मांगने का कोई ज़रूरत नहीं है। हमें जिन जिनजियांग को दिखाया था जो जिन सेवन की ये बातें सुनने के बाद थोड़ा गुस्सा हो गया होता है और वो अपना दांत पीसते हुए कह रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि क्लैन ब्रदर को मेरा एपोलॉजी सेटिस्फाइड नहीं है, तो इस इडियट को यहाँ पे जिंदा रखने का ज़रूरत नहीं है। और फिर वो उस पर्पल हेयर वाली लड़की के ऊपर अपने तलवार से अटैक कर देता है, पर जब वो तलवार उस लड़की के सिर पे लगने वाली होती है वहीं जियोन लिंगलोंग पहुंच जाती है और वो पर्पल हेयर वाली लड़की को बचा लेती है। जियोन लिंगलोंग उस पर्पल हेयर वाली लड़की को कह रही होती है कि तुम उस जियोन जिनजियांग को अपने यंग मास्टर मांग के लॉयल्टी के साथ सर्व करना चाहते थे और देखो आज तुम्हें वो मरना चाहता है। और वहीं पे हमें वही पर्पल हेयर वाली लड़की को दिखाए थे जो कुछ नहीं कहता, वो रिग्रेटफुल, वो चुपचाप रहता है। जियोन सेवन जियोन जिनजियांग को कह रहा होता है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा है क्लैन ब्रदर, पर तुम डायरेक्टली हेवनली एम्पायर प्लेस पे एक्शन ले रहे हो, क्या तुम मुझे गुस्सा दिलाना चाहते हो? और गाइस हमें दिखाया था कि जियोन सेवन को उसका फेस को बहुत ही ज़्यादा स्कैरी रहता है। और वहीं पे दूसरी तरफ में जियोन जिनजियांग को दिखाता है उसका पसीना आ रहा होता है डर के मारे। जियोन जिनजियांग कह रहा होता है कि ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, आप जियोन फैमिली के डिवाइन चाइल्ड है, मैं आपको कैसे ऑफेंड कर सकता हूँ? एक 3 साल के बच्चे से डर गया भाई, क्या वॉरियर बनेगा। और इधर में दूसरी तरफ जियोन सयान को दिखाया था जो अपने पास पे रखे वो टेबल को उठा लेता है और वो कह रहा था कि क्या सच में, पर मुझे नहीं लग रहा कि तुम सच बोल रहे हो। फिर जियोन सेवन अपने पैर में स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठा करने लगता है और वो मन में कह रहा होता कि तुम मेरे टेरिटोरी में आके तुम्हारे सबऑर्डिनेट को डिसिप्लिन सिखाने के लिए आए हो और यहाँ तक कि तुम मेरे सामने किसी को मारने का कोशिश किया है, तुम किसको डराना चाहते हो? अगर तुम्हें लगता है कि मैं 3 साल का बच्चा हूँ तो कुछ नहीं कर सकता तो तुम एक बहुत ही बड़े मिसअंडरस्टैंडिंग में हो। आज तुम गलत इंसान से पंगा लिया है। और वो एक बहुत ही पावरफुल एक किक मारता है। किक का पावर इतना ज़्यादा रहता है कि स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ साथ गोल्डन कलर का रे निकलने लगता है और वो सीधा स्पिरिचुअल एनर्जी जिनजियांग के शरीर पे लगे लगता है और वो बहुत दूर जाके गिरता है और वो बहुत ही मुश्किल के साथ खड़ा रहता है। और वो मन में कह रहा होता है कि ये क्या 3 साल के बच्चे का स्ट्रेंथ है, ये कैसे हो सकता है? वो टोटली शॉक हो गया होता है ये पावर देखने के बाद जियोन सेवन का। जियोन सेवन कह रहा होता है कि क्लैन ब्रदर क्या आपको लगता है कि मैंने झूठ कहा था? अगर किसी के साथ मेरा दुश्मनी भिड़ता है तो मैं उसे जिंदा रहने के लिए दूसरा चांस दूंगा ही नहीं। तो वैसे आपको आपके सबऑर्डिनेट को यहाँ पे लाके माफी मांगने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। जियोन सेवन कह रहा होता है कि आज का वेदर बहुत ही अच्छा है, क्यों ना आज हम दोनों में से एक फ्रेंडली फाइट हो जाए, क्या सोचते हो क्लैन ब्रदर? और वैसे आप मेरा स्ट्रेंथ चेक नहीं करोगे? इधर में दूसरी तरफ जियोन जिनजियांग को दिखाता है जो मन में बहुत ही ज़्यादा गुस्सा रहता है, अपना दांत पीस रहा होता है। वो मन में कह रहा होता है कि तुम बहुत ही आगे जा रहे हो। फिर वो शांत होती है मन में कह रहा था कि छे अरे शांत हो जा, मैं 3 साल के बच्चे से गुस्सा कर रहा हूँ
और वो कह रहा था कि अगर क्लैन ब्रदर चाहता है फाइट करना फ्रेंडली तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर जिन जिनजियांग अपने पास से एक जेड निकाल लेता है और वो कह रहा था कि वैसे मैं आपसे बड़ा हूँ तो मैं मेरा 30% स्ट्रेंथ ही यूज़ करूँगा, और अगर आप मुझे हरा देते हैं तो मेरा जो ये सुप्रीम कमांड है, यूनतियान सुप्रीम कमांड, वो आपका हो जाएगा। और हाँ, आप अगर हार जाते हैं तो आपके ये रूड बिहेवियर के लिए मुझसे माफ़ी मांगना पड़ेगा। जिन सेवन मनी मनी में कह रहा होता है कि यूनतियान सुप्रीम कमांड ये क्या है, पर तभी अचानक से जिन लिंगलोंग जिन सेवन को टेलीपैथी से कह रहा होता है कि ये बहुत ही अच्छा चीज़ है, डिवाइन चाइल्ड वो खुद ही आपको ये ऑफर किया है और आप उसे जल्दी से हरा दीजिए और वो टोकन ले लीजिए। ये टोकन लेजेंडरी सुप्रीम सीक्रेट ट्रेजर रिलेटेड है। सेवन कह रहा होता है कि सीक्रेट सुप्रीम ट्रेजर ये क्या है, जल्दी से बताओ मुझे। लिंगलोंग कह रहा होता है कि एंशिएंट इमॉर्टल एलम पे जो पीक पर खड़ा है उसे सुप्रीम कहता है, और आप सोचिए कि जो सबसे पावरफुल इंसान है वो अगर सीक्रेट रिसर्च जो छोड़ के गया है वो कितना ज़्यादा पावरफुल होगा। सेवन लिंगलोंग की ये सब एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो कह रहा था कि अगर ऐसी बात है, और वो एक बहुत ही डर अपना फेस बनाते हुए कह रहा था क्लैन ब्रदर आपका ये काइंडनेस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीन शिफ्ट होता है जिन जिनजियांग को दिखाता है जो हप रहा होता है और वो मनी मनी में कह रहा था कि ये क्या हो रहा है, अभी क्या हुआ। मैं जीवन फैमिली के हाईली एस्टिमेटेड 10th सीक्वेंस हूँ, मैं जीनियस हूँ, ये कैसे कैसे क्यों क्यों हो रहा है, मैं 3 साल का बच्चा मुझे कैसे सरपास कर सकता है। और इधर में दूसरी तरफ जीवन सयान को दिखाया जाता है जो पता नहीं क्या कर रहा होता है, भाई अजीब सा कुछ कर रहा होता है, पोज कर रहा होता है। और ये देखने के बाद वो जीवन चेंजियांग कह रहा होता है कि ये कितना ज़्यादा डिस्गस्टिंग है, मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। जीवन सेवन कह रहा होता है कि क्लैन ब्रदर आप कर सकते हैं, और ये देख के लग रहा है कि कोई भी गुस्सा हो जाएगा उसके फेस को देख के। और वहीं पे जीवन चेंजियांग कह रहा होता है मनी मन में यार कितना ज़्यादा डिस्गस्टिंग है, मुझे लग रहा है कि मैं उसे बहुत ज़्यादा फिट हूँ। पर तभी अचानक से वहीं पे अरीना की साइड पे बहुत सारे लोग खड़ा हो जाता है और वहीं पे एक बंदा कह रहा था कि अरे यहाँ पे क्या चल रहा है। उनमें से दूसरा बंदा कह रहा था कि ट्रेन सीक्वेंस जिनजुआंग के साथ डिवाइन चाइल्ड का फाइट होने वाला है। उनमें से तीसरा वाला बंदा कह रहा था कि फाइट, अरे डिवाइन चाइल्ड 3 साल का है ना, अरे ये तो बच्चे को बुली करने का जैसा है। हमें जीवन जिनजियांग को दिखाया था जो मनी मन में कह रहा था कि मैं लफर भाई बिल्कुल भी नहीं हो सकता, वो 18 जनरेशन के एंसेस्टर को आने के लिए मजबूर कर दिया है तो ज़रूर उसके पास स्पेशल एबिलिटी ज़रूर होगा और मुझे इस फाइट को सीरियसली लेना होगा। और तभी अचानक से जीवन जिनजियांग के शरीर से पर्पल कलर का रे निकलने लगता है और ये पर्पल कलर का रे देखने के बाद उनमें से एक बंदा कह रहा था कि अरे ये तो पर्पल एम्पायर स्वॉर्ड टेक्निक है। उनमें से दूसरा वाला बंदा कह रहा था कि अरे ये टेक्निक एक 3 साल के बच्चे के ऊपर यूज़ करेगा। उनमें से तीसरा वाला बंदा कह रहा था कि जीवन जिनजियांग हारना बिल्कुल भी नहीं चाहता। उस सभी का ये बातें सुनने के बाद जीव जिनजियांग मनी मन में कह रहा था कि मैं हारना नहीं चाहता। अजी घंटा, तुम सभी को अंदाजा भी नहीं है ये बच्चा कितना ज़्यादा अजीब है। और वो कह रहा होता है कि जीवन सयामान को क्लैन ब्रदर आप तैयार रहना, मैं जा रहा हूँ, आपको हार्ट ना हो जाए। हमें लिंगलोंग को दिखाया था जो जीवन जिनजियांग की ये स्वॉर्ड टेक्निक को देख के मनी मन में कह रहा होता है कि ये पर्पल एम्पायर स्वॉर्ड टेक्निक जीवन फैमिली की बहुत ही पावरफुल टेक्निक है और ये 9 तलवार का ओड़ा जंजीरों की तरह ओपोनेंट को घेर लेता है। ओपोनेंट उसको ब्लॉक करना और वहाँ से हटना ओपोनेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और ये बंदा इस फाइटिंग को सीरियसली फिनिश करना चाहता है, पर ये डिवाइन चाइल्ड के लिए कुछ भी मैटर नहीं करता। हमें दूसरी तरफ जीवन सयामान को दिखाया था जो अपने बाएं हाथ को ऊपर उठाता है और वह जीवन जिनजियांग के दाएं हाथ के ऊपर एक पंच मारता है जिसकी वजह से उसका तलवार हाथ से छूट जाता है और वो उस तलवार को देख रहा होता है और वो मनी मन में कह रहा होता है कि मेरा स्वाड जो तलवारबाज है उसके हाथ से अगर तलवार छूट जाए वो कैसे तलवारबाज बनेगा। हमें जीवन सेवान को दिखाया था जो कह रहा था कि क्लैन ब्रदर मैं कैसे कहूँ, मैंने जितना सोचा था आप उससे भी ज़्यादा कमज़ोर। और वो जीवन जिनजियांग के फेस पे एक लात मारता है और तभी अचानक से एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और हमें देखते हैं अचानक से एक दांत उड़ रहा होता है और वो दांत उड़ने वाला किसी और का नहीं जीवन जिनजियांग का होता है। और वो मन में कह रहा था कि ये मेरा दांत है, वो हवा में क्यों उड़ रहा है, क्या हुआ है। हमें दूसरी तरफ जीवन सयामान को दिखाया था जो यूनतियान सुप्रीम टोकन को पकड़ लिया था और वो कह रहा था कि यूनतियान सुप्रीम टोकन आज से तुम मेरा हुआ। और तभी अचानक से सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि की आइटम डिटेक्टेड, न्यू चेक इन लोकेशन अपडेट हुआ है। फिर से सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि आप यूनतियान सुप्रीम सेट पे जाके चेक इन कीजिए और ये सिस्टम का नोटिफिकेशन देखने के बाद जीवन सयामान एक्साइटेड हो जाता है और वो कह रहा था कि हाँ ये रियली सच में अनएक्सपेक्टेड था। हमें दूसरी तरफ जीवन लिंगलोंग को दिखाया था, उसके साथ साथ पर्पल हेयर वाली लड़की को दिखाया था जो लिंगलोंग उसके हाथ को टेक कर रहा होता है और वहीं पे लिंगलोंग कह रहा होता है कि देखा तुम हमेशा जीवन जिनजियांग के बारे में बात करते थे, ना ही उसका स्किल अच्छा है और ना ही उसका कैरेक्टर अच्छा है, तुम शुरू से स्मार्ट नहीं थे, दूसरों से बुद्धू मत बनो। पर तभी अचानक से वो पर्पल हेयर वाली लड़की लिंगलोंग के हाथ को झगड़ देता है और वो कह रहा था कि बहुत हुआ, तुम्हारा ये काइंडनेस मुझे नहीं चाहिए। और वो वहाँ से जाते हुए कह रहा था कि जीवन जिनजियांग, जीवन लिंगलोंग, जीवन सयुआन, तुम सभी को जिसका भी नाम जीवन है मैं सभी को देख लूँगा। और वो वहाँ से रोते हुए चला जाता है और वहीं पे दूसरी तरफ हमें जीवन लिंगलोंग को दिखाता है वो कह रहा था कि यार मैं हेल्प करना चाहता था, वो यहाँ पे क्या कह के चला गया। सीन शिफ्ट होता है, फिर हमें बताया जाता है कि समर गुजर गया, पेड़ की पत्तियाँ गिर गया, फिर विंटर जग गया, फूल खिल गए, ऐसे करते हुए बहुत सारा साल गुजर गया।
ऐसे करते करते 7 साल गुजर गए। सीन शिफ्ट था, हमें दिखाया था कि एक बच्ची को जो कह रहा था कि हाँ तो मैं फाइनली यहाँ पे आ ही गया, और हमें दिखाया था कि एक जगह को बहुत ही सुंदर रहता है, और वहीं पे हमें एक प्यारी सी लड़की को दिखाया था जो कह रही होती है कि ये ज्यून क्लैन है, ये ज्यून क्लैन का डिवाइन आइसलैंड है, ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तो वीडियो स्टार्टिंग में हमें जीन फैमिली के रेसिडेंस को दिखाया जाता है। वहीं पे कोई चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि दाऊजी तेंजियन डिवाइन चाइल्ड को गिफ्ट के तौर पे दायो स्क्रिप्चर दे रहे हैं। दायोन होलीलैंड डिवाइन चाइल्ड को गिफ्ट के तौर पे टॉप क्वालिटी डिवाइन ऑरिजिन दे रहे हैं। मार्चेंट डेस्टिनी के प्रिंसेस डिवाइन चाइल्ड को गिफ्ट के तौर पे मैस्टिक माउंटेन रिवर ट्वेंटिंग और प्रीसियस ट्रेजर दे रहे हैं। सिंस शिफ्ट में 2 बंदे को दिखाया था, उनमें से एक बंदा कह रहा था कि अरे तू जो ले जा रहा है वो संभाल के ले जाना, क्योंकि आज डिवाइन चाइल्ड का 10th बर्थडे है। उनमें से दूसरा बंदा कह रहा था कि हाँ मुझे पता है, मैं संभाल के ले जा रहा हूँ। और वैसे डिवाइन चाइल्ड के बर्थडे में आज बहुत सारे बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। उनमें से वो पहला वाला बंदा कह रहा होता है कि हाँ मुझे पता है, पर तू इतना खुश क्यों हो रहा है। वो दूसरा वाला बंदा कह रहा था कि हाँ डिवाइन चाइल्ड के लिए खुश हो रहा हूँ, और वैसे हमारा डिवाइन चाइल्ड कितने कम उम्र से बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, और मुझे तो लगता है कि वो बहुत जल्द ट्रू स्पिरिट रिलम पे ब्रेक थ्रू करने वाला है। हमें वो दोनों लड़के को दिखाया था जो डिवाइन चाइल्ड के घर के सामने आ गया होता है, और वो डिवाइन चाइल्ड को ग्रेट करते हुए कह रहा होता है कि हम डिवाइन चाइल्ड को ग्रेट करते हैं, आज हमारे डिवाइन चाइल्ड का 10th बर्थडे एनक्यूट शुरू होने वाला है, अब जल्दी से तैयार हो जाइए, नहा लीजिए। डिवाइन चाइल्ड के घर से कुछ आवाज़ ना आने की वजह से वो दोनों जब मुंह उठा के देखते हैं तो दिखता है कि यहाँ पे दीवार पे लिखा रहता है कि मैं बोर हो चुका हूँ, मैं बाहर खेलने के लिए जा रहा हूँ, जीवन सईवान। फिर वो दोनों लड़के चिल्लाते हुए कह रहा था कि डिवाइन चाइल्ड सिलेक्शन तोड़ के बाहर निकल गया है। सीन शिफ्ट में जीवन सईवान को दिखाया जाता है जो एप्पल खा रहा होता है, और वो कह रहा होता है कि ये पूरे 3 साल में फास्टिंग पील खा रहा हूँ, अगर मुझे कुछ खाने को ही नहीं मिलता तो मैं कल्टीवेट करने का क्या फायदा। पर तभी उसके पीछे जीन लिंगलोंग आ जाता है, और वो कह रहा था कि हाँ ये सिलेक्शन बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा। और वहीं पे जीवन सईवान कह रहा था कि हाँ तुमने सही कहा है ना, पर तभी अचानक से उसको कुछ हो सकता है। और वो कह रहा था कि वैसे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वहीं पे जीवन लिंगलोंग कह रहा था कि फैमिली का ऑर्डर है कि तुम्हें वापस लेके चलूँ, और वहीं पे जीवन सईवान चुप हो जाता है, और वो कह रहे थे कि ओ अच्छा ऐसी बात है। फिर वो मुड़ता है और वो वहीं से भाग जाता है, और वो कह रहा था कि गुड बाय, बाद में मिलेंगे। जीवन लिंगलोंग जीवन सईवान के पीछे भाग रहा होता है, और वहीं पे लिंगलोंग कह रहा होता है कि आप फिर से भाग रहे हैं, सेरेमनी 1 दिन भी नहीं बचा है शुरू होने में, आप जल्दी से वापस चलिए नहीं तो लेट हो जाएंगे। और वहीं पे जीवन सईवान कह रहा होता है कि मुझे ये सेरेमनी वगैरह बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है, जब मुझे मन करेगा मैं तब चला जाऊंगा। पर तभी अचानक से हेल्प के लिए कोई चिल्लाता है, और वहीं पे जीवन सईवान रुक जाता है। और जब वो आगे जाके देखता है कि एक छोटी सी लड़की एक इंसान को बुली कर रहा है, और वहीं पे वो छोटी सी लड़की कह रही है कि तुम चिल्ला के क्या कर रहे हो, तुम उगली मॉन्स्टर, तुम ही तो हो जो मेरे लिटिल ग्रे के पैर को हार्ट किए हो। फिर वो इंसान कह रहा था कि लिटिल मिस मुझे माफ कर देना, पर वहीं पे वो छोटी सी लड़की कह रही थी कि माफी मांगने के बाद क्या होगा, मेरे लिटिल ग्रे का पैर पे फ्रैक्चर हो गया है, वो कौन सॉल्व करेगा। पर वहीं पे एक दूसरा इंसान आ जाता है, और वो कह रहा था कि मिस आप थोड़ा शांत हो जाइए, हम बैठ के बात कर सकते हैं, है ना। फिर वो इंसान आगे आते हुए कह रहा होता है कि मिस आपको क्या चाहिए आप बता दीजिए, आप जिससे आप इस इंसान को माफ कर देंगे। ये सब बातें सुनने के बाद वो छोटी सी लड़की गुस्सा करते हुए कह रही होती है कि तुम सब मुझे ट्रेजर देके मेरे मुंह को बंद करना चाहते हो, तुम सब लो लाइफ स्कैमर। फिर वो छोटी सी लड़की उस इंसान के कॉलर को पकड़ लेता है, और वो चिल्लाते हुए कह रहा था कि इस इंसान ने मेरे लिटिल ग्रे के पैर को तोड़ा है, तो मैं इसका भी एक पैर तोड़ दूंगा, तभी प्यार होगा। और भाई वो इंसान चिल्लाते हुए कह रहा था कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए प्लीज। दूसरी तरफ हमें जीवन सईवान को दिखाया जाता है जो ये सब देख रहा होता है छुपके से, और वो मन ही मन में कह रहा होता है कि ये एरोगेंट बच्चा कहाँ से आ गया। उस बच्चे की हिम्मत देखो, मेरे जीन फैमिली के टेरिटरी पे आके लोगों को बुली कर रहा है, और उसका शरीर का ऑरा देख के लग रहा है कि वो भी एक कल्टिवेटर है। और तभी अचानक से जीवन सईवान अपने पास से एक फ्रूट कोड निकल लेता है, और उसको उस लड़की की तरफ फेंक देता है, और वो कह रहा था कि चलो उसे एक लेसन सिखाता है। पर तभी अचानक से उस लड़की को सेंस होता है, और वो अचानक से उस फूड कोर्ट को पकड़ लेता है, और वो कह रहा था कि वो कौन है जिसका हिम्मत हुआ है मेरे पास स्नेक अटैक करने का। जीवन सईवान उस छोटी सी लड़की को कह रहा होता है कि तुम कौन हो, और तुम यहाँ पे आके साधारण इंसान को बुली क्यों कर रहे हो। और वहीं पे वो छोटी सी लड़की बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था, और वो दांत पीसते हुए कह रहा था कि तुम। और वो जब जीवन सईवान की तरफ दिखता है कि एक मास्क पहन के रहा था, और वो कह रहा था कि ये उगली मॉन्स्टर कहाँ से आ गया, तेरा हिम्मत कैसे हुआ मुझे रोकने का, तुझे पता है कि मैं कौन हूँ। जीवन सईवान कह रहा होता है कि जो दूसरे को उगली मॉन्स्टर कहता है वो खुद ही उगली मॉन्स्टर है, जैसे कि तुम एक सच में उगली मॉन्स्टर हो। और इधर जीवन सईवान की ये बातें सुनने के बाद वो छोटी सी लड़की तो मतलब गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में, डिप्रेशन में उसका हालत बहुत ही बुरा हो गया था, और वो चिल्लाते कह रहा था कि मैं गुस्सा नहीं हूँ। और तभी अचानक से वो छोटी सी लड़की वहाँ से छलांग लगा देता है, और वो सीधा जीवन सईवान के पीछे आ जाता है, और वो अपना एक पांच तैयार कर लेता है। और ये देखने के बाद जीवन सईवान मन में कह रहा था कि हाँ ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, और वो लड़की सीधा जीवन सईवान के माथे के ऊपर एक पांच देने वाला होता है, पर जीवन सईवान उसको डॉज कर देता है, और वो कह रहा था कि हाँ तुमने मिस कर दिया, और वो जीवन सईवान उससे दूर भाग जाता है। जीवन सईवान मन में कह रहा था कि मैं उसे हार्ट नहीं करना चाहता, इसका मतलब ये नहीं कि वो मुझे हार्ट नहीं करेगा।
वो छोटी सी लड़की गुस्सा करते हुए कह रहा होता है कि चूहे की तरह भागना बंद करो तुम उगली मॉन्स्टर, जल्दी मेरे पास आओ और 300 राउंड तक फाइट करो मेरे साथ। दूसरी तरफ जीवन सेवन उसको गुस्सा दिलाते हुए कह रहा था कि तुम मुझे पकड़ ही नहीं सकते तो फाइट करने का क्या फायदा, अगर तुम कैपेबल हो तो मुझे पकड़ के दिखाओ लिटिल उगली मॉन्स्टर। जीवन सेवन की ये सब बातें सुनने के बाद वो छोटी सी लड़की गुस्से से आंख बबूला हो गया होता है और पता नहीं कहाँ से एक किचन नीप लेके आ गया होता है और वो कह रहा था कि आज मैं तुम्हें मार ही दूंगा। भाई वो जीवन सेवन हंसते हुए जा रहा होता है और वो मन ही मन में कह रहा था कि मुझे इस छोटे से परेशानी को दूर हटाना होगा, नहीं तो मेरे पीछे जिन लिंगलोंग भी है वो भी मुझे बहुत जल्द पकड़ने वाला है। और भाई पे सीन शिफ्ट होता है, मैं जिन लिंगलोंग को दिखाया था जो उन दोनों को देख रहा होता है। तभी अचानक से उसका नज़र उस छोटी सी लड़की के चेस्ट पे रहे बैच के ऊपर जाता है और उस बैच को देखने के बाद उसको कुछ याद आता है और वो जिन लिंगलोंग मन ही मन में कह रहा होता है कि ये बैच और ये लड़की जियांग फैमिली का किंगजू है। सीन शिफ्ट होता है, मैं जिन सेवन को दिखाया था जो एक जगह पे आके रुक जाता है, पर तभी अचानक से उसके पीछे वही छोटी सी लड़की रहती है और वो चिल्लाते हुए कह रहा था कि ओ तो तुम फाइनली यहाँ पे आके रुक ही गए। और वहीं पे जिन सेवन मन ही मन में कह रहा था कि तुम असल में मेरा पीछा किया तो तुम एक साधारण सी बच्ची नहीं हो। वो छोटी सी लड़की कह रही होती है कि मैं जब तक तुम्हें अच्छी तरीके से पीट नहीं देता मैं जिंग लूली तुम्हें जाने नहीं दूंगी। तो गाइस यहाँ से हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम है जिंग लूली। पर तभी अचानक से जिन सेवन के पीछे बम फोड़ने का आवाज़ आता है और वो पीछे मुड़ के देखता है और वो मन ही मन में कह रहा था कि ओ तो मेरा 10th बर्थडे फेस्ट शुरू होने वाला है। जिन सेवन वहाँ से जाते हुए जिंग लूली को कह रहा होता है कि मुझे माफ कर देना छोटी सी लड़की, मैं तुम्हारे साथ और नहीं खेल सकता। जिंग लूली कह रहा होता है कि हाँ, पर तभी अचानक से जिन सेवन अपने हाथ से एक स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठा करने लगता है और अचानक से उस लड़की के पेट पे देके मारता है और वहीं पे उस लड़की को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था हाँ क्या हुआ। सीन शिफ्ट होता है, मैं दिखाया था कि रात हो गया होता है और हमें स्काई एम्पायर प्लेस को दिखाया था, वहीं पे बहुत सारा बम फोड़ रहा होता है। तभी वहीं पे कोई चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि जियांग फैमिली के किंगजू आ चुका है और वो ऑफर के तौर पे एंशिएंट स्क्वाड वेपन 3 अनडाइंग एलिक्सा दे रहा है और 1 लाख टॉप ग्रेड स्क्वाड फील 1000 पीसेस ऑफ प्रीमियम डिवाइन एसेंस दे रहा है। और ये सब बातें सुनने के बाद उनमें बहुत सारे लोग अपना बातें करने लगते हैं। उनमें से एक बंदा कह रहा था कि वाह इतना सारा प्रीसियस ट्रेजर दे रहा है गिफ्ट के तौर पे। उनमें से एक दूसरा बंदा कह रहा था कि जियांग फैमिली और जिन फैमिली जनरेशन टू जनरेशन कनेक्शन है तो डिवाइन चाइल्ड को इतना तो देगा ही। फिर हमें दिखाया था कि वही लोली यानी जियांग लोली उसके साथ साथ उसके एक गार्डियन का एंट्री होती है और वहीं पे एक बंदा कह रहा था कि अरे देख देख वो सफ़ेद कपड़े पहने वो जो सुंदर लड़की है वो उसका नाम जियांग सेंजी है और वो जिंग फैमिली का डिवाइन मेडन है और उसके साथ पे जो छोटी सी लड़की है वो जिंग फैमिली का जिंग लूली है और उसके पास स्पिरिचुअल दास कॉन्सिक्वेंस है। पर तभी अचानक से वो मेडन लूली को कह रही होती है कि वैसे आप वहीं पे अचानक से भाग गए थे, आप ऐसे अचानक से भाग नहीं सकते, ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। और वहीं पे वो छोटी सी लड़की यानी लूंगली चिल्लाते हुए कह रहा था गुस्सा करते हुए हाँ अगर मैं उसे पकड़ लेता तो मैं अनगिनत बार उसे मैं पीटता। वहीं पे वो मेडन कह रहा होता कि क्या आप सच में उसे पीट सकते थे। फिर हमें दिखाया था कि कुछ देर पहले का सीन जिन सेवन जब वापस लौट रहा था तो जिन लेली को रस्सी पे बांध के पेड़ पे लटका दिया था और फिर उसका मेडन जाके उसको रेस्क्यू किया। फिर वो मेडन कह रहा होता है कि अगर उस यंग हीरो का कोई भी बुरा इरादा रहता तो आप यहाँ पे वापस नहीं आ सकते थे और यहाँ पे जिन फैमिली के डिवाइन चाइल्ड के बर्थडे पे अटेंड नहीं कर पाते। भाई पे लूली गुस्सा करते हुए कह रही होती है कि ये बहुत ही ज़्यादा एनोइंग है, सिस्टर आप मेरे एगेंस्ट क्यों है। पर तभी अचानक से हमें दिखाया था कोई आ जाता है और वो कह रहा था कि मिस लूली। फिर हमें दिखाया था कि वो एक छोटा सा लड़का रहता है और वो कह रहा था कि बहुत दिन हो गया आपसे नहीं मिले, आप कैसे हैं। लूली कह रही होती है कि मुझे माफ करना, वैसे तुम कौन हो। और भाई वो लड़का कह रहा होता है कि मिस लूली क्या आप मुझे भूल गए, हम लूली सीक्रेट रिलम पे हम। और भाई उसका आधी बात काटते हुए वो लड़की कह रही होती है, लूली कह रही थी कि ओ हाँ मुझे याद आया तो वो तुम हो। फिर वो लड़का ग्रेट करते हुए कह रहा होता है कि मैं एंशिएंट या फैमिली से या जिंगवान। लूली वहाँ से जाते हुए कह रहा था कि हाँ हाँ ठीक है हेलो हेलो गुड बाय और वहाँ से चला जाता है। और वहीं पे उसका मेडन कह रहा होता है कि मिस लूली आप ऐसे उस सभी के साथ बातें नहीं कर सकते, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोलाइट है। और वहीं पे लूली अपनी केयरलेस के साथ कह रही होती है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे कॉमन फेस याद ही नहीं रहता। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया था कि वहीं पे जिन जनाथन आ जाता है और वो कह रहा होता है कि ओ तो देख के ऐसा लग रहा है कि वो सभी आ गए। फिर वो कह रहा होता है कि जो भी दूर से ट्रैवल करके मेरे ग्रैंडसन के 10th बर्थडे फेस्ट पे आए हैं मैं उस सभी को बहुत सारा थैंक्स कहता हूँ। उन ऑडियंस में से एक बंदा कह रहा था कि अरे मैंने सुना था कि जून फैमिली के डिवाइन चाइल्ड 3 साल की उम्र में 10th सीक्वेंस को हरा दिया था। उनमें से एक दूसरा बंदा कह रहा था कि हाँ मैंने भी सुना था, अब देखना पड़ेगा डिवाइन चाइल्ड का स्ट्रेंथ किस लेवल तक पहुंच चुका है। उनमें से तीसरा वाला बंदा कह रहा था कि मुझे तो लगता है कि वो ट्रू स्पिरिट रिलम तक पहुंच चुका है। वहीं पे हमें जून जनाथन को दिखाया था जो उस सभी के बातें को सुन रहा होता है और वो मनी मन में कह रहा होता है कि स्पिरिट रिलम के यंग पीपल बहुत ही कम ही आए हैं यहाँ पे। फिर हमें दिखाया था कि उस बर्थडे बैंक्वेट पे बहुत ही सारे स्पेशल लोग आए होते हैं और वहीं पे 10th सीक्वेंस जिन जेंजियांग आया होता है और वहीं पे हमें एक लड़की को दिखाई जाती है जो 7th सीक्वेंस होता है जिन, रुकिए थोड़ा प्रोनाउंस ठीक से कर लेता हूँ, शो यंग होता है। और वहीं पे हमें ठीक 5th सीक्वेंस को दिखाया था जो ज्यून वोजी होता है। इधर हमें एंशिएंट या फैमिली के या सिंगवान को दिखाया था। हमें दूसरी तरफ
किमजी जिंग फैमिली के जियांग शेंजी और जियांग लूली को दिखाई जाती है। पर तभी अचानक से एक लड़का कह रहा होता है कि वैसे जिन फैमिली के डिवाइन चाइल्ड कहाँ पे है, वो अभी तक यहाँ पे आया नहीं है। और ये सुनने के बाद जिन जोनाथन कह रहा था कि बात यह है कि, और वो मन ही मन में कह रहा था कि हाँ ये एक अच्छा क्वेश्चन है, वो बच्चा कहाँ भाग गया, ऐसा लगता है कि मुझे ढूंढना पड़ेगा। तभी अचानक से छत को तोड़ते हुए कोई आ जाता है और वो कह रहा था कि हाँ ओल्ड मैन चिंता मत करो। ऑडियंस पे जितने सारे लोग थे वो सभी शॉक हो गया होता है और वहीं पे ज्यून जोनाथन अपना पसीना पोंछते हुए पीछे मुड़ के देखता है। दिखाया जाता है कि ज्यून सेयुआन अपने सीट पे बैठा रहता है एकदम अलग ही अंदाज में और वो कह रहा होता है कि आप सभी को क्या नहीं पता कि मेन कैरेक्टर हमेशा लास्ट में एंट्री करता है। मैं ज्यून सेयुआन, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे 10th बर्थडे बैंक्वेट पे आने के लिए। तो वीडियो के स्टार्टिंग पे हमें दिखाए थे जिन सेवान को, जो एकदम बिंदास बैठा रहता है और वो कह रहा होता है कि मेरा नाम जिन सेवान है और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे 10th बर्थडे बैंक्वेट पे। हमें जिन जोनाथन को दिखाया था जो उसके ग्रैंडसन के पास आता है और वो धीरे से उसके ग्रैंडसन को डांटते हुए कह रहा था कि तुम क्या सोच रहे हो, आज इतने इंपॉर्टेंट दिन में तुम कहाँ थे। जिन सेवन मन ही मन में कह रहा होता है कि देख के लग रहा है कि आज सच में मेरे इस ओल्ड मैन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। पर तभी पे अचानक से मैं जिन लूली को दिखाया था जो उसका नज़र जिन सेवन की तरफ जाता है और उसको कुछ नोटिस होता है और वो कह रहा था कि ये हेयर स्टाइल, ये कपड़े, अरे हाँ ये तो वही बंदा है जो मुझे सुबह आज परेशान किया था। और फिर वो अचानक से चिल्लाते हुए कह रहा था कि हे तुम। जिन सेवन का नजर भी जिन लूली की तरफ जाता है और वो मनी मन में कह रहा था कि वद्दा है, ये बच्चा यहाँ पे क्या कर रहा है, मुझे जल्दी से इस मुसीबत से निकलना होगा। जिन सेवन एक घटिया पोज बनाते हुए कह रहा था कि ओ ब्यूटीफुल यंग लेडी, क्या हम पहले कभी मिल चुके हैं। और इधर में दूसरी तरफ जिंग लूली को दिखाया था जो जिन सेवन का ये सब पोज देख के उसका मूड का तोबा तोबा हो गया होता है। जिन सेवन मनी मन में कह रहा होता है कि ये चार्म मेरा काम किया है या नहीं, वो कुछ भी किया क्यों नहीं रहा। पर तभी अचानक से जिंग लूली जिन सेवन के पास आ जाता है और वो मनी मन में कह रहा होता है अगर मैं इस बंदे को सामने से देखूं तो इसका आंख बहुत ही ज्यादा गहरा है और इसका फेस बहुत ही ज्यादा क्यूट है ना। फिर वो जिन सेवन को एक प्यारी फेस बनाते हुए कह रहा होता है कि नहीं नहीं नहीं, मैंने ही गलती किया है, मैंने आपको कोई और समझ के आपके ऊपर चिल्लाया, मुझे माफ कर देना। और वहीं पे मैं जिन सेवन को दिखाया था जो ये सब सामने का नजर देके मनी मन में कह रहा होता है कि क्या ये लड़की भी मेरे जैसा एक्टिंग का बादशाह है। हमें दूसरी तरफ डिवाइन मेडन को दिखाया था जो मनी मन में कह रहा था कि बिल्कुल भी नहीं, हमारे लूली का ये एक ओल्ड हैबिट है, जब भी उसे कुछ क्यूट मिल जाता है तब वो इस तरह से एक्टिंग करता है। यहाँ पे मैं जिन जोनाथन को दिखाया था जो कह रहा था कि हाँ तो तुम दोनों में से कुछ हुआ है क्या। और फिर वो जिन सेवन के पास आता है और वो चिढ़ाते हुए कह रहा होता है कि बच्चे बुरा नहीं है। और वहीं पे जिन सेवन कह रहा था कि क्या कह रहे हो। जोनाथन कह रहा था कि देख के ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों पहले मिल चुके हो और वैसे चाहे जो भी हो मैं तुम दोनों को फॉर्मली इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। शयुआन, ये जो छोटी सी लड़की है ये जियांग फैमिली का हीरा है, मिस लूली। और हाँ वैसे मिस लूली तुम्हारा फियोंसे है। ये सब बातें सुनने के बाद जिन सेवन कह रहा था कि हाँ, और वहीं पे जिंग लूली कह रही थी कि ब्लास्ट करते हुए हाँ। और इधर हमें दूसरी तरफ थर्ड पार्टी को दिखाया जाता है या फैमिली के यंग मास्टर को जो कह रहा था कि क्या ये कैसे हो सकता है, बेचारा या फैमिली के यंग मास्टर का फर्स्ट लव गॉन। जिन सेवन मन में कह रहा था कि नहीं 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 ये कैसे हो सकता है, ये तो अचानक से हो गया, मैं डिवाइन चाइल्ड हूँ फिर भी मैं अरेंज मैरिज को अवॉइड नहीं कर सकता। फिर वो जिंग लूली की तरफ देखता है और वो मन में कह रहा था कि हाँ मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे ये यंग लेडी मुझे नफरत करे, जिससे ये एंगेजमेंट टूट जाएगा। पर तभी अचानक से जिंग लूली अपने पास से एक पिल निकल लेता है और वो जिन सेवन के हाथ पे देते हुए कह रहा था कि ये आप रख लो। जिन सेवन कह रहा था कि हाँ ये क्या है। जिंग लूली एक पपी फेस बनते हुए कह रहा था कि ये एलेक्सा है, ये खाने के बाद तुम्हारे यूथ को मेंटेन रखेगा, जल्दी से खा लो। और हाँ तुम मुझे वादा करो कि तुम इस फेस को मेंटेन रखोगे और ग्रो मत होना, नहीं तो तुम्हारा ये क्यूट फेस चला जाएगा। जिन सेवन मनी मन में कह रहा था कि क्या ये लड़की दिमाग से पैदल है। इधर में दूसरी तरफ ऑडियंस को दिखाया जाता है अगर आपके पास पावर होगा तो आप अगर उसके सामने हक देते हो तो भी कंग्रेचुलेसन कर देगा, हाँ आपने बहुत अच्छा काम किया है। और अगर आपके पास पावर नहीं है, आप बहुत अच्छा काम करते हो, फिर भी आपको बोलेगा नहीं यार ये बेकार है, ये कुछ भी काम का नहीं। फिर वो सभी एक साथ कहने लगता है, कंग्रेचुलेसन करने लगता है एंगेजमेंट के लिए। उनमें से एक बंदा कह रहा होता है कि ये एक टैलेंटेड मैन और एक ब्यूटीफुल वोमेन के साथ वो वंडरफुल मैचिंग है। और वहीं पे दूसरा वाला एक बंदा कह रहा था कि ये तो एक हेवन मैचिंग कपल है, वाह वाह नाइस नाइस। और वहीं पे जिन सेवन मन में कह रहा था कि हे भगवान एंगेजमेंट मैरिज ये क्या है, मैं सिर्फ 10 साल का हूँ, कोई तो रुको, इससे कोई है जो इस एंगेजमेंट को तोड़ सकता है। पर तभी हमें या फैमिली के यंग मास्टर को दिखाया जाता है जो अचानक से अपने चेयर से उठता है और वो टेबल पे हाथ मारते हुए कह रहा था कि मैं बिल्कुल भी इस शादी को नहीं मानता। और इधर हमें दूसरी तरफ जिन सेवन को दिखाया था जो या फैमिली के यंग मास्टर का ये स्टेप देखने के बाद वो खुशी से आंखों से आंसू आ गया होता है। या फैमिली के यंग मास्टर चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि मैं इस शादी को बिल्कुल भी नहीं मानता, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो गाइस ये सिचुएशन कुछ ऐसा हो गया कि आप जिसे प्यार करते हैं उसके लिए सब कुछ किया पर आपको बाद में पता चला कि वो किसी और को प्यार करता है।
जीन जनाथन कह रहा होता है कि या फैमिली कब से मेरे जीन फैमिली के मैरिज पे इंटरफेयर करने लगा। जीन सेवन कह रहा था कि ग्रैंडपा रुक जाओ, और फिर वो आगे आता है और वो या फैमिली के यंग मास्टर के सामने आता है और वो ग्रीट करता है और वो कह रहा था कि क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ। या फैमिली के यंग मास्टर खुद के ऊपर प्राउड होते ही कह रहा होता है कि मेरा सरनेम या है और मेरा नाम या जिंगजॉन है। गाइस नाम फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये मॉक कैरेक्टर है, ठीक है, कुछ देर के बाद गायब हो जाएगा। जीन सेवन कह रहा था कि यंग मास्टर आपको पता होना चाहिए कि एंशिएंट टाइम से अगर किसी के वाइफ को किडनैप करना हो या फिर उसके फियोंसे को किडनैप करना हो तो सबसे पहले आपका स्ट्रेंथ को प्रूव करना चाहिए। या फैमिली के यंग मास्टर कह रहा था कि क्या जीन फैमिली के डिवाइन सॉन मेरे से फाइट करना चाहता है। जीन सेवन कह रहा था कि क्यों नहीं, और भाई हमें ऑडियंस को दिखाया था। उनमें से एक बंदा कह रहा था कि क्या ये सही है, जीन फैमिली के डिवाइन सॉन और या फैमिली के यंग मास्टर फाइट करने वाला है। उनमें से एक तीसरा बंदा कह रहा था कि हाँ हमें बहुत अच्छा एक शो देखने को मिलेगा, हाँ तुम लोग यहीं पे तो आए हो ये सब देखने के लिए। सीन शिफ्ट तुम्हें जीन फैमिली के 7 सीक्वेंस यानी वही लड़की को दिखाए थे। तभी उसको कोई कह रहा होता है कि मैंने सुना है कि तुम क्लोज कल्टिवेशन से बाहर आए हो सिर्फ ब्रदर सईवान के 10th बर्थडे बैंक्वेट के लिए। फिर वो लड़की कह रही होती है कि हाँ क्योंकि वो 3 साल की उम्र में तुम्हें हरा दिया था तो मैं थोड़ा क्यूरियस। इधर मैं दूसरी तरफ उस इंसान को दिखाया था जो उस लड़की के साथ बात कर रहा था, वो कोई और नहीं हमारा जीन फैमिली का यंग मास्टर जिनजियांग। सीन शिफ्ट तो मैं हॉल के बाहर का सीन दिखाया था और वहीं पे हम दोनों को दिखाते जो फाइट के लिए तैयार हो गया होता है और वहीं पे या फैमिली के यंग मास्टर का मास्टर कह रहा होता है कि बच्चे क्या तुम दोनों तैयार हो, और हाँ याद रखना कि कभी किसी को चोट मत पहुंचा देना। या फैमिली के यंग मास्टर अपना स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठा करने लगता है और वो फाइटिंग पोजीशन पे आ जाता है और वो कह रहा था कि आप चिंता मत कीजिए मेरे पास अच्छा सेंस है, और वो कह रहा था कि जीन सेयोन तैयार रहना मैं आ रहा हूँ, और फिर वो जीन सेवन के ऊपर अटैक कर देता है। जीन सेवन या फैमिली के यंग मास्टर के अटैक को अपने बाएं हाथ से रोक लेता है और वहीं पे मैं या फैमिली के यंग मास्टर मन में कह रहा था कि कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरा बाएं हाथ अभी तैयार है फाइट करने के लिए, और फिर वो अटैक करने जाता है पर जीन सेवन उस अटैक को डॉज कर देता है। फिर या फैमिली के यंग मास्टर जीन सेवन के ऊपर अटैक कर ही जा रहा होता है पर इधर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है जीन सेवन को जो उसके अटैक को बहुत ही आसानी से डॉज कर रहा होता है और वो सभी अटैक को डॉज कर देता है। या फैमिली का यंग मास्टर जीन सेवन की तरफ देख रहा होता है और वो मन में कह रहा था कि क्या ये मजाक चल रहा है, वो मेरे सभी अटैक को डॉज कर दिया। और इधर हमें दूसरी तरफ जीन सेवन को दिखाया जाता है जो थोड़ा डिसअपॉइंटेड रहता है और वो मन में कह रहा था कि हाँ उसका अटैक अच्छा था पर वो मुझे टच ही नहीं कर पाया। जीन लूली को दिखाया था जो जीन सेवन की फाइटिंग को देख रहा होता है और वो कह रहा था कि अमेजिंग, वो सभी अटैक को डॉज कर दिया। और ये देखने के बाद हमें या फैमिली के यंग मास्टर को दिखाया था जो थोड़ा चौंक जाता है और वो कहता है कि अरे ये तो कुछ और ही हो गया, और वो कह रहा था कि नहीं ये ऐसा नहीं हो सकता, और वो गुस्सा हो जाता है। फिर वो थोड़ा सीरियस हो जाता है और उसके पास से ब्लू कलर का ऑरा निकलने लगता है और वो मन में कह रहा होता है कि मैं बिल्कुल भी मिस लूलिया के सामने हार नहीं सकता। पर तभी अचानक से उसके माथे के ऊपर कुछ सर्कल बनता है और उसका आंख जलने लगता है और फिर वो स्टार रियल बॉडी नाम का एक स्पेल कास्ट करता है। जिन सेवन मन में कह रहा था कि हाँ अब लगता है फाइट थोड़ा सीरियस होने वाला है। फिर या फैमिली का यंग मास्टर जिन सेवन के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक कर देता है और वो कह रहा था कि अब दिखाओ तुम मेरे इस अटैक से कैसे भाग सकते हो। तो वीडियो के स्टार्टिंग पर हमें जिन सेवन को दिखाए थे जो या फैमिली के यंग मास्टर के अटैक के बीच में फंस गया होता है और वहीं पे वो मन में कह रहा होता है कि अगर ऐसा चलता रहा तो मैं इस छोटे से ब्रदर के मूव में फंस जाऊंगा, और फिर वो अपने पास से स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करने लगता है। फिर जिन सेवन या फैमिली के यंग मास्टर के अटैक के ऊपर हेड ऑन अटैक करता है जो उस अटैक का नाम रहता है सब जज एंड फेस। जब दोनों का अटैक टकराने वाला होता है तभी हमें डिवाइन मेडन को दिखाया है जो जिन सेवन का इस अटैक को देखने के बाद कह रहा होता है कि ये तो गोल्डन ओरा, ये एंशिएंट स्क्वाड बॉडी है। उनमें से एक बंदा कह रहा था कि एंशिएंट स्क्वाड बॉडी तो इसलिए 10 साल पहले जितने सारे सेंट थे वो घुटने टेके थे। उनमें से एक बंदा कह रहा होता है कि अरे मैंने र्यूमर सुना है कि एंशिएंट स्क्वाड बॉडी एक यूजलेस बॉडी है। पर तभी भाई पे अचानक से एक बुड्ढा आ जाता है और वो कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि वो जीन फैमिली उसके ऊपर बहुत सारा रिसोर्सेज खर्चा किया है पर फिर भी वो ये स्क्वाड बॉडी ज़्यादा देर तक टिकने नहीं वाला है। और इधर हमें यंग फैमिली के यंग मास्टर और जिन सेवन दोनों के बीच में फाइट चल रहा होता है और तभी अचानक से यंग फैमिली के यंग मास्टर का फाइट जिन सेवन के ऊपर भारी पड़ जाता है और वो जिन सेवन दूर जाके गिरता है। या फैमिली के यंग मास्टर को तो कुछ भी समझ में नहीं आता और उसके साथ साथ जिन जनाथन को भी कुछ भी समझ में नहीं आता कि अचानक से जिन सेवन का हारने का वजह क्या है। हमें ऑडियंस को दिखाया था वो सभी चौंक गया होता है, ये क्या हो रहा है। हमें जिन लीलोंग को दिखाया था जो मन में कह रहा होता है, परेशान होती है यंग मास्टर आप ये नाटक क्यों कर रहे हैं। और इधर हमें दूसरी तरफ जिन सेवन को दिखाया था जो जमीन पे खड़ा रहता है और उसके मुंह से बहुत सारा खून निकल रहा होता है। पर तभी अचानक से या फैमिली के यंग मास्टर के उसका मास्टर चिल्लाते हुए कह रहा था कि तुम बच्चे एक 10 साल के बच्चे के साथ ऐसे किस तरह से फाइट कर सकते हो। या फैमिली के यंग मास्टर कह रहा था कि नहीं मैंने ये जानबूझ के नहीं किया और मुझे पता भी नहीं है कि अचानक से ये कैसे हो गया। और वो मन में कह रहा होता है कि मैं जिन सेवन के ऊपर जब फाइनल अटैक करने वाला था तब अचानक से जिन सेवन अपना आंख ब्लिंक करता है पर मुझे पता नहीं कुछ समझ में नहीं आया। हमें या फैमिली का यंग मास्टर को दिखाया था जो जिन सेवन की तरफ देख के मन में कह रहा था कि ये बंदा जरूर जानबूझ के ये सब कुछ किया है। और इधर हमें दूसरी तरफ जिन सेवन को दिखाया था जो ऑस्कर और एक्टिंग करते हुए या फैमिली के यंग मास्टर के मास्टर को कह रहा होता है कि ओल्ड मैन आप
मिस्टर या को आप मत डटिए, ये कंपटीशन मैंने ही तो सजेस्ट किया था। यंग मास्टर या का कल्टीवेशन बहुत ही पावरफुल है, मैं हार मानता हूँ। फिर जीवन सेवन सभी को कह रहा होता है कि आप सभी को तो पता ही है कि एंशिएंट स्क्वाड बॉडी एक यूजलेस बॉडी है, और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि मैं यंग मिस जिंग लूली के काबिल हूँ, और मैं मिस लूली के फ्यूचर को बर्बाद नहीं करना चाहता। तो ये बेहतर होगा कि हम दोनों में जो एंगेजमेंट है उसे तोड़ देना चाहिए। और इधर हमें जीवन जनाथन को दिखाया था, जो ये सब बातें सुनने के बाद वो पूरा पत्थर हो गया था, और वो मन ही मन में कह रहा था कि ओ तो तुम इतने समय से नाटक कर रहे थे, तुम छोटे से बच्चे, तुम रुको। हमें जिंग लूली को दिखाया था, वो भी समझ गया होता है कि जिन सेवन नाटक कर रहा है, और वो मन ही मन में कह रहा था कि ओ तो ये बंदा एंगेजमेंट को तोड़ना चाहता है पहले से ही। फिर लूली आगे आता है और वो जिन सेवन के हाथ को पकड़ लेता है, और वो कह रहा था कि ब्रदर सेवन आप चिंता मत कीजिए, अगर आपका बॉडी भी यूजलेस है फिर भी मैं आपको कभी भी छोड़ के नहीं जाऊंगा। और वही पे ये सुनने के बाद जिन सेवन कह रहा था कि चौंक गया होता है, और वो मन मन में कह रहा था कि हे बहन मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ के चला जा, मैं यही चाहता हूँ। पर तभी हमें दिखाया था कि वहीं पे एक अनजान इंसान की एंट्री होता है, और वो चिल्लाते हुए कह रहा था कि व्हाट द हेल, क्या ये एंशिएंट स्क्वाड बॉडी है। और वहीं पे बहुत जोर जोर से हवा चलने लगता है। वो सभी जब पीछे मुड़ता है देखते हैं कि घर के टॉप पे 4 लोग अजीब सा लोग खड़ा रहता है। उनमें से एक बंदा कह रहा होता है कि वो एक कमजोर बच्चे को हरा नहीं पाया, वो ह्यूमैनिटीज के स्क्वाड बॉडी बुलाने का डिजर्व करता है। जीवन जनाथन उस सभी को देख के मन ही मन में कह रहा था कि ड्रैगन क्लैन यहाँ पे क्या कर रहा है। और वहीं पे जीवन सेयुआन का नजर वही पर्पल हेयर वाली लड़की की तरफ जाता है, और वो कह रहा था कि ये पर्पल हेयर वाली लड़की यहाँ पे क्या कर रहा है। फिर वो ड्रैगन क्लैन के व्हाइट हेयर वाला बंदा उस पर्पल हेयर वाली लड़की को दूर फेंक देता है, और वो कह रहा था कि तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। जीवन फैमिली के स्क्वाड बॉडी पोसेस करने वाले इंसान को देखने के लिए आया था, पर वो तो चिकन से भी कमजोर है। यार मैं आप सभी को एक सजेस्ट करता हूँ, चिकन को कभी भी इंसल्ट मत करना, क्योंकि वो ट्रांसफॉर्म होकर एक फोनिक्स बन जाएगा जो एक लेजेंडरी बीस्ट किंग है। सीन सीट में कुछ महीना पहले एंशिएंट ड्रैगन टेरिटरी को दिखाया जाता है, और वहीं पे हमें बहुत सारे ड्रैगन मेंबर को दिखाया था। उनमें से एक बंदा कह रहा था कि कंग्रेचुलेशन प्रिंस, अपने ड्रैगन एसेंस को अपने शरीर के साथ सक्सेसफुली फ्यूज कर लिया है। उनमें से एक दूसरा वाला बंदा कह रहा होता है कि ये ड्रैगन एसेंस को रिफाइन करना सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान ही कर सकता है, प्रिंस के जैसा। फिर हमें फाइनली उस इंसान को दिखाया था जो कह रहा होता है कि एंशिएंट ड्रैगन एसेंस तो क्या हुआ, मेरा एल्डर ब्रदर ऑलरेडी 3 एसेंस रिफाइन कर चुका है। और फिर हमें इस बंदे का आइडेंटिटी दिखाया जाता है जो एंशिएंट ड्रैगन प्रिंस होता है, जिसका नाम होता है लॉन्ग हाउतियान। तभी वहीं पे एक बंदा कह रहा होता है दूसरे बंदे को कि हे ये ड्रैगन एसेंस क्या है रे। और वहीं पे हमें दिखाया था एक चिकन को, ये गाइस ये चिकन को इंसल्ट मत करना, ये फोनिक्स बन सकता है। वो कह रहा था कि तुझे ये ड्रैगन एसेंस के बारे में नहीं पता, क्या गुंडा बनेगा रे तू। फिर वो चिकन कहने लगता है कि ये ड्रैगन एसेंस फ्लेश और ब्लड का एसेंस है जो सुप्रीम ड्रैगन छोड़ के गया था। इस ड्रैगन एसेंस के अंदर वेरियस इनर टैलेंट, डिवाइन एबिलिटी, या तक कि बहुत ही पावरफुल ट्रेजर, दुनिया के ट्रेजर इस एसेंस के अंदर है। चिकन की ये बातें सुनने के बाद वो पहला वाला बंदा कह रहा था कि अरे ये तो बहुत ही ज़्यादा कूल है रे, मैं ये यूज़ कर सकता हूँ। वो चिकन कह रहा था कि तू पागल हो गया क्या, अगर उस एसेंस का सिंगल ड्रॉप भी अगर तू पी लेता है तेरा शरीर तरबूज की तरह फट जाएगा और तू वहीं पे मर जाएगा। पर तभी अचानक से हमें हुड पहने एक लड़की को दिखाया था जो कह रहा होता है कि एक सिंगल ड्रैगन एसेंस के लिए इतना सब कुछ। क्या तुम सभी को पता है जीवन फैमिली जब डिवाइन चाइल्ड को पैदा किया था तब हजारों सेंट उसके सामने घुटने टेके थे। पर तभी वहीं पर अचानक से ड्रैगन क्लैन के एक मेंबर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है ये सब बातें सुनने के बाद। वो चिल्लाते हुए कह रहा था कि कौन है वो, कौन है जो वर्डली ये सब बातें कहने का हिम्मत किया है यहाँ पे। फिर हमें दिखाया था कि जो लड़की ये सब कह रही थी उसको मार के ज़मीन पे फेंक दिया है। हमें ड्रैगन क्लैन के एक लड़की को दिखाया था जो कह रहा होता है कि वो कौन है जो इतना ज़्यादा एरोगेंट है, एक मेयर ह्यूमन एंशिएंट ड्रैगन क्लैन पे आके वाइल्डली बिहेव करता है। हमें ड्रैगन क्लैन के फ्रेंड्स को दिखाया था जो कह रहा होता है कि तुमने अभी जीवन फैमिली के बारे में क्या कहा। और वहीं पे हमें वही पर्पल हेयर वाली लड़की को दिखाया था जो मन में कह रहा होता है कि एंशिएंट ड्रैगन क्लैन के साथ जीन फैमिली का बहुत बड़ा दुश्मन है, बहुत सालों से, मुझे इसी सिचुएशन का फायदा उठाना होगा। फिर वो पर्पल हेयर वाली लड़की जीन फैमिली के सारे सिचुएशन के बारे में बताने लगता है ड्रैगन फ्रेंड्स को। वो कहने लगता है कि कैसे जीन फैमिली ग्रोथ कर रहा है, जीन फैमिली ने कैसे एक डिवाइन चाइल्ड को पैदा किया है जिसके पास स्क्वाड बॉडी है। ये सब बातें सुनने के बाद फ्रेंड्स के जितने सारे सबऑर्डिनेट थे वो जोर जोर से हंसने लगता है और वो कह रहा होता है कि स्क्वाड बॉडी, हाँ ये तो एंशिएंट स्क्वाड बॉडी को लेकर तुम इतना ज़्यादा बातें कर रहे हो, ये 1000 साल पहले बहुत ही अच्छा था पर अभी ये टोटली यूजलेस हो गया है। फ्रेंड उस सभी को चुप कराते हुए कह रहा था कि तुम सब चुप हो जाओ। और फिर वो पर्पल हेयर वाली लड़की को कह रहा होता है कि तुम कंटिन्यू करो, कैसे एक यूजलेस बॉडी जीन फैमिली का अटेंशन ला सकता है। फिर वो पर्पल हेयर वाली लड़की कह रही होती है कि एंशिएंट स्क्वाड बॉडी 10 हेवन चेन से बांधा होता है, पर जीन फैमिली के वो बच्चे जब पैदा हुआ था तो उसके शरीर के 10 चेन टूट गया था, वो भी नेचर, और उसका शरीर फुल्ली डेवलप एंशिएंट स्क्वाड बॉडी में बदल गया। सीन प्रेजेंट पे आता है, मैं ड्रैगन प्रिंस को दिखाया था जो कह रहा था कि मैं स्पेसिफिकली यहाँ पे आया था एंशिएंट स्क्वाड बॉडी को देखने के लिए क्योंकि वो कितना ज़्यादा पावरफुल है मैं देखना चाहता था, पर वो तो चिकन से भी कमज़ोर है। इधर मैं दिखाया था कि वो ड्रैगन प्रिंस पर्पल हेयर वाली लड़की को फेंक दिया होता है,
पर जिन लिंगलोंग उसको पकड़ लिया होता है। यार वही सीन रिपीट हो रहा है। जिन सियोन ड्रैगन प्रिंस को कह रहा था कि हे हे यंग मैन, तू जिन फैमिली के टेरिटरी पे आके जिन फैमिली के डिसाइपल को फेड रहा है, क्या तू ज्यादा दूर नहीं जा रहा है? ड्रैगन प्रिंस कह रहा था कि जिन फैमिली डिसाइपल क्या बात कर रहा है? वो जो पर्पल हेयर वाली लड़की है वो मेरा स्लेव है। तो ये सिंपल सी बात है, मैं उसे जैसे चाहूँ वैसे यूज कर सकता हूँ। और इधर मैं दूसरी तरफ वही पर्पल हेयर वाली लड़की को दिखाया था जो कह रहा था कि हाँ मैं यंग ड्रैगन मास्टर का फीमेल स्लेव हूँ। पर्पल हेयर वाली लड़की की ये बातें सुनने के बाद जिन लिंगलोंग कह रहा था कि हे तू क्या कह रहा है? और इधर हमें सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ जिन जिंजियांग को दिखाते हैं जो अपने हाथ से प्लेट गिर जाता है और वो मन में कह रहा था कि ये बीच एंशिएंट ड्रैगन क्लैन पे कैसे ज्वाइन हो सकता है और वो जिन फैमिली के खिलाफ कैसे जा सकता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि वो जिन फैमिली के फेस पे थप्पड़ मार रहा है। फिर जिंजियांग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपना दांत पीसते हुए कह रहा होता है कि अगर इस सिचुएशन को इन्वेस्टिगेट किया जाता है तो मेरा जो अभी फैमिली पे स्टेटस है वो सब कुछ मैं खो दूंगा, क्योंकि मैं इस लड़की को ही जिन फैमिली पे लाया था। हमें जिन सेयोन को दिखाया था जो कह रहा था कि लिंगलोंग तुम इस लड़की को अभी लेके जाओ, मैं उसे बाद में देखता हूँ। वहीं पे लिंगलोंग कह रहा था कि अच्छा ठीक है। सेयोन कह रहा होता है कि मेरे ग्रैंडफादर हमेशा कहते आया है कि एंशिएंट ड्रैगन क्लैन के साथ हमारा जिन फैमिली का रिलेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। और हाँ वैसे मैंने सुना था कि मेरे फादर ने जिन वुई ने तुम्हारे ड्रैगन सोवरिज्म के चामड़ा उधर दिया था और उसी समय से ड्रैगन क्लैन के साथ हमारे जिन फैमिली का एक मॉरल एनिमी बन गया था। यंग मैन, अगर तू वही फीलिंग पाना चाहता है तो जल्दी से यहाँ पे आ जा। और हाँ, एक औरत का फ़ायदा उठा के अगर जिन फैमिली का ह्यूमिलेट करना चाहता है तो तेरा कोई डिजिनिटी है या नहीं? तुझे देख के लग रहा है कि तू एक ट्रेस है, कचरा है। और ये बातें सुनने के बाद ड्रैगन प्रिंस तो गुस्से से आग बबूला हो गया होता है। पर तभी अचानक से ड्रैगन प्रिंस के दोनों सबऑर्डिनेट अटैक करने के लिए आगे आता है और वहीं पे जिन सेवन को कह रहा होता है कि तेरा हिम्मत कैसे हुआ हमारे यंग ड्रैगन मास्टर को इंसल्ट करने का। जिन सेवन कह रहा था कि इंसल्ट, पर तभी अचानक से हमें दिखाया था कि ड्रैगन प्रिंस के दोनों सबऑर्डिनेट के ऊपर कोई अटैक कर दिया होता है। और फिर हमें दिखाया था कि ड्रैगन प्रिंस के दोनों सबऑर्डिनेट को अटैक करने वाला कोई और नहीं जिन जिंजियांग होता है और जिन फैमिली के 7 सीक्वेंस वही लड़की होती है। जिन सेवन कह रहा होता है कि ये जिन फैमिली का टेरिटरी है, अगर कोई भी इस टेरिटरी पे आके गंदा बिहेवियर करता है तो उसे मौत का स्वाद चखना पड़ेगा। वीडियो स्टार्टिंग में हमें ड्रैगन प्रिंस के सबऑर्डिनेट को दिखाया था जो जिन सेवन के ऊपर अटैक करते हुए कह रहा होता है कि ड्रैगन प्रिंस को इंसल्ट करने का तुम सभी का हिम्मत कैसे हुआ। हमें जिन जिंजियांग को दिखाया था जो मन में कह रहा होता है कि मैं उस पर्पल हेयर वाली लड़की को जिन फैमिली पे मैंने ही लाया था, मुझे ही इस मैटर को हैंडल करना पड़ेगा, नहीं तो मुझे बहुत बड़ा पनिशमेंट मिलने वाला है। फिर जिन जिंजियांग हॉर्न वाले ड्रैगन प्रिंस के सबऑर्डिनेट को एक ही स्लैश पे ही खत्म कर देता है। हमें दूसरी तरफ जिन फैमिली के 7 सीक्वेंस यानी वही लड़की को दिखाया था जो एक स्पेल कास्ट करता है i7 स्नो लोडास करके, और वो कह रहा था कि डिफोर्ट, और वही पे जो ड्रैगन प्रिंस का दूसरा सबऑर्डिनेट था वो भी घायल हो जाता है। फिर हमें दिखाया था कि वो दोनों ही ड्रैगन प्रिंस के पीछे जाके गिरता है। फिर वो 7 सीक्वेंस कह रही होती है कि मेरा जिन फैमिली ऐसी तैसी जगह नहीं है जो कोई भी आ जाएगा और यहाँ पे आके जंगली बना शुरू कर देगा। उन ऑडियंस में से एक बंदा कह रहा होता है कि अरे ये दोनों तो जिन फैमिली के 10 सीक्वेंस और 7 सीक्वेंस है। उनमें से एक दूसरा वाला बंदा कह रहा होता है कि ड्रैगन प्रिंस के जो दोनों सबऑर्डिनेट अभी घायल हुआ है वो दोनों भी एंशिएंट ड्रैगन क्लैन के एक एंशिएंट रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं। और वैसे जो देख पा रहा हूँ जिन फैमिली के दोनों मेंबर आसानी से ड्रैगन प्रिंस के सबऑर्डिनेट को घायल कर दिया है, तो जिन फैमिली का भी रैंकिंग कैसा होगा हेवनली इमॉर्टल रिलम। उनमें से एक तीसरा वाला बंदा कह रहा होता है कि 7 सीक्वेंस और 10 सीक्वेंस का पावर इतना ज़्यादा है तो जिन फैमिली के 1 से 5 रैंक तक जो सीक्वेंस है उसका स्ट्रेंथ कितना ज़्यादा होगा। हमें दूसरी तरफ ड्रैगन प्रिंस के सबऑर्डिनेट को दिखाया था जो उन दोनों का हालत बहुत ही बुरा हो गया होता है। और वहीं पे ड्रैगन प्रिंस कह रहा होता है कि तुम सब इतना ज़्यादा एरोगेंट मत बनो। फिर वो ड्रैगन प्रिंस जिन जिंजियांग के ऊपर एक पावरफुल अटैक कर देता है और दूसरी तरफ हमें जिन जिंजियांग को दिखाया तैयार नहीं रहता है और वो चौंक गया होता है और वो मन में क्या होता है कि ये इतना पावरफुल स्ट्रेंथ, ये पावर ड्रैगन क्लैन का डिवाइन पावर है। ड्रैगन प्रिंस जिन जिंजियांग को कह रहा था कि तेरा हिम्मत कैसे हुआ मेरे साथ फाइट करने का, तेरे पास औकात है मेरे साथ फाइट करने का। फिर वो कह रहा था कि मर, और वो एक फाइनल अटैक कर देता है। पर तभी अचानक से उसके पीछे से 7 सीक्वेंस अटैक कर देता है, यानी वही लड़की कह रही होती है कि ड्रैगन प्रिंस फाइट के समय इतना लफाटोई मत रहना, और वो पीछे से अटैक कर देता है। फिर वो ड्रैगन प्रिंस पीछे मुड़ता है और वो कह रहा था कि तेरा हिम्मत कैसे हुआ मेरे बैटल के बीच में इंटरफेयर करने का, और वो एक ही झलक में उस 7 सीक्वेंस के पास आ जाता है। फिर वो ड्रैगन प्रिंस एक बहुत ही पावरफुल फोर्स के साथ उस 7 सीक्वेंस के ऊपर एक पंच करता है, पर हम देखते हैं कि तभी अचानक से वहीं पे जिन सेयुआन आ जाता है और उसके पंच को एक हाथ से ही रोक लिया होता है। और ये देखने के बाद ड्रैगन प्रिंस चौंक गया होता है, अभी क्या हुआ। और इधर 7 सीक्वेंस के सामने जिन सेयुआन को देख के कह रहा होता है, वो टोटली शॉक हो गया होता है। वो कह रहा था कि डिवाइन चाइल्ड आप यहाँ पे अचानक से कैसे आ गए। हमें दूसरी तरफ जिन सेयुआन को दिखाया था जो एक भी शब्द नहीं कहता है, और वो अचानक से ड्रैगन प्रिंस के हाथ को मोड़ देता है और उसके हाथ पे जो वेसलेट रहता है वो टूट जाता है। ड्रैगन प्रिंस दर्द से चिल्लाने लगता है, पर तभी अचानक से जिन सेयुआन ड्रैगन प्रिंस के मुंह पे एक मुक्का मारता है और वहीं पे ड्रैगन प्रिंस दूर जाके गिरता है। पर तभी अचानक से ड्रैगन प्रिंस हंसने लगता है और वो कह रहा था कि हा सिर्फ इतना ही, एक एंशिएंट कैट बॉडी मेरे हाथ के सिर्फ कुछ वेसलेट ही तोड़ सकता है। जिन सेयुआन कह रहा होता है कि क्लैन ब्रदर और सिस्टर तुम दोनों पीछे हट जाओ, मैं इस गिरगिट को संभालता हूँ।
पर पीछे से 10 सीक्वेंस और 7 सीक्वेंस एक साथ कह रहा था कि पर वहीं पे अचानक से जीवन जोनाथन कह रहा था कि कोई परंतु नहीं है। वो कह दिया पीछे हटने के लिए तो पीछे हट जाओ। फिर जीवन जोनाथन कह रहा था कि आज हमारी जीवन फैमिली के यंग मास्टर का 10th ईयर बर्थडे फीस्ट है। आज जो स्पेशल गेस्ट आए हैं उसको ठीक से वेलकम तो करने दो। फिर हमें जीवन सेयान को दिखाया था जो एक जगह पे खड़ा रहता है और इधर में दूसरी तरफ ड्रैगन प्रिंस को दिखाया जाता है जो फाइट के लिए तैयार हो गया होता है। और तभी हमें अचानक से दिखाया जाता है कि दोनों की जगह से गायब हो जाता है और वहीं पे दोनों के बीच में घमासान फाइट चल रहा होता है। और वहीं पे जीवन सेवन हंस रहा होता है और वहीं पे ड्रैगन प्रिंस भी हंस रहा होता है और वो कह रहा होता है कि कितने दिन हो गए मेरे लेवल के फाइटर भी नहीं मिला। और फिर हमें दिखाया था कि दोनों के बीच में घमासान फाइट चल रहा होता है, आइकनिक लेवल पे फाइट चल रहा होता है। हमें दूसरी तरफ या फैमिली के यंग मास्टर को दिखाते हैं जो उन दोनों के फाइट को देख रहा होता है। वो टोटली शॉक हो गया होता है और वो मन में कह रहा था कि कितना फास्ट है उन दोनों के फाइटिंग मूवमेंट को मैं ठीक से खुली आंखों से देख नहीं पा रहा हूँ। मैं सोच रहा था कि पिछले फाइट पे मैं डिवाइन चाइल्ड को एक बार टच भी क्यों नहीं कर पाया, तो ये कारण है। हमें या फैमिली के यंग मास्टर के मास्टर को दिखाया था जो कह रहा था कि यंग मास्टर आप अपने आँख को बिल्कुल भी मत झलकाना और इस फाइट को जल्दी से ठीक से फोकस कीजिए। इस युग के शिखर पर असली प्रतिस्पर्धी आप जैसे प्रतिभाशाली लोग नहीं बल्कि ये दोनों राक्षस हैं। सामने जो दो मॉन्स्टर है वो आपके आंखों के सामने है और जो खतरनाक फाइट चल रहा है इस अपॉर्चुनिटी को देखने के लिए बिल्कुल भी मिस मत करना, आप इसका विटनेस बनिए। ड्रैगन प्रिंस जिन सेवन के ऊपर अटैक करते हुए कह रहा था कि ये रहा मेरा ड्रैगन फिस्ट और फिर वो जिन सेवन के ऊपर अटैक कर देता है। और भाई मैं दूसरी तरफ जिन सेवन को दिखाया था जो एक स्पेल कास्ट करता है मॉन्चा सील और फिर वो ड्रैगन प्रिंस के ऊपर अटैक कर देता है। फिर हमें दिखा था कि दोनों का अटैक एक दूसरे के ऊपर जब टकराता है अचानक से कि बहुत ही बड़ा पावरफुल ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से ऑडियंस पे जितने सारे लोग थे वो अनइजी फील होने लगते हैं। पर तभी हमें अचानक से दिखाया था कि जिन जोनाथन को जो एक बैरियर बना दिया होता है जिसकी वजह से ऑडियंस को कोई भी नुकसान नहीं होगा। हमें जिन सेमान को दिखाया था जो ड्रैगन प्रिंस को कह रहा होता है कि क्या तुम यहाँ पे आए हो रेवेंज के लिए, और वहीं पे ड्रैगन प्रिंस कह रहा था कि हाँ क्या कह रहे हो, पिछले जनरेशन के बीच में क्या हुआ है इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है। और फिर वो ड्रैगन प्रिंस कह रहा होता है कि ये बहुत ही ज्यादा रेयर है जो अभी हेवनली दाओ सिग्लेस पे ब्रेक थ्रू किया है उसके साथ फाइट करना। और फिर वो अपने पास से वो कोट को उतार देता है और वो कह रहा होता है कि अगर ऐसा सिचुएशन है तो मैं एक्साइटेड कैसे नहीं हो सकता। फिर ड्रैगन प्रिंस अपने शरीर के ड्रैगन एसेंस को एक्टिवेट करता है और वो कह रहा होता है कि एसेंस क्यार्ड बॉडी तैयार हो जाओ इस मूव को लेने के लिए। फिर ड्रैगन प्रिंस अपने शरीर से बहुत ही पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करने लगता है और फिर वो एक टेक्निक यूज करता है ट्रू ड्रैगन बेंडिंग हैवेड टेक्निक और उसके शरीर से एक ट्रू ड्रैगन अनलीज होता है। यार ये सीन बहुत ही ज्यादा कूल है यार, बहुत ही ज्यादा। हमें दूसरी तरफ जिन सेवान को दिखाया था जो ड्रैगन प्रिंस के इस टेक्निक को देख रहा होता है और वो थोड़ा तैयार हो जाता है और वो कह रहा होता है कि ओपोनेंट अगर इतना सीरियस हो जाता है और फिर वो जिन सेवन अपने एक हैंड साइन करने लगता है और वो कह रहा होता है कि ओपोनेंट अगर इतना ज़्यादा सीरियस हो ही गया है तो मुझे भी सीरियस हो जाना चाहिए। अगर तुम मेरे इस एंसेंस कैटबॉडी के पावर को देखने के लिए मरे जा रहे हो तो तैयार हो जाओ मेरे इस अटैक को लेने के लिए। और फिर वो जिन सेवन अपना एक स्पेल कास्ट करने लगता है और इधर जिन जोनाथन उसके ग्रैंडसन के ये टेक्निक को देख के थोड़ा शॉक हो गया होता है और वो मन में कह रहा था कि हाँ ये हैंड साइन। फिर जिन सेवन अपना स्पेल कास्ट करने लगता है और वो कह रहा होता है कि Taming the mysterious following endless truly reflect the heaven yin and yang until one of the nursing all form। और तभी वहीं पे अचानक से बहुत ही बड़ा तलवार आ जाता है और वहीं पे कह रहा होता है कि ये मिस्टिक प्रोफाउंड स्क्रिप्चर है जो जीवन फैमिली के सुप्रीम सीक्रेट टेक्निक है। स्पेल कास्ट करते समय जो QI कमांड है वो ब्लेड में बदल जाएगा और वो ब्लेड ट्रांसफॉर्म होकर डिवाइन वेपन में तैयार हो जाएगा। फिर हमें जिन सेवन को दिखाया था जो स्पेल कास्ट करने के बाद उसके आसपास अनगिनत डिवाइन वेपन आ गया होता है। हमें ऑडियंस को दिखाया था जिन सेवन के ये एक्शन को देख के टोटली शॉक हो गया होता है। उनमें से एक बंदा कह रहा होता है कि अरे ये तो जीवन फैमिली की वाट डिक्री है, अरे ये र्यूमर है कि ये डिक्री अगर फुल मास्टर किया जाता है तो अपने स्पिरिचुअल QI की मदद से 1000 से भी ज्यादा वेपन समन कर सकते हैं जिसकी मदद से हेवन और अर्थ को भी बर्बाद कर सकते हैं। सिर्फ तो मैं जीवन सेवन को दिखाया था जो ड्रैगन प्रिंस के ऊपर अटैक करते हुए कह रहा था कि स्ट्राइक और वहीं पे ड्रैगन प्रिंस कह रहा था कि आ जाओ मैं तैयार हूँ। और फिर हमें दिखाया था कि ड्रैगन प्रिंस के ट्रू ड्रैगन जीवन सेवन की तरफ आगे बढ़ रहा होता है और वहीं पे जीवन सेवन का 1000 से भी ज्यादा डिवाइन तलवार ड्रैगन प्रिंस की तरफ बढ़ रहा होता है और तभी अचानक से जीवन सेवन के जितना सारा तलवार था वो ट्रू ड्रैगन के शरीर पे गड़ जाता है और तभी अचानक से ड्रैगन का शरीर फाटने लगता है और वहीं पे अचानक से वो ड्रैगन गायब हो जाता है। हमें ड्रैगन प्रिंस को दिखाया था जो जिन सेवन के अटैक को देख रहा होता है और वो कह रहा होता है कि ओ अच्छा तो ये एंसेंस क्यार्ड बॉडी का पावर है। हमें दूसरी तरफ दिखाते हैं जिन सेवन को जो ड्रैगन प्रिंस के ऊपर अटैक कर देता है। वो अटैक का नाम रहता है कि वार डेकोरेट ड्रैगन और उस अटैक का पावर इतना ज्यादा रहता है कि स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ साथ गोल्डन कलर का रे निकलने लगता है। हमें दूसरी तरफ ड्रैगन प्रिंस को दिखाया था जो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और वो अपने हेड ऑन उस अटैक को ले लेता है। फिर हमें दिखाया था कि वो अटैक खत्म हो जाता है। फिर ड्रैगन प्रिंस अचानक से जमीन पे गिर जाता है और वो मन में कह रहा होता है कि क्या ऐसा दिन आएगा
जब मैं इस रिलम पे पहुंच पाऊंगा। हमें उस जगह को दिखाया था जहाँ पे जीवन सेवन फाइट कर रहा था और वहाँ पे जीवन सेवन के फाइनल अटैक की वजह से वो जगह पूरा बर्बाद हो गया होता है। और वहाँ पे सीन सीट में जीवन सेवन को दिखाया था जो अपने हाथ से थम्स अप करने लगता है उसके ग्रैंडफादर को। वहीं पे जितना सारा ऑडियंस था वो सभी कह रहा था कि कहना पड़ेगा जीवन फैमिली के डिवाइन चाइल्ड को सच में जीनियस पैदा हुआ। जीवन जोनाथन को दिखाया था जो ये सब बातें सुनने के बाद वो प्राउड से भर गया होता है और वो कह रहा था कि हाँ ये बच्चे, पर तभी अचानक से वो शॉक हो जाता है, उसका आंखें बड़े हो जाते हैं। और हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जीवन सेवन के पीछे वही ड्रैगन प्रिंस आ जाता है और उसके ऊपर स्नेक अटैक कर देता है। और हमें दिखाया जाता है कि जीवन सेवन पीछे मुड़ता है और वो कह रहा था कि हाँ। फिर हम देखते हैं कि पूरी जगह खून से लथपथ हो गया होता है। तो वीडियो के स्टार्टिंग में हमें ड्रैगन प्रिंस को दिखाया जाता है जो जमीन पे उदास बैठा रहता है और वो मन में कह रहा होता है कि लॉन्गयान तू खड़ा हो जा, तू ऐसे हार नहीं सकता। फिर वो अचानक से उठता है और वो जीवन सेवन की तरफ पीछे से अटैक करते हुए कह रहा होता है कि मैं कभी भी जीवन फैमिली के सामने हार नहीं सकता। फिर हमें दिखाया था कि चारों तरफ खून एक खून रहता है और फिर हमें दिखाया था कि ड्रैगन प्रिंस पीछे से जीवन सेवन की तरफ अटैक कर दिया होता है। पर हम देखते हैं कि जीवन सेवन की पीठ पे ज्यादा चोट नहीं लगा होता है, सिर्फ कुछ स्क्रैच ही लगा होता है। दूसरी तरफ हमें ड्रैगन प्रिंस को दिखाया था जो जीवन सेवन के ऊपर दूसरा अटैक करने के लिए तैयार रहता है। पर तभी अचानक से जीवन सेवन पीछे मुड़ता है और वो कह रहा था कि तू क्या करने का कोशिश कर रहा है। और फिर वो ड्रैगन प्रिंस के मुंह पे एक किक मारता है। पर तभी अचानक से जीवन सेवन तरह शॉक हो जाता है। दूसरी तरफ हमें ड्रैगन प्रिंस को दिखाया था जो कह रहा था कि बुद्धू गई गए। फिर ड्रैगन प्रिंस का ड्रैगन एसेंस अचानक से चमकने लगता है और वो वही पे अचानक से ब्रेक थ्रू कर लेता है। उस ब्रेक थ्रू का पावर बहुत ही ज्यादा रहता है और वही पे जीवन सेवन पीछे फिसका था। और इधर हमें दूसरी तरफ ऑडियंस को दिखाया था जहाँ पे ड्रैगन प्रिंस का ये ब्रेक थ्रू देख के उनमें से एक बंदा कह रहा होता है कि ड्रैगन सॉन्ग लॉन्गयान डिवाइन सीरियल पे जबरदस्ती ब्रेक थ्रू किया है। उनमें से एक दूसरा बंदा कह रहा होता है कि उसका ये रिलम अनस्टेबल है, फ्यूचर में उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है, वो ये क्यों किया। और दूसरी तरफ हमें ड्रैगन प्रिंस को दिखाया था जो बहुत ही जोर जोर से चिल्ला रहा होता है अपना ब्रेक थ्रू करने की वजह से। फिर वो शांत होता है और वो जीवन सेवन की तरफ आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है कि मरो सभी। दूसरी तरफ हमें जीवन सेवन को दिखाया था जो ड्रैगन प्रिंस का ये हरकत है कि मन में कह रहा था कि जरूर कुछ ना कुछ गलत है। और फिर हमें दिखाया था कि वो ड्रैगन प्रिंस के अटैक को डॉज कर दिया होता है। पर तभी अचानक से जीवन सेवन का नजर ड्रैगन प्रिंस की तरफ जाता है और वो मन में कह रहा था कि क्या वो स्पिरिचुअल एनर्जी से बंधा हुआ है। फिर जीवन सेवन कह रहा होता है कि जरूर इसे कोई कंट्रोल कर रहा है। फिर वो इधर उधर देखने लगता है और फिर हमें दिखाया था कि वो स्पिरिचुअल रस्सी आसमान से आ रहा होता है। और ये देखने के बाद जीवन सेवन कह रहा होता है कि ओ तो ये आसमान से आ रहा है। जीवन सेवन अपने पास से एक लाइटनिंग स्पीयर सामान कर लेता है और वो कह रहा होता है कि कायरो की तरह छुपना बंद कर और जहाँ छुपा है वहां से बाहर निकाल। और फिर वो अपना डिवाइन लाइटनिंग स्पीयर उसके तरफ फेंक देता है जो इंसान ड्रैगन प्रिंस को कंट्रोल कर रहा था वो आसमान की तरफ। फिर हमें दिखाया था कि जीवन सेवन का फेंका हुआ वो डिवाइन लाइटनिंग स्पीयर आसमान को चीरते हुए आगे बढ़ रहा होता है। तभी अचानक से वो स्पीयर रुक जाता है और वो अचानक से वहीं पे वो स्पीयर टूट के बिखर जाता है। और ये देखने के बाद जीवन सेवन थोड़ा शॉक हो गया होता है और वो कह रहा था कि क्या। और इधर दूसरी तरफ हमें ड्रैगन प्रिंस को दिखाया था जो जीवन सेवन के ऊपर अटैक कर दिया होता है। और ये देखने के बाद जीवन सेवन कह रहा था कि हे मैन उठ जा, तुझे पापेट की तरह कंट्रोल किया जा रहा है, तू ड्रैगन सॉन है ना, तू दूसरे लोगों को कैसे कंट्रोल करने दे सकता है, जल्दी से उठ जा। हमें ड्रैगन प्रिंस को दिखाया था जिसका कोई होश नहीं रहता है और वो कंटिन्यूअसली रोआर किए जा रहा होता है। दूसरी तरफ हमें जीवन सेवन को दिखाया था जो कह रहा था कि तू बुद्धू गाय के। फिर वो अपने माथे से ड्रैगन प्रिंस के माथे के ऊपर नॉक करता है और वो कह रहा था कि जल्दी से उठ जा। हमें ड्रैगन प्रिंस को दिखाया था जो जीवन सेवन के इस नॉक की वजह से दूर जाकर गिरता है। पर तभी अचानक से जीवन सेवन के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है साइलेंट असिस्ट व्हेन क्यूट फॉर 10 ईयर। क्या होस्ट लॉग इन करना चाहते हैं। जीवन सेवन कह रहा होता है कि मैं तो सिस्टम के बारे में ऑलमोस्ट भूल ही गया था, चलो पहले साइन इन करते हैं। फिर वो यस के ऊपर टैप कर देता है और वहीं पे सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि होस्ट ने सक्सेसफुली साइन इन किया है। सिस्टम से दूसरा नोटिफिकेशन आता है कि कंग्रेचुलेशन होस्ट, आपको 7 स्टार रिवार्ड मिलता है, रिवार्ड है सुप्रीम बोन। सिस्टम कह रहा होता है कि ये सुप्रीम बोन पूरे 3000 फिजिकल स्क्रिप्चर में से नंबर 3 पे रैंक करता है। जिसका सुप्रीम बोन ट्रेजेंट रिलम पे पहुंच जाएगा उसके सुपरनेचुरल पावर को वो और भी हायर लेवल तक यूज कर पाएगा। और वहीं पे मैं जीवन सेवन को दिखाया था जिसके छाती गोल्डन कलर के रे से चमक रहा होता है। दूसरी तरफ हमें सिस्टम से नोटिफिकेशन आया होता है सुप्रीम बोन सुपरनेचुरल पावर को अनलॉक किया गया है, डिवाइन ट्रिब्यूलेशन। और तभी हमें अचानक से दिखाया था कि फाइटिंग अरीना को जहाँ पे जीवन सेवन की वजह से पूरा अरीना गोल्डन कलर के रे से चमक रहा होता है। और इधर हमें ऑडियंस को दिखाया था जो सामने का ये नजारा देख के टोटली शॉक हो गया होता है। उनमें से एक बंदा कह रहा था कि डैम क्या ये सुप्रीम बोन है। उनमें से एक दूसरा बंदा कह रहा होता है कि क्या वो सुप्रीम होकर जन्म लिया। यार जीवन फैमिली का हर एक इंसान भयानक मॉन्स्टर है। दूसरी तरफ हमें जीवन जोनाथन को दिखाया था जिसके ग्रैंडसन का ये चेंजेस देख के वो भी शॉक हो गया होता है और वो मन में कह रहा होता है कि ये बच्चा इसके पास कब सुप्रीम बोन आ गया। दूसरी तरफ हमें जीवन सेवन को दिखाया था उसको एक पुरानी बातें याद आ गया होता है। जब वो 3 साल का था तब जीवन लिंगलोंग उसे कह रहा होता है सुप्रीम उसे कहते हैं जो पावर के मामले में एंशिएंट इमॉर्टल वर्ल्ड के एकदम पीक पर खड़ा हुआ है, इमॉर्टल एग्जिस्टेंस। सीन प्रेजेंट पे आता है हमें जीवन सेवन को दिखाया था जो अपने छाती पे हाथ रख के मन में कह रहा होता है कि सुप्रीम बोन इमॉर्टल एग्जिस्टेंस। फिर वो आसमान की तरफ देखता है,
हमें दिखाया था कि आसमान में एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन है। आसमान में रहे वो ड्रैगन को हमें क्लियरली दिखाया जाता है और ये देखने के बाद जिन सीवन मन ही मन में कह रहा होता है कि तो ये ड्रैगन क्लैन का सुप्रीम ड्रैगन निकला, तो ये ड्रैगन मुझे मारना चाहता है पर खुद के हाथों से नहीं, वो ड्रैगन सॉन्ग को पापेट के तौर पे यूज कर रहा है मुझे मारने के लिए। हमें जिन सेवान को दिखाया जाता है जो ड्रैगन की तरफ उंगलियां करते हुए कह रहा होता है कि मैंने सुना था कि मेरे फादर ने तुम्हारे ड्रैगन क्लैन के सुप्रीम ड्रैगन को मार दिया था और उसको निगल लिया था। आज मैं जिन सेवान उसका सॉन, मेरे फादर ने तेरे ड्रैगन क्लैन के सुप्रीम ड्रैगन का जैसा हाल किया था, आज तेरा हाल मैं वैसा ही करने वाला। फिर जून सेवन अपने सर से एक्सट्रीम लेवल की स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज करने लगता है और वो कह रहा होता है कि आज मैं तुझे यहीं पे डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ, चूहे की तरह छुपना बंद कर क्योंकि तू आज यहीं पे मारने वाला है। और फिर वो कह रहा था कि डिवाइन ट्रिविलेशन, और पेरा में दिखाया था कि आसमान से बहुत सारा गोल्डन कलर का रोशनी नीचे गिर रहा है और वही रोशनी ड्रैगन क्लैन के सुप्रीम ड्रैगन के ऊपर गिरता है। और ये देखने के बाद वो ड्रैगन बहुत ही ज्यादा चौंक गया, कह रहा होता है कि ये लाइट मेरे ड्रैगन स्केल को जला रहा है। फिर वो सुप्रीम ड्रैगन चिल्लाते हुए कह रहा था कि क्या ये बच्चा मेरे ट्रू फॉर्म को ट्रांसफॉर्म होने के लिए फोर्स कर रहा है। दूसरी तरफ हमें नीचे रहे ऑडियंस को दिखाया था, उनमें से एक बंदा कह रहा था कि अरे ये तो ड्रैगन एंसेस्ट्रल नेस्ट का सुप्रीम ड्रैगन है। ऐसे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है कि मैं सोच रहा था कि ड्रैगन सॉन यहाँ पे आके जीवन फैमिली को कैसे प्रोवोक कर सकते, पर अब पता चला क्योंकि उसके पीछे सुप्रीम ड्रैगन का सपोर्ट है। उनमें से एक तीसरा वाला बंदा कह रहा होता है कि और इधर तो जीवन फैमिली के डिवाइन सॉन्ड का कल्टीवेशन स्पिरिचुअल सीरियलों पे पहुंच चुका है। उनमें से एक चौथा वाला बंदा कह रहा होता है कि क्या ये सुप्रीम ड्रैगन को जीवन फैमिली का डिवाइन सॉन्ड यहाँ पे अपियर होने के लिए फोर्स किया है। हे भगवान, क्या हजारों साल पहले ऐसा कुछ हुआ था। दूसरी तरफ हमें जीवन सेवान को दिखाया था जो आसमान की तरफ देख के सुप्रीम ड्रैगन को कह रहा होता है कि कायरों की तरह छुपने के बाद फाइनली बाहर निकला है चूहा। तो वीडियो के स्टार्टिंग में हमें क्रिस्टल सुप्रीम ड्रैगन को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है कि जीवन फैमिली के यंग बच्चे, तुम्हारे हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, चलो आज के इस मैटर को यहीं पे खत्म करते हैं। और भाई मैं दूसरी तरफ जीवन सेवान को दिखाया जाता है जो हंसते हुए कह रहा था कि हाँ तुम इसको यहीं पे खत्म करना चाहते हो, तुम पहले मेरे जीवन फैमिली पे आए हो और मेरे जीवन फैमिली को प्रोवोक करने का कोशिश किया है, फिर उसके बाद गंदा ट्रिक यूज करके मुझे मारने का कोशिश किया है और तू कुछ शब्द कह के इस मैटर को एंड करना चाहता है, तेरे साहस की दाद देनी पड़ेगी। हमें क्लेस्टियल सुप्रीम ड्रैगन को दिखाया था जो जिन सेवान को कह रहा था कि तो तुम क्या करना चाहते हो। और भाई मैं दूसरी तरफ जिन सेवान को दिखाया था जो बहुत ही ज्यादा गुस्सा रहता है, फिर वो अपने हाथ पे स्पिरिचुअल एनर्जी को इकट्ठा करने लगता है और वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि मैंने अभी जो कहा क्या वो काफी नहीं है, आज मैं मेरे फादर के फुट स्टेप को फॉलो करूंगा और डार्क ड्रैगन के चमड़े को उधार दूंगा। हमें दूसरी तरफ क्लेस्टियल डार्क ड्रैगन को दिखाते हैं जो जीवन सेवन की ये बातें सुनने के बाद वो गुस्से से आग बबूला हो गया होता है और वो चिल्लाते हुए कह रहा था कि तेरा हिम्मत कैसे हुआ। और फिर वो अपना स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करने लगता है जिसकी वजह से इसका स्पिरिचुअल एनर्जी इतना प्रेशर क्रिएट कर रहा होता है, नीचे जितने सारे लोग थे वो सभी घुटने टेक दिया होता है। हमें दूसरी तरफ जीवन सेवन को दिखाता है जो उस ब्लैक ड्रैगन के स्पिरिचुअल प्रेशर की वजह से उसको कुछ भी नहीं होता है और वो अकेला ही खड़ा रहता है। हमें दूसरी तरफ क्लेस्टियल ब्लैक ड्रैगन को दिखाता है जो जीवन सेवन को ठीक से खड़ा हुआ देख के वो मन मन में कह रहा होता है कि एक छोटा सा स्पीड रिलम का यंग स्टार मेरे माइटी ड्रैगन प्रेशर को सहन कर रहा है, कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। फिर हमें दिखाया था कि जीवन फैमिली की फिफ्थ सीक्वेंस को जो अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, पर तभी अचानक से जीवन जनातन उसको रोक लेता है। पर तभी हमें दिखाया था कि किसी को अपनी भारी आवाज में कह रहा होता है कि कब से एक लोली सुप्रीम ड्रैगन मेरे जीवन फैमिली के टेरिटरी में आके जंगलीपना करने का हिम्मत किया है। और उस बातों का स्पिरिचुअल प्रेशर इतना ज्यादा रहता है, वहीं पे जितना सारा लोग था वो सभी खड़ा नहीं हो पाता है और वो सभी घुटने टेक दिया होता है। हमें दूसरी तरफ क्लेस्टियल ब्लैक ड्रैगन को दिखाया था जो मन में कह रहा था कि ये अच्छा नहीं हो रहा है, पर तभी हमें दिखाया था कि अचानक से गोल्डन कलर का बिजलियां चमक रहा होता है और अचानक से एक रोशनी क्रिएट होता है और वो रोशनी ब्लैक ड्रैगन की तरफ आगे बढ़ रहा होता है और वहीं पे अचानक से वो ब्लैक ड्रैगन चिल्लाता है और फिर हम देखते हैं कि वो ब्लैक ड्रैगन का एक हाथ काट के नीचे गिर जाता है। हमें दूसरी तरफ ऑडियंस को दिखाया था जो सामने का ये नजारा देख के टोटली शॉक हो गया होता है। उनमें से एक बंदा कह रहा था कि हे भगवान, एक सुप्रीम ड्रैगन का आर्म सिर्फ एक ही स्लैश में 2 हिस्सों में बांट दिया। सीन शिफ्ट होता है, मैं जीवन सेवान को दिखाता है जो पीछे मुड़ता है और वो किसी की तरफ देखता है और फिर हमें दिखाया था कि कोई इंसान ड्रैगन प्रिंस के गले को पकड़ के रहता है और वो इंसान ब्लैक ड्रैगन को कह रहा होता है कि तुझे इस यंगस्टर को यहाँ से ले जाना चाहिए था, इससे शांति बना रहता, पर तूने जीवन फैमिली के खिलाफ खड़ा होने का हिम्मत किया है। हमें दूसरी तरफ 5th सीक्वेंस, 7th सीक्वेंस और 9th सीक्वेंस को दिखाता है जो सामने का ये नजर देख के कह रहा होता है कि 18 एंसेस्टर। तो गाइस मैं सोच रहा हूँ कि जीवन फैमिली के 18 एंसेस्टर इतना ज्यादा पावरफुल है, जो फर्स्ट एंसेस्टर होगा वो कितना ज्यादा पावरफुल होगा। हमें दूसरी तरफ ब्लैक ड्रैगन को दिखाते हैं जो अपना ड्रैगन ब्रेथ रिलीज करते हुए कह रहा होता है कि जीवन फैमिली के 18 एंसेस्टर वहीं पे रुक जाओ, क्या तुम उसे मारने का हिम्मत करते हो। हमें 18 एंसेस्टर को दिखाता है जो अपने अलग ही स्वैग में कह रहा होता है कि सिर्फ ये यंगस्टर नहीं, अब नेक्स्ट तू भी मरने वाला है। हमें जीवन सेवन को दिखाता है जो 18 एंसेस्टर को रोकते हुए कह रहा था कि अरे रुकिए, पर हम देखते हैं कि 18 एंसेस्टर को जो प्रिंस को मार दिया होता है। 18 एंसेस्टर कैरेक्टर भी लाइक डैम, एंसेस्टर गॉट नो चिल,
नॉइसी। हमें दूसरी तरफ ब्लैक ड्रैगन को दिखाया जाता है जो तेजी के रफ्तार से 18 एंसेस्टर की तरफ आगे बढ़ रहा होता है और वो कह रहा था कि तू पागल इंसान, क्या तू ड्रैगन क्लैन के साथ ज्यून फैमिली का इमॉर्टल वैर शुरू करना चाहता है। हमें 18 एंसेस्टर को दिखाया जाता है जो अटैक करने के लिए तैयार हो गया होता है और वो कह रहा था कि बकवास बात है, क्या इमॉर्टल वैर हमें रोक सकता है। हमारे क्रिस्टल रिलम से हमारे ज्यून फैमिली सुप्रीम से रिजाइन कर चुका है। हम कायर नहीं है जो हमारे खिलाफ जाता है, हम उसे बर्बाद करके रख देता है। और फिर हमें दिखाया था कि 18 एंसेस्टर उस ड्रैगन को 2 हिस्सों में बांट देता है। फिर हमें दिखाया था कि ड्रैगन का 2 हिस्सा जमीन पे आके गिरता है और वहीं पे हमें ऑडियंस को दिखाया था जो सामने का ये नजारा देख के कोई शब्द नहीं निकल रहा होता है। एक बंदा कांपती आवाज में कह रहा था कि ये तो लूक क्रेस्टियल स्वॉट टेक्निक है, ये तो ड्रैगन स्लेइंग टेक्निक है। वहीं पे हमें सीन सीट होते हमें ज्यून जोनाथन को दिखाया था। तभी अचानक से 18 एंसेस्टर जोनाथन को कह रहा था कि जोनाथन, और ये सुनने के बाद जोनाथन तो अपनी डरते हुए कह रहा था कि हाँ अब कहिए 18 एंसेस्टर। हमें 18 एंसेस्टर को दिखाया था जो कह रहा था कि इस ब्लैक ड्रैगन को पका के गेस्ट को सर्व करो। ज्यून जोनाथन कह रहा था कि आपका ये ऑर्डर हम जरूर पालन करेंगे। हमें दूसरी तरफ ऑडियंस को दिखाया था जो 18 एंसेस्टर की ये सब बातें सुनने के बाद एक बंदा दूसरे बंदे को कह रहा होता है कि क्या सच में हमें सुप्रीम ड्रैगन का मीट खाने के लिए मिलेगा, क्या ये सही होगा। उनमें से एक दूसरा बंदा कह रहा होता है कि अगर हम इस मीट को खाते हैं तो हम ड्रैगन क्लैन को ऑफेंड कर देंगे, और अगर हम नहीं खाते हैं तो पता नहीं ज्यून फैमिली हमारे साथ क्या करेगा। पर तभी अचानक से हमें 18 एंसेस्टर को दिखाया था जो कह रहा था कि मैं आशा करता हूँ कि सभी यहाँ पे प्रेजेंट है। हमारे ज्यून फैमिली में 10 ग्रेट सीक्वेंस है, हर एक सीक्वेंस पे अनपैरेलल टैलेंट है, पर ये 10 ग्रेट सीक्वेंस में से और एक पोजीशन है। फिर 18 एंसेस्टर ज्यून सेवन की तरफ इशारा करते हुए कह रहा होता है कि अकेला ड्रैगन प्रिंस को हराना और कैलेस्टियल सुप्रीम डार्क ड्रैगन के सामने अकेला खड़ा होकर बैटल का अनाउंस करना। डिवाइन चाइल्ड ज्यून सेवन विदाउट डाउट के ज्यून फैमिली का 0 सीक्वेंस है। और इधर 18 एंसेस्टर की ये बातें सुनने के बाद हमें 10 सीक्वेंस ज्यून जेनजियान को दिखाया तो टोटली शॉक हो गया होता है। हमें दूसरी तरफ ऑडियंस को दिखाया था जो ज्यून सेवन की तरफ देख के एक बंदा कह रहा होता है कि ये तो होना ही था, वो बच्चा एक अनसिकल्ड स्क्यार्ड बॉडी पोसेस करके रखा है। और इसमें से एक दूसरा बंदा कह रहा होता है कि स्पिरिट रिलम के कल्टीवेटर होने के बाद भी वो एक कैलेस्टियल सुप्रीम ड्रैगन को बाहर आने के लिए मजबूर कर दिया। इस तरह का चीज कौन हासिल कर सकता है इस दुनिया में। वैसे इस तरह का इंसान एंशिएंट कैलेस्टियल रिलम के लास्ट एम्परर थे ना। उनमें से एक तीसरा वाला बंदा कह रहा होता है कि हो सकता है कि ज्यून फैमिली में फिर से एक एम्परर का जन्म हुआ है। हमें ज्यून सेवन को दिखाया जाता है जो 18 एंसेस्टर की तरफ देखता है, पर 18 एंसेस्टर को कुछ समझ में नहीं आता। फिर अचानक से उसको कुछ रियलाइज होता है और वो मन ही मन में कह रहा था कि तो तुम इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहते हो। फिर 18 एंसेस्टर उसके हाथ पे रहे ड्रैगन प्रिंस को ज्यून सेवन की तरफ फेंक देता है। 18 एंसेस्टर ज्यून सेवन को कह रहा होता है कि ये ड्रैगन प्रिंस ड्रैगन एसेंस को खुद के साथ रिफाइन किया हुआ है, वो ड्रैगन एसेंस उसके शरीर से बाहर निकालो और खुद के शरीर के साथ रिफाइन कर लो, वो तुम्हारे लिए ही फायदा होगा। फिर 18 एंसेस्टर वहां से जाते हुए कह रहा होता है ज्यून सेवन को कि जब ये बेनिफिट खत्म हो जाएगा तो तुम मुझसे मिलने के लिए आना। और हमें दूसरी तरफ ज्यून सेवन को दिखाया है जो एक भी शब्द नहीं कह रहा होता है और वो एक ही जगह पे खड़ा रहता है और उसके पैर के सामने ड्रैगन प्रिंस का लाश पड़ा रहता है। वीडियो के स्टार्टिंग पे हमें ज्यून फैमिली के रेसिडेंस को दिखाते हैं और वहीं पे हम देखते हैं कि कैलेस्टियल सुप्रीम ब्लैक ड्रैगन को खाने के लिए पकाया जा रहा है। वहीं पे सीन शिफ्ट होता है, हमें लूली के डिवाइन मेड को दिखाते हैं जो एक ड्रैगन मीट लाते हुए लूली को कह रहा था कि मिस लूली क्या आप ये ड्रैगन मीट खाना पसंद करेंगे। और वहीं पे लूली कह रहा था कि नहीं ये बहुत ही ज़्यादा अजीब है। दूसरी तरफ हमें यंग फैमिली के यंग मास्टर को दिखाते हैं और उसके साइड पे रहे उसके मास्टर को दिखाते हैं और वहीं पे वो कह रहा था कि यंग मास्टर आप इस मीट को खा लीजिए। फिर यंग मास्टर के मास्टर कह रहा होता है कि ड्रैगन क्लैन के सुप्रीम ब्लैक ड्रैगन का मीट ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। और वहीं पे हम यंग मास्टर को देखते हैं जो बहुत ही मुश्किल के साथ घिनौना तरीके से पकड़ा रहता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें ज्यून जोनाथन को दिखाता है। तभी उसके पीछे हमें ज्यून फैमिली के 7 सीक्वेंस को दिखाता है और वहीं पे 7 सीक्वेंस ज्यून जोनाथन को रोकते हुए कह रहा होता है कि एल्डर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना था। ज्यून जोनाथन 7 सीक्वेंस को कह रहा होता है कि क्या तुम जानना चाहते हो कि ज्यून सेवन 0 सेकंड टाइटल हासिल करने के लिए कोई भी ट्रायल क्यों नहीं दिया। फिर ज्यून जोनाथन कह रहा होता है कि अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं कहता हूँ जब ज्यून जोनाथन का जन्म हुआ था उसी समय 18 एंसेस्टर ने उसे 0 सीक्वेंस टाइटल घोषित कर दिया था। और वहीं पे ज्यून जोनाथन का ये बातें सुनने के बाद हमें 7 सीक्वेंस को दिखाते हैं जो अपना हाथ मुट्ठी करने लगता है। फिर ज्यून जोनाथन कह रहा था कि हाँ मुझे पता है कि तुम्हें ये लग रहा है कि बहुत ही ज्यादा अनफेयर है, अगर तुम चाहो तो 0 सीक्वेंस टाइटल के लिए ज्यून सेवन के साथ फाइट कर सकते हो और 18 एंसेस्टर उस फाइट पे कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा। ज्यून जोनाथन की ये बातें सुनने के बाद 7 सीक्वेंस पहले तो चुप रहता है और फिर वो ज्यून जोनाथन को कह रहा था कि मेरे क्वेश्चन को आंसर देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और एल्डर मुझे कोई पर्सनल मैटर है तो मुझे अभी जाना होगा। हमें ज्यून जोनाथन को दिखाता है जो 7 सीक्वेंस को जाते हुए देख रहा होता है और फिर वो मनी मन में कह रहा था कि हाँ ये बच्चा हॉट टेम्पर है फिर भी वो ये बुद्धू नहीं है और उसे बहुत अच्छी तरीके से पता है कि वो अभी सेवन के साथ फाइट करता है तो ज्यून फैमिली के लिए बहुत ही ज्यादा एम्बेरसमेंट सिचुएशन तैयार हो जाएगा। फिर जोनाथन उसके साइड पे रहे एक बंदे को कह रहा था कि वैसे सेवन कहाँ पे है। वो बंदा कह रहा होता है कि 18 एंसेस्टर ने उसे जो ड्रैगन एसेंस दिया था वो रिफाइन करने के लिए गया है। फिर वो बंदा कह रहा था कि अगर सब कुछ सही रहता है तो वो बहुत जल्द डिवाइन ब्रिज रिलम पे ब्रेक थ्रू कर जाएगा। वहीं पे मैं ज्यून जोनाथन को कहता है जो उस बंदे की ये बातें
बातें सुनने के बाद मन ही मन में कह रहा होता है कि ट्रू स्पीड रिलम से डिवाइन ब्रिज रिलम पे ब्रेक थ्रू करना ये बहुत बड़ा स्टेप है। फिर ज्यून जोनाथन चिल्लाते हुए कह रहा था कि ये अच्छा नहीं हो रहा है, जल्दी से हमें उसे ढूंढना होगा। सीन शिफ्ट होता है, ज्यून सेवन को दिखाते हैं और उसके ठीक पीछे ज्यून लिंगलोंग रहता है। और भाई ज्यून लिंगलोंग कह रहा था कि तो वैसे ड्रैगन प्रिंस का अब हम क्या करेंगे। ज्यून सेवन लिंगलोंग को एक बॉक्स देते हुए कह रहा था कि ड्रैगन प्रिंस का बचा हुआ शरीर जला देना। हमें ज्यून लिंगलोंग को दिखाते हैं जो उस बॉक्स को पकड़ लेता है। फिर वो ज्यून सेवन को कह रहा होता है कि आप कुछ उदास लग रहे हैं। और वहीं पे ज्यून सेवन कह रहा था कि क्या तुम्हारी नज़र में मैं खुश लग रहा हूँ। फिर सेवन कह रहा था कि वास्तव में दुश्मन के राइजिंग स्टार को हराना, खुद को 7 या 8 लोगों के साथ आगे बढ़ाने का सर्वोच्च दबाव सहन करना और परिवारों के लिए सम्मान अर्जित करना तो नेचुरली मुझे खुश होना चाहिए। फिर हमें ज्यून सेवन को दिखाता है जो अपने पास से वो ड्रैगन एसेंस को निकाल लेता है। और फिर वो कह रहा था कि पर इस दुनिया में ह्यूमन का लाइफ बहुत ही ज़्यादा चीप है। हमें लिंगलोंग को दिखाते हैं जो ज्यून सेवन की ये बातें सुनने के बाद कह रहा होता है कि इस कंपटीशन की दुनिया में सर्वाइव करने के लिए सिर्फ स्ट्रांग बनना पड़ता है और सिर्फ स्ट्रांग लोग ही इस दुनिया में को रूल कर पाते हैं। वैसे ड्रैगन प्रिंस जिन फैमिली के अंदर मुसीबत खड़ा करने के लिए आया था तो उसे ज़रूर पता था कि वो यहाँ पे मरने वाला है, तो डिवाइन सॉन ये सब बातों को लेकर क्यों चिंता कर रहा है। ज्यून सेवन कह रहा होता है कि ये एक ऐसी दुनिया है जहां ताकत पर लोग कमजोरों की कीमत का फायदा उठाता है, तो हम एक जानवर से अलग कैसे हुए। ज्यून सेवन की ये बातें सुनने के बाद लिंगलोंग कह रहा होता है कि यदि आप इस दुनिया के लॉ से असंतुष्ट हैं तो आपको सुप्रीम में से ऑल सुप्रीम हेवन और अर्थ पर शासन करने वाले सुप्रीम सम्राट बनना होगा। केवल तभी आपके पास ये लॉ बदलने का अधिकार हो सकता है। वहीं पे सेवन को दिखाता है जो लिंगलोंग की ये बातें सुनने के बाद कह रहा था कि हाँ तुमने सही कहा। और फिर वो मन में कह रहा होता है कि मेरा फिर से जन्म होना, ये सिस्टम और मुझे इतना कुछ हासिल करना, ये सब कुछ के पीछे कुछ ना कुछ रीजन जरूर है। फिर ज्यून सेवन आसमान की तरफ देखते हुए कह रहा होता है कि द कैलेस्टियल हेवन, द मैत्रा रिलम, मैं इस दुनिया के ऊपर राज करूंगा और यही होगा मेरा असली फ्रीडम। हमें दूसरी तरफ ज्यून लिंगलोंग को दिखाता है जो ज्यून सेवन की ये सब बातें सुनने के बाद और उसको पीछे से देखने के बाद वो टोटली शॉक हो गया होता है। और तभी हमें दिखाता है कि अचानक से एक दूसरी जगह का सीन। फिर ज्यून लिंगलोंग देख रहा होता है कि उसके सामने एक इंसान खड़ा रहता है और उस इंसान को देख के लिंगलोंग का आंखें बड़े हो गया होता है और वो टोटली शॉक हो गया होता है। फिर दिखाया जाता है कि वो इंसान और लिंगलोंग एक माउंटेन के ऊपर चढ़ा रहता है और फिर माउंटेन के नीचे कोई चिल्लाते हुए कह रहा था कि ज्यून कैलेस्टियल एम्परर। लिंगलोंग पीछे मुड़ के देखता है तो माउंटेन के नीचे बहुत सारे लोग घुटने टेक के बैठा रहता है और फिर वो सभी एक साथ कह रहा था कि हम सभी कैलेस्टियल एम्पायर को स्वागत करते हैं, हम सभी कैलेस्टियल एम्पायर को स्वागत करते हैं। वो सभी एक ही बात बार बार कह रहा होता है। पर तभी अचानक से लिंगलोंग का डायना आंख चमकने लगता है और फिर वो उसके सामने जो भी सीन था वो गायब होने लगता है। और भाई पे लिंगलोंग शॉक तो हुए मन में कह रहा था कि अभी ये क्या था, ये मेरे मिस्टिक आई का फ्यूचर विजन था। फिर लिंगलोंग ज्यून सेवन की तरफ देखते हुए मन में कह रहा था कि अगर ये फ्यूचर विजन है तो इसका मतलब डिवाइन सॉन। और तभी हमें दिखाया था कि ज्यून सेवन लिंगलोंग को कह रहा था कि अरे क्या तुम सही हो, तुम्हारे फेस कुछ अलग ही बन गया है। और वहीं पे लिंगलोंग कह रहा था कि हाँ मैं सही हूँ। फिर हमें ज्यून सेवन को दिखाता है जो वहाँ से उतर जाता है और फिर वो अपने पास से ड्रैगन एसेंस को निकालते हुए कह रहा था कि अगर एक बार मैं इस ड्रैगन एसेंस को रिफाइन कर लेता हूँ तो मेरा जो रिलम है वो सिग्निफिकेंटली बढ़ता रहेगा। फिर ज्यून सेवन लिंगलोंग को कह रहा था कि जब भी एंशिएंट स्क्वाड बॉडी मेजर रिलम पे ब्रेक थ्रू करता है तो वो बहुत ज्यादा हेवनली ट्रिब्यूलेशन अट्रैक्ट करता है, तो ये बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो हेवनली ट्रिब्यूलेशन की वजह से तुम्हें चोट लग सकता है। और हाँ याद रखना मेरे लिए नए कपड़े प्रिपेयर करके रखना। लिंगलोंग कह रहा था कि हाँ मैं समझ गया। सीन शिफ्ट होता है ज्यून सेवन को दिखाता है जो नीचे उतर आता है और वहीं पे हमें दूसरी तरफ आसमान को देखते हैं जो काला बादल से ढक जाता है। हम ज्यून सेवन को देखते हैं जो अपने पास से उस ड्रैगन एसेंस को निकाल लेता है और फिर वो कह रहा था कि चलो शुरू करते हैं। और फिर हमें दिखाया था कि आसमान गरजने लगता है, बिजलियां गिरने लगता है और वहीं पे बहुत सारे लोग उस आसमान को देख रहा होता है। हमें ज्यून जोनाथन को दिखाया है जो ये देखने के बाद कह रहा था कि अरे ये तो ट्रिब्यूलेशन क्लाउड है। उनमें से कोई एक बंदा कह रहा था कि क्या कोई ब्रेक थ्रू करने वाला है। फिर हमें दिखाया था कि आसमान से बहुत ही पावरफुल बिजलियां गिरने लगता है, बहुत ही हाई अमाउंट पे बिजलियां गिर रहा होता है। और वहीं पे एक बंदा कह रहा था कि अरे ये अच्छा नहीं हो रहा है, अरे ये ऑलरेडी शुरू हो चुका है। और फिर हम देखते हैं कि बहुत सारा बिजलियां गिर रहा होता है और वो बिजलियां सीधा ज्यून सेवन के ऊपर गिरने लगता है। तो वीडियो के स्टार्टिंग पर हमें दिखाया था कि बहुत ज़्यादा बिजलियाँ गिर रहा होता है और वहीं पर हमें दिखाया था कि ज्यून सेवन को जो अपने हाथों पे एक एल्केमी ट्राइपॉड पकड़ के रहता है और फिर वो उस ट्राइपॉड को ऊपर फेंक देता है और वो ट्राइपॉड बहुत ही बड़ा बन जाता है। और फिर हमें दिखाया था कि जितना सारा बिजलियाँ गिर रहा था वो सीधा ट्राइपॉड के अंदर जाने लगता है और वहीं पर हमें दूसरी तरफ नीचे दिखाया देता है कि ज्यून सेवन को जो उस ट्राइपॉड को कंट्रोल कर रहा होता है। और वहीं पर ज्यून सेवन बहुत ही मुश्किल के साथ वो ट्राइपॉड कंट्रोल कर रहा था, उसके शरीर से पसीना आ रहा था और तभी अचानक हमें दिखाया था कि उसके मुंह से खून निकलने लगता है। और फिर वो मन ही मन में कह रहा होता है कि मेरे पास जो डिवाइन एलिफेंट टेक्निक है वो मैजिक पावर में 4 चेंजेस हुआ है। पहला चेंजेस ये है कि सबसे पावरफुल पैटर्न को अट्रैक्ट कर सकता है। दूसरा चेंज ये है कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिफेंस है। तीसरा चेंज ये है कि सुप्रीम मूवमेंट जो वाइन डेविल विंग के जैसा फास्ट है। और मेरे डिवाइन एलिफेंट टेक्निक के जो 4th चेंज है वो है इस दुनिया के हर एक चीज़ को
रिफाइन कर सकता है। फिर जिन सेवन चिल्लाते हुए कह रहा था कि हिल्स फोर्ज 100,000 थंडर ट्रिब्यूलेशन फोर्ज माय इमॉर्टल बॉडी। और फिर हमें दिखाया था कि बहुत ही एक्सट्रीम अमाउंट की बिजलियां जिन सेवन के ऊपर गिरने लगता है। दूसरी तरफ हमें ऑडियंस को दिखाए थे जो जिन सेवन के बर्थडे बैंक्वेट के लिए आए थे। सामने का ये नजर देखने के बाद वो सभी चौंक गया होता है। उनमें से एक बंदा कह रहा था कि ये गोल्डन ओरा ये तो जून फैमिली के डिवाइन सन का है और वो तो भी थंडर ट्रिब्यूलेशन के अंदर है, क्या वो सक्सेस हो चुका है? वहीं पे हमें सेंस शिफ्ट होता है, दिखाया था कि जून सेवन के फोरहेड पे एक गोल्डन कलर का रे चमक रहा होता है और हमें फाइनली दिखाया था जून सेवन के पूरे चेहरे को जो एक मैच्योर बॉडी बन गया होता है। यार बॉडी क्या है भाई। फिर हमें जिन सेवन को दिखाया था जो आसमान की तरफ देखता है और वहीं पे हमें आसमान में दिखाया था कि बिजलियां कड़क रहा होता है। और ये देखने के बाद जिन सेवन कह रहे थे कि क्या अब तेरा समय आ चुके जानेगा। फिर हमें दिखाया था कि आसमान में गोल्डन कलर का रोशनी चमक रहा होता है और वहीं पे जितना सारा धुंधला बादल था वो सभी गायब होने लगता है। और वहीं पे हमें दूसरी तरफ ऑडियंस को दिखाया था जो सामने का ये नजारा देख। वहीं पे हमें दूसरी तरफ दिखाया था कि जिन सेवन का जो डिवाइन एलिफेंट टेक्निक था वो फुल फॉर्म बन के एक एलिफेंट बन गया होता है और वो बहुत ही बड़ा एलिफेंट रहता है और वो रोआर कर रहा होता है। वहीं पे हमें दूसरी तरफ ऑडियंस को दिखाया था जो सामने का ये नजारा देख रहा होता है और सभी का मुंह खुला का खुला रह गया होता है। उनमें से एक बंदा कह रहा था कि क्या क्लाइमेटिक क्लाउड बर्बाद हो गया। उनमें से एक दूसरा बंदा कह रहा था कि हाँ वो कौन सा जीनियस है जो आसमान के क्लाइमेटिक के बिजली भी उसके ऊपर गिरने में डर रहा है। वहीं पे एक तीसरा बंदा कह रहा था कि मुझे तो लगता है कि इस दुनिया में ये सब काम सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है, जून फैमिली के डिवाइन सन जून सेवन। वहीं पे सीन शिफ्ट होता है, मैं जून सेवन को दिखाया था जो मन में कह रहा था कि मैं फाइनली मेरे 3 रिलम को कंप्लीट कर चुका हूँ और मेरे बॉडी के अंदर डिवाइन ब्रिज बिल्ड हो चुका है और अब इसके मदद से मेरे स्पिरिचुअल सी और मेरे डेड एंड को मेरे माइंड की डिवाइन प्लेस पे कनेक्ट कर सकता हूँ। फिर हम जून सेवन को देखते हैं जो अपने छाती पे हाथ रखता है और फिर वो कह रहा था कि मेरा जो डिवाइन ब्रिज है वो पूरा तैयार नहीं हुआ और मेरे पास जो हेवनली ट्रिब्यूलेशन का पावर था वो ऑलरेडी मेरे लॉन्ग यून और मेरे सुप्रीम बोर्ड ने एब्जॉर्ब कर लिया है। फिर जून सेवन मन में कह रहा था कि ऐसा लगता है मुझे हेवन और अर्थ का ट्रेजर ढूंढना पड़ेगा जिसके वजह से मेरे शरीर पे रहे सुप्रीम बोन को खिला सकूं। पर तभी अचानक से हमें दिखाई थी कि भाई पे जिन लिंगलोंग आ जाता है नया कपड़े लेके और फिर वो कह रहा था कि सन ऑफ गॉड। और भाई हम जिन सेवन को देखते हैं जो लिंगलोंग की तरफ देखता है और फिर वो नीचे उतर आता है और फिर वो कह रहे थे कि तुमने एकदम सही समय पे आया। फिर हमें जिन सेवन को दिखाते हैं जो नया कपड़े पहन रहा था और फिर वो लिंगलोंग को कह रहा होता है कि ये बैंक्वेट खत्म होने के बाद मैं ये जगह छोड़ दूंगा और एक्सपीरियंस गेन करने के लिए मैं दुनिया घूमूंगा और हाँ अगर तुम्हें कोई अच्छी जगह के बारे में पता है तो मुझे बता सकते हो। भाई पे लिंगलोंग कह रहे थे कि अच्छा ठीक है मैं आपको रिकमेंड करूँ। भाई पे मैं दूसरी तरफ जिन सेवन को दिखाया था जो मन में कह रहा था कि चलो अब समय आ चुका है एंसेस्टर से मिलने का। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया था कि होंगजुआ एंसेस्ट्रियल ड्रैगन नेस्ट को और फिर हमें दिखाया था कि पूरी जगह कांप रहा होता है और भाई पे मैं दूसरी तरफ दिखाया था कि भाई पे जितना सारा ऑर्डिनरी डीमन था वो सभी अपना घुटने टेक के बैठ गया होता है। उनमें से एक डीमन कह रहा था कि ये क्या हो रहा है, क्या सुप्रीम बीइंग ऑफ द एंसेस्ट्रियल ड्रैगन गुस्सा हो चुका है। भाई पे सीन शिफ्ट होता है, हमें एक जगह का सीन दिखाया था। भाई पे हमें दिखाई थी कोई कह रहा होता है कि तुम इतना ज्यादा गुस्सा क्यों हो, क्या तुम जून फैमिली के हर एक मेंबर को मार देना चाहते हो। और भाई पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है कि जून फैमिली के 18 एंसेस्टर का हिम्मत कैसे हुआ मेरे ड्रैगन सन और घोस्ट ड्रैगन को मारने का। फिर हमें फाइनली एक ड्रैगन को दिखाता है जो बहुत ही ज्यादा गुस्सा रहता है और फिर वो कह रहा होता है कि वो लोग क्या सोचता है मेरे एंसेस्ट्रियल ड्रैगन नेस्ट को, क्या वो सभी सोचता है कि हम कुछ नहीं कर सकते। भाई पे हमें एक दूसरे ड्रैगन को दिखाए थे जो कह रहा था कि जून फैमिली के जून सिवा बहुत ही ज्यादा फेमस और पावरफुल है और अभी के समय पे उससे रिवेंज लेना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इनमें से एक तीसरा ड्रैगन कह रहा था कि जब उसका हिम्मत हो गया हमारे एंसेस्टर को मारने का तो हम भी जून फैमिली को खत्म कर देंगे। और वैसे जून फैमिली के पास एक छोटा सा बच्चा है ना जिसके पास एंशिएंट होली बॉडी है जो जून फैमिली उसको लेकर बहुत ज्यादा उछल रहा है। उनमें से एक ड्रैगन कह रहा था कि क्या हम ये सब मैटर आवतियान को इन्फॉर्म करें। उनमें से एक दूसरा वाला ड्रैगन कह रहा था कि नहीं उसे आप डिस्टर्ब मत करना क्योंकि आवतियान अभी 5th ड्रैगन एसेंस रिफाइन कर रहा है। और गाइस आप सभी को तो पता ही है आवतियान कौन है, वो ड्रैगन प्रिंस का बड़ा भाई। उनमें से ड्रैगन कह रहा था कि जब आवतियान 7 ड्रैगन एसेंस को सक्सेसफुली रिफाइन कर लेगा और डिवाइन ड्रैगन ब्लड को ऐड कर लेगा खुद के शरीर के अंदर वो इस इमॉर्टल रिलम पे यंगर जनरेशन को सरपास कर देगा। पर तभी जनरेशन में एक ड्रैगन को दिखाया था जो कह रहा था कि चाहे जो भी हो जून फैमिली के जो डिवाइन सन है हमें उसे मारना होगा। फिर हमें वहीं पे एक ड्रैगन को दिखाया था जो कह रहा था कि ये तो बहुत अच्छी बात है जून फैमिली तुम अपने खून से हिसाब चुकता करने वाले हो, खून के बदले खून। सीन शिफ्ट होता है, हमें यंग फैमिली के यंग मास्टर को दिखाया था और उसके सामने ही उसका मास्टर बैठा रहता है और फिर वो पूछ रहा था कि यंग मास्टर आपको कैसा फील हो रहा है। भाई पे हमें यंग फैमिली के यंग मास्टर को दिखाया था जो होपलेस रहता है और फिर वो कह रहे थे कि हाँ जून फैमिली के डिवाइन सन 2 एक्स्ट्राऑर्डिनरी फिजिक्स पोसेस करके रखा है, एक एंशिएंट होली बॉडी और एक सुप्रीम बोन और उसका जो कल्टीवेशन है मेरे से बहुत ही ज्यादा हाई है फिर भी वो खुद के ऊपर प्राउड नहीं है, यहाँ तक कि वो मुझे पोलाइटली ट्रीट किया। फिर यंग फैमिली के यंग मास्टर कह रहा होता है दूसरी तरफ देखते हुए मैं सच में एक वेस्ट हूँ
और भाई हमें दूसरी तरफ दिखाया था कि यंग मास्टर के मास्टर को, जो उसके यंग मास्टर की तरफ देखते हुए मन ही मन में कह रहा था कि ऐसा लगता है कि यंग मास्टर का 1000 टूट चुका है। और तभी अचानक से हमें यंग मास्टर को दिखाया था जो कह रहा था कि चाहे जो भी हो मुझे गिव अप करने का कोई इंटेंशन नहीं है। वैसे मेरे पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है उसे थ्रोन को हासिल करने के लिए मैं ब्लॉक कर सकूं, पर ऐसा कुछ चीज है जो खुद से फाइट करना होता है। वहीं पे हमें यंग मास्टर के मास्टर को दिखाया था जो उसके यंग मास्टर की तरफ देखते हुए हंसता है और फिर वो कह रहा था कि अगर तुम ऐसे सोचते हो तो ये बहुत अच्छी बात है। तो वीडियो के स्टार्टिंग पर हमें जीवन फैमिली के एंसेस्ट्रियल लैंड को दिखाए थे। वहीं पे हम देखते हैं कि जीवन सेवन को जो उसके एंसेस्टर को ग्रीट करते हुए कह रहा होता है कि एंसेस्टर क्या आप मुझसे मिलना चाहते थे। हमें जीवन फैमिली के 18 जनरेशन के एंसेस्टर को दिखाए थे जो जीवन सेवन की तरफ देखते हुए कह रहा होता है कि बहुत अच्छे, तुम्हारे जो इंस्ट्रूमेंट है वो मैजेस्टिक है, तुम्हारे अपीयरेंस को देख के लग रहा है कि तुम एक एम्परर हो। सेवन, मैं तुमसे कुछ पूछने वाला हूँ, अगर तुम हेवनली एम्परर बनते हो तो तुम क्या करोगे। जीवन सेवन कह रहा होता है कि अगर मैं हेवनली एम्परर बनता हूँ तो इस दुनिया के जितने सारे दुश्मन हैं उस सभी को मैं मार दूंगा, पर अगर मैं सिर्फ ये करता हूँ तो ये बहुत ही ज्यादा बोरिंग रहेगा। हर एक ग्रेट एम्परर एंशिएंट टाइम से यही करते आए। और जीवन सेवन की ये सब बातें सुनने के बाद हमें 18 जनरेशन के एंसेस्टर को दिखाता है जो चुपचाप रहता है और जीवन सेवन की बातों को सुन रहा होता है। उसके बाद जीवन सेवन कह रहा होता है कि अगर मैं हेवनली एम्परर बनता हूँ तो मैं एक ऐसी दुनिया क्रिएट करूंगा जो पास्ट को शॉक कर दूंगा और प्रेजेंट को ब्राइट बनाऊंगा, जो एक न्यू इरा जो हर किसी के इमेजिनेशन से बाहर है। जीवन सेवन की बातें सुनने के बाद हमें 18 जनरेशन के एंसेस्टर को दिखाता है जो कह रहा होता है कि इंटरेस्टिंग। उसके बाद वो एक ही झलक में जीवन सेवन के पास आता है। फिर वो कह रहा था कि सेवन, क्या तुम इमोर्टल किलिंग टेक्निक लर्न करना चाहते हो। ये टेक्निक के नाम सुनने के बाद जीवन सेवन के शरीर से पसीना आ रहा होता है। फिर वो कह रहा था कि क्या यही टेक्निक है जिसकी वजह से आप कैलेस्टियल सुप्रीम ड्रैगन को मारा था। एंसेस्टर हंसते हुए कह रहा होता है कि स्वॉर्ड सभी वेपनों का किंग है और वाइल्ड हेवन के इमोर्टल रिलम पे ये स्वॉर्ड टेक्निक सी ऑफ स्मोक के जैसा है, जो सबसे ऊपर है उन्हें दुनिया के 5 डिवाइन सीक्रेट्स कहती है। और मेरे जीवन फैमिली के इमोर्टल किलिंग स्वॉर्ड आर्ट 5 गॉड आर्ट में से एक है। एंसेस्टर की ये बातें सुनने के बाद हमें जीवन सेवन को दिखाता है जो कह रहा होता है कि 5 सीक्रेट्स। एंसेस्टर कह रहा होता है कि अनफॉर्चुनेटली ये इमोर्टल किलिंग स्वॉर्ड टेक्निक जितना ज्यादा पावरफुल है उसे सीखना भी और भी ज्यादा डिफिकल्ट है, और ये जो यूनिक स्किल है वो ऑर्डिनरी लोगों के लिए नहीं है। और वैसे तुम दुनिया घूमने के लिए निकल रहे हो तो तुम्हारे पास एक ट्राम कार्ड भी होना चाहिए, तो इसलिए मैं तुम्हें ये टेक्निक दे रहा हूँ। जीवन सेवन कह रहा था कि एंसेस्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद हमें एंसेस्टर को दिखाता है जो जीवन सेवन को कह रहा होता है कि ये इमोर्टल किलिंग स्वॉर्ड टेक्निक 3 टाइप के हैं। फर्स्ट फॉर्म इमोर्टल मेटर जो माना से स्वॉर्ड तैयार होता है जो फिजिकल बॉडी के ऊपर अटैक करता है। सेकेंड फॉर्म है इमोर्टल डिस्ट्रक्शन स्वॉर्ड ऑफ सोल, इस टेक्निक की मदद से सोल ऑफ स्ट्रेन के ऊपर अटैक कर सकते हो। और लास्ट मूव को कहते हैं कील द इमोर्टल इज द स्वॉर्ड दैट कॉम्बाइन स्पिरिट एंड बॉडी। और मैं इस स्वॉर्ड टेक्निक को यूज करने के बाद मैं कैलेस्टियल सुप्रीम ड्रैगन को मारा था। जब तुम एक बार इस टेक्निक के फर्स्ट मूव को सीख जाओगे तुम्हें ऑफिशियली दुनिया के बाहर घूमने का परमिशन मिल जाएगा। और हाँ, आज से तुम्हारा प्रॉब्लम तुम्हें खुद सॉल्व करना होगा और मेरे जैसे एक बुढ़े इंसान के लिए हर समय तुम्हें सपोर्ट करना इम्पॉसिबल है। जीवन सेवन कह रहा होता है कि एंसेस्टर आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके हर एक बातों को समझ गया। सीन शिफ्ट होता है, हमें 3 महीने के बाद का सीन देखते हैं। वहीं पे हमें दिखाया था कि तेंदिया प्लेस के वेयर हाउस को। तभी पे हमें एक दोनों बंदे को दिखाए थे जो अपने अपने बातें कर रहा होता है। तभी अचानक से एक बंदे को दिखाया था जो कह रहा होता है कि मिस लिंग लॉन्ग सन ऑफ गॉड के मेड से बढ़कर लगता है। उनमें से एक दूसरा बंदा कह रहा होता है कि ये बेहतर होगा कि तुम उसे कह सकते हो कि सन ऑफ गॉड के हाउस कीपर है। वहीं पे मैं रूम के अंदर जीवन लिंगलोंग को दिखाया था जो कुछ रीड कर रहा होता है, जो लिंगलोंग के लिए एक लेटर रहता है और उस लेटर पे लिखा रहता है कि डियर फ्रेंड लिंगलोंग, मेरे फादर के सीरियस बुकर की वजह से मैं जीवन फैमिली के सन ऑफ गॉड 10th बर्थडे बैंक्वेट पे नहीं जा पाई। और एंशिएंट टाइम से जीवन फैमिली एक अनपैरेलल्ड फैमिली है मेरे कंट्री के किंग और मिलियन लोगों को बचाने के लिए। एंशिएंट कंट्री सुजाकू कंट्री को रीपे करना चाहता है। और वो जेड स्लीप पढ़ने के बाद लिंगलोंग मन ही मन में कह रही होती है कि ये जेड स्लीप सन ऑफ गॉड के लिए नहीं है पर मेरे लिए है। और तभी से समय दिखाया था कि जमीन हिलने लगता है और ये देखने के बाद लिंगलोंग पीछे मुड़ के देखता है, एक गोल्डन कलर का रोशनी चमक रहा होता है। और ये देखने के बाद पे जितने सारे लोग थे वो सभी कह रहा था कि अरे ये डायरेक्शन तो जीवन फैमिली के एंसेस्ट्रियल लैंड से आ रहा है। हमें दूसरी तरफ दिखा रहता है कि एक बहुत ही पावरफुल गोल्डन कलर का रोशनी आसमान की तरफ जा रहा होता है। और ये देखने के बाद हमें लिंगलोंग को दिखाता है जो चौंक गया होता है। फिर वो कह रहा था कि सन ऑफ गॉड। हमें दूसरी तरफ जीवन जनाथन को दिखाता है जो इस लाइट को देखने के बाद टोटली शॉक हो गया होता है। फिर वो कह रहा था कि इमोर्टल किलिंग स्वॉर्ड टेक्निक, क्या ये 18 एंसेस्टर है। और तभी हमें जनाथन के पीछे एक बुड्ढे को दिखाया था जो कह रहा था कि नहीं, गलत है, वैसे ये स्वॉर्ड लाइट तो पावरफुल है पर ये 18 एंसेस्टर की तरह पावरफुल नहीं है। वहीं पे हमें एक दूसरे बुड्ढे को दिखाया था जो कह रहा था कि ये सेवन है, सिर्फ 3 महीना ही हुआ है पर ये बच्चा इमोर्टल किलिंग स्वॉर्ड आर्ट को लर्न कर लिया
ये बच्चा किस तरह के मॉन्स्टर है। वहीं पे सीन शिफ्ट होता है, हमें 18 जनरेशन के एंसेस्टर को दिखाते हैं जो बहुत ही ज्यादा खुश रहता है। फिर वो हंसते कह रहा था कि तुम बच्चे। वहीं पे हमें जून 7 को दिखाते हैं जो कह रहा था कि एंसेस्टर क्या मेरा ये स्टाइल क्वालिफाइड है। पर हमें एंसेस्टर को दिखाते हैं जो बहुत ही ज्यादा खुश रहता है। फिर वो हंसते कह रहा था कि मुझे ये टेक्निक सीखने के लिए 1 साल लगा था, पूरा 1 साल, पर तुम बच्चे। उसके बाद हमें एंसेस्टर को दिखाते हैं जून 7 की पीठ पे थपथपाते हुए कह रहा होता है कि जाओ, अब तुम्हारा समय आ चुका है खुद का इरा क्रिएट करने का। वहीं पे सीन शिफ्ट होता है, हमें जून 7 को दिखाता है जो बाहर आ गया होता है। फिर वो मन में कह रहा था कि फाइनली मैं इस माउंटेन को छोड़ के घर से बाहर जा सकता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि लिंगलोंग मेरे लिए क्या अच्छी जगह चूज किया है, पर अभी भी मेरे ग्रैंडपा को गुड बाय कहना है। पर तभी अचानक हमें दिखाया था कि जून 7 के पीछे जून जोनाथन आ जाता है। फिर वो कह रहा था कि क्या तुम मुझे ढूंढ रहे थे। जोनाथन को यहाँ पे देखने के बाद 7 कह रहा होता है कि ग्रैंडपा आपका ये फेस इस तरह से क्यों बनाया हुआ है। और ये देने के बाद जून जोनाथन कह रहा था कि बकबस बातें करना बंद करो, तुमने एंसेस्ट्रियल लैंड पे बहुत बड़ा सीन क्रिएट कर दिया था, तो मैं इस तरह से नहीं दिखूंगा तो कैसे दिखूंगा। और वैसे तुमने क्या इमॉर्टल किलिंग शॉट टेक्निक को लर्न कर लिया। और ये बातें सुनने के बाद हमें जून 7 को दिखाता है जब अपना नाक चौड़ा करते हुए कह रहा था कि हाँ सिर्फ फास्ट मूव को ही ट्राई किया है। जून जोनाथन कह रहा था कि क्या लिटिल मॉन्स्टर हो तुम मेरे नाक के नीचे से ग्रो हो रहे हो, पर मुझे रियलाइज ही नहीं हुआ कि तुम्हारे पास जो सुप्रीम बोन है वो तुम मुझसे छुपा रहे हो। जोनाथन की ये बातें सुनने के बाद हमें जून 7 को दिखाता है जो कह रहा होता है कि मैं आपसे सच कहूँ, मेरे पास सुप्रीम बोन है, वो मुझे अभी पता चला। और आप तो देख सकते हैं कि आपका जो एल्डेस्ट ग्रैंडसन है वो आपका ट्रेजर बॉय है, वो जब भी स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से डील करता है वो स्ट्रॉन्ग बन जाता है। जून जोनाथन कह रहा था कि चलो भूल जाओ, मैं तुम्हारी ये बकवास बातें सुनने के लिए यहाँ पे नहीं आया हूँ। सेवन, तुम्हारे पास 2 टॉप नॉच फिजिक्स है, अब तुम्हारे कल्टीवेशन के एफर्ट को भी डबल करना होगा। स्पेसिफिकली एंशिएंट होली बॉडी। जब तुम्हारा जन्म हुआ था तो आसमान में पिलग्रिम हेलोइन अपीयर हुआ था। वे भी अभी तक 5 विजन है जो अभी तक जागा नहीं है। अब तुम्हें वो 5 विजन को खुद समझने का जरूरत है। पर तुम्हारे ग्रैंडपा को पता है कि तुम्हारे होली बॉडी के 2nd विजन की जो अंडरस्टैंडिंग है वो कहाँ पे जाके तुम स्पीड अप कर सकते हो। जून जोनाथन की ये बातें सुनने के बाद हमें जून 7 को दिखाता है जो थोड़ा शॉक हो गया होता है। तभी समय जून 7 को दिखाता है जो पप्पी फेस बनाते हुए जून जोनाथन के पास आ जाता है। फिर वो कह रहा था कि ग्रैंडपा प्लीज मुझे बताइए ना। और वहीं पे हमें जून जोनाथन को दिखाता है जो मन में कह रहा होता है कि ये सीन मुझे बहुत ज्यादा फेमिलियर लग रहा है। उसके बाद जून जोनाथन जून 7 को दूर करते हुए कह रहा था कि अच्छा ठीक है ये डिस्गस्टिंग फेस बनाना बंद करो। क्या तुमने कभी पेनवुड डेस्टिनी के बारे में सुना है। जून 7 कह रहा होता है कि पेनवुड डेस्टिनी, ऐसा लग रहा है कि ये इमोर्टल गॉड डेस्टिनी की सबसे पावरफुल फोर्स है ना। जोनाथन कह रहा होता है कि एकदम सही कहा, और ये पेनवुड डेस्टिनी के फाउंडर एम्परर पेनवू है। पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि मेरे जीन फैमिली के पास भी एम्परर क्यूतियान है। और इंपॉर्टेंट र्यूमर ये है कि एम्परर फेनवू एंशिएंट होली बॉडी के साथ प्रेग्नेंट था। गाइस ये बातें मुझे कुछ भी समझ नहीं है। हो सकता है कि एम्परर फेनवू एक लेडी है यानी वुमेन है जो प्रेग्नेंट हो गया था, शायद कुछ हो सकता है, आगे पता चलेगा। वैसे जोनाथन कह रहा होता है कि र्यूमर ये है कि पेनवू डेस्टिनी के डीप प्लेस में पेनवू मुस्लिम है। 7 कह रहा होता है कि पर पेनवू डेस्टिनी तो दूसरे लोगों को सीक्रेट रियलम पे एंटर करने नहीं देता है ना। जोनाथन कह रहा होता है कि ये सच है, एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल नहीं है सीक्रेट रियलम पे एंटर करना। एक रास्ता है जिसके वजह से तुम सीक्रेट रियलम पे एंटर कर सकते हो। हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई जून 7 जून जोनाथन को कह रहा होता है कि अच्छा ठीक है, आपने जो कुछ भी कहा मैं याद रखूंगा, जब भी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा मैं पेनवू डेस्टिनी के सीक्रेट रियलम पे विजिट करने जरूर जाऊंगा। तभी समय दिखाया था कि जून 7 के सिस्टम से डिंग करते नोटिफिकेशन आता है, कांग्रेचुलेशन टू द होस्ट, न्यू चेक इन लोकेशन रिफ्रेश हुआ है। सीन शिफ्ट होता है, हमें जून 7 को दिखाता है जो कहीं पे जा रहा होता है। फिर वो मन में कह रहा होता है कि 2 चेक इन पॉइंट रिफ्रेश हुआ है, एक यातियान सुप्रीम सीक्रेट ट्रेजर और दूसरा है पेनवू मौजिलम। पर तभी समय दिखाया था कि जून 7 को कुछ नोटिस होता है। वहीं पे हम दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जून लिंगलोंग को जो एक जगह पे बैठा रहता है। जून लिंगलोंग को यहाँ पे देखने के बाद जून 7 कह रहा था कि यो क्या तुम मेरे लिए इंतजार कर रहे हो। लिंगलोंग कह रहा होता है कि आपका ये अटेंडेंट आपके लिए यहाँ पे इंतजार कर रहा था। 7 कह रहा होता है कि तुम मेरे साथ इस तरह से बातें बिल्कुल भी मत करना, मुझे बहुत ज्यादा पैनिक महसूस होता है। अगर तुम्हें कुछ क्वेश्चन है मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हो। और हम लिंगलोंग को देखते हैं जो उदास बैठी रहती है। फिर वो अचानक से अपने पास से जेड स्लिप को निकालती है। जून 7 को कह रहा होता है कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। मैं जून 7 को दिखाता है जो एक सीरियस फेस बनाते हुए लिंगलोंग को कह रहा होता है कि मैंने तुम्हें कहा है ना कि तुम्हें ये घूमने टेकने का जरूरत नहीं है। तो बाद जून 7 लिंगलोंग के पास से वो जेड स्लिप ले लिया था और फिर वो कहता है कि चलो पहले मैं ये जेड स्लिप देखता हूँ क्या है इसमें। 7 कह रहा होता है कि ये एंशिएंट कंट्री सुजाकू से है और ये इलेक्सा, सच में मेरे पास इस तरह की चीजों का कमी नहीं है तो मैं ये दे सकता हूँ। तभी समय दिखाया था कि जून 7 के सिस्टम से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है कि कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपको न्यू चेक इन लोकेशन रिफ्रेश हुआ है, आप जो क्यू एंशिएंट प्लेस पे जाके साइन इन कीजिए। सीन शिफ्ट होता है, हमें जो क्यू एंशिएंट कंट्री को दिखाता है, हमें इंपीरियल सिटी को दिखाता है। वहीं पे हमें रूम के अंदर एक इंसान को दिखाता है जो हंस रहा होता है और उसके साइड पे एक लड़की बैठी रहती है। फिर हम उस इंसान को देखते हैं जो अपनी कांपते आवाज में कह रहा होता है कि यूनर तुम खुद को फोर्स ना करो एलिक्सर को आने के लिए। और फिर हमें इस इंसान के आइडेंटिटी को बताया जाता है जो क्यू एंशिएंट किंगडम के लॉर्ड। फिर वो इंसान उसके साइड पे बैठे रही उस लड़की को कह रही होती है कि खुद को और गलत मत समझो। फिर वो लड़की उस इंसान के हाथ को पकड़ती है। फिर वो कह रही होती है कि फादर वांग एंशिएंट के पास ऑलरेडी एक
आइडिया है, आप कहिए यूनर आपको क्योर करके ही रहेगी। फिर हमें फाइनली इस लड़की की आइडेंटिटी को दिखाई जाती है जो सुजुकी एंशिएंट किंगडम के प्रिंसेस है, जिसका नाम है यूनर। तभी समय दिखाया था कि यूनर के पीछे एक मेड आ जाता है। फिर वो कह रहा था कि योर मैजेस्टी एंशिएंट किंगडम के रॉयल हाइनेस प्रिंसेस आपसे मिलने के लिए आए हैं, और वो साइड हॉल पे इंतजार कर रहा है। ये बातें सुनने के बाद हमें यूनर के फादर को दिखाया था जो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया होता है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रहा था कि ये बास्टर्ड ये फिर से क्यों यहाँ पे आया है। पर हम यूनर को देखते हैं जो उसके फादर के हाथ को पकड़ लिया होता है। फिर वो कह रहे थे कि फादर आप गुस्सा मत होइए, मैं उस इंसान से डील करती हूँ। सीन शिफ्ट होता है, हमें साइड हॉल को दिखाया जाता है। वहीं पे हम रॉयल हाइनेस प्रिंस को देखते हैं जो खड़ा रहता है, पर उसके पीछे हम देखते हैं कि यूनर आ जाती है। उसके बाद यूनर कह रही होती है कि लेट आने के लिए मुझे माफ कर देना योर हाइनेस। और हम प्रिंस को देखते हैं जो कह रहा होता है कि यूनर हम एक दूसरे में इतना ज्यादा दूरियां क्यों हैं? मैं तुमसे कुछ दिनों से नहीं मिला, अब तुम्हें उपजे हुआ महसूस हो रहा है। और फिर हमें बताया था कि इस इंसान का क्या आइडेंटिटी है। वो किंगलॉन एंशिएंट किंगडम के फर्स्ट प्रिंस है जाओ चैन। और जाओ चैन की ये बातें सुनने के बाद यूनर कह रही होती है कि आपका ये कॉन्सर्न के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पर हम प्रिंस को देखते हैं जो कह रहा था कि चिंता मत करो, हम दोनों के शादी के दिन मेरा एंशिएंट किंगडम तुम्हारे व्रतल गिफ्ट पे एलिक्सा गिफ्ट करेगा। वहीं पर हमें यूनर को दिखाई जाती है जो एक कोल्ड फेस बनाते हुए कह रही होती है कि आपकी ये गहरी सोच के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि यूनर और प्रिंस का जो चैट होता है वो खत्म हो गया होता है। भाई भी यूनर जा रहा था, भाई उसका जो मेड रहता है वो चिल्लाते हुए कह रहा था कि ये बहुत ही ज्यादा हेटफुल है। हिज मैजेस्टी जब किंगडम के लॉर्ड के साथ सीक्रेट रिलम पे एक्सप्लोर कर रहा था तब किंगडम के लॉर्ड हिज मैजेस्टी को पॉइजन दे दिया था। तभी ये ट्रिक यूज करने के बाद हिज मैजेस्टी के पास मैरिज का डिमांड कर रहा है। पर हम यूनर को देखते हैं जो कह रहा था कि जो तुम अब संत हो जाओ, दीवारों को भी कान होता है। भाई भी यूनर जाती है मन में कह रही होती है अगर मैं सच में एंशिएंट किंगडम पे शादी तो मेरी जो शिजुकी एंशिएंट किंगडम है वो पूरा बर्बाद हो जाएगा। क्या सच में कोई रास्ता नहीं है इस मुसीबत से निकलने का? और तभी ना समय दिखाया जाता है कि यूनर के पीछे एक इंसान आ जाता है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि योर हाइनेस एक अर्जेंट न्यूज है, ज्यून फैमिली ने रिप्ले किया है। उसके बाद वो इंसान अपने हाथ पे रहे जेड स्लिप को यूनर को देते हुए कह रहा होता है कि ये रहा प्रेजेंट। उसके बाद हम यूनर को देखते हैं जो उस जेड स्लिप को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वो कह रही होती है कि ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लिंगलोन ने मुझे रिप्ले किया है। सीन शिफ्ट होता है, हमें ज्यून फैमिली के रेसिडेंस को दिखाते हैं। वहीं पे हम ज्यून सेवन को देखते हैं जो कह रहा होता है कि वेल ये काम नहीं करेगा। ज्यून सेवन के पीछे हमें लिंगलोंग को एक बुड्ढी को दिखाई जाती है। वहीं पे वो बुड्ढी कह रही होती है कि मिस ये गॉड ऑफ सन क्या कर रहा है। लिंगलोंग कह रही होती है कि हो सकता है कि वो खुद के राइड के लिए मोड चूज कर रहा है। लिंगलोंग की ये बातें सुनने के बाद हमें वो उस बुड्ढी को दिखाई जाती है जो कह रही होती है कि वो सन ऑफ गॉड होने के नाते वो 9 ड्रैगन यूपेन को राइड कर सकता है, पर ये छोटे मोटे वेस्ट को लेकर क्या कर रहा है। लिंगलोंग कह रही होती है कि वो हाई प्रोफाइल बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। हमें कुछ समय के पहले का सीन दिखाते हैं। भाई ज्यून लिंगलोंग और ज्यून सेवन बातें कर रहा होता है। भाई ज्यून सेवन कह रहा होता है कि मैं ये नहीं चाहता कि कोई इंसान मेरे पर्सनल वेसल फोर्सेस बन के मुझे सर्व करे। वही लिंगलोंग कह रही होती है कि यह था कि ज्यून फैमिली के हर एक मेंबर के पास वेसल फोर्सेस है। वैसे एंशिएंट कंट्री जुक्यू के पास कोई स्पेशल पावर नहीं है, पर प्रिंसेस बाय यूनर के पास सुजाको डिवाइन फायर और उसे हम यंगर जनरेशन के जीनियस कह सकते हैं। पर हमें ज्यून सेवन को दिखाया जाता है जो लिंगलोंग की ये सब बातें सुनने के बाद हंसते हुए कह रहा होता है क्या तुम सिर्फ तुम्हारी लिटिल सिस्टर के लिए गुहारा नहीं लगा रहे हो। और हमें लिंगलोंग को दिखाया जाता है जो ज्यून सेवन की ये सब बातें सुनने के बाद अजीब सा हरकतें करते हुए कह रहा होता है कि मैं लिंगलोंग ये कैसे कर सकता हूँ, मेरे इस जिंदगी को सन ऑफ गॉड को साफ करने के लिए दे चुकी हूँ। मैं एकमात्र बाहरी व्यक्ति के लिए एलिक्सा के बारे में सन ऑफ गॉड को कैसे धोखा दे सकता हूँ। लिंगलोंग की ये बातें सुनने के बाद ज्यून सेवन कह रहा होता है कि अच्छा ठीक है एक्टिंग करना बंद करो, मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। ज्यून सेवन थोड़ा सीरियस हो जाता है। फिर वो कह रहा होता है कि मैं खुद की आंखों से देखना चाहता हूँ एंशिएंट कंट्री शिजुको एलिक्सा रिसीव करने के लिए डिजर्व करता है या नहीं। और ज्यून सेवन की ये बातें सुनने के बाद हमें लिंगलोंग को दिखाई जाती है जो मन में कह रही होती है कि सन ऑफ गॉड का जो बिहेवियर है दूसरे लोगों से अलग है। सच में मैंने उस दिन जो फ्यूचर देखा था। और हम ज्यून सेवन को देखते हैं जो लिंगलोंग को एक शिप दिखाते हुए कह रहा होता है कि लिंगलोंग हम इस बिस्ट के मदद से राइड करेंगे, ये एक फर्स्ट क्लास मिथिकल बिस्ट है। वहीं पे मैं उस शिप को दिखाया था जो कह रहा था कि वैक तू। और ये देखने के बाद हमें तो लिंगलोंग को देखकर शॉक हो गया था। फिर वो कह रहा था कि मैं रिजेक्ट करता हूँ। और तो वीडियो के स्टार्टिंग में ज्यून लिंगलोंग को दिखाई जाती है जो कह रही होती है कि सन ऑफ गॉड हमें जाने से पहले कुछ डिसाइड करना है, क्या आपके पास समय है। भाई पे ज्यून सेवन कह रहा होता है कि हाँ क्या हुआ। लिंगलोंग कह रही होती है कि ये लैंड किंग के बारे में और मैंने उसे अभी डंजन पे लॉक करके रखा है और क्लैन एल्डर ने ऑलरेडी कह दिया है कि इस मैटर को आपको हैंडल करना है। और गाइस आप सभी को तो पता है कि लैंड किंग का कौन है, वही पर्पल हेयर वाली लड़की। और लिंगलोंग की बातों को सुनने के बाद ज्यून सेवन कह रहा था कि ओ तो वो नॉइसी लिटिल गर्ल। वैसे तुम्हें क्या लगता है कि मैं उस लड़की के साथ कैसे डील करूँ। भाई भी लिंगलोंग कह रही होती है कि जो इंसान फॉर्जून क्लैन के साथ जुड़ के हमारे एम्पायर फैमिली को हार्म करने की कोशिश किया है उसे जरूर क्लैन के रूल के हिसाब से उसे पनिश करना चाहिए। और ये बातों को सुनने के बाद जिन सेवन कह रहा होता है कि पनिशमेंट। लिंगलोंग कह रही होती है कि धोखेबाज इंसान को हमारे क्लैन के रूल के हिसाब से खोटी पे कील से ठोक दिया जाता था
और जब तक वो पूरी तरीके से सूख न जाता है वो तब तक सूर्य के सामने रख दिया जाता था। और ये पनिशमेंट को सुनने के बाद जून 7 मन में कह रहा था कि हाँ, इस तरह के पनिशमेंट सिर्फ दूसरों के मजे के लिए है। फिर अचानक से जून 7 कह रहा होता है कि लिंगलोंग मुझे एक पेन और पेपर दो। और जून 7 की ये बातों को सुनने के बाद हमें लिंगलोंग को दिखाती है जो मन में कह रही होती है कि मेरे नाम से बुलाना इसका मतलब जरूर एक सीरियस बिजनेस है। जून 7 कह रहा होता है कि अगर तुम मेरे साथ जून फैमिली पे रहना चाहते हो तो एम्पर बाहर नहीं आ रहा है, इसको लेकर चिंता करने का क्या जरूरत है। और यही फ्यूचर एम्पायर का एक एग्जाम्पल है और आने वाले फ्यूचर में हर एक बच्चे को प्रॉपर एजुकेशन दिया जाएगा। हमें तो जितना लिंगलोंग को दिखा आती है जून 7 जो कुछ भी कह रहा होता है लिंगलोंग सब कुछ नोट कर रही होती है। 7 कह रहा होता है कि ये भी नोट कर लो, लिन किंग जैसा एक बच्चा जो एक स्टूपिड काम किया है। आर्टिकल 1 क्यूटस एम्परर ज्योतियान बिना सिखाए मार देना ये एक क्रूएलिटी है। और जून 7 की ये बातों को सुनने के बाद हमें लिंगलोंग को दिखाती है जो टोटली शॉक हो गई होती है, उसका आंख भरे हो गई होती है। सीन शिफ्ट होता है, हमें जून दांजन को दिखाया जाता है। भाई हम लिन किंग को यानी वही पर्पल हेयर वाली लड़की को देखते हैं जो बैठी रहती है और बेचारी लड़की का हालत बहुत ही ज्यादा बुरा रहती है। पर तब इतना समय दिखाया था कि उस लड़की के सामने कोई आ जाता है और ये देने के बाद वो लड़की कह रही होती है कि तुम फाइनली यहाँ पे आ ही चुके हो, मेरे पास सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, मुझे अच्छे समय देना। लिंगलोंग कह रही होती है कि सन ऑफ गॉड ने तुम्हारे पास जो पनिशमेंट दर्ज किया है वो मैं पूरा के लिए यहाँ पे आए हूँ। और लिन किंग तुम फॉर्च्यून फैमिली को यहाँ पे लाके एम्पायर फैमिली को चोट पहुंचाने का कोशिश किया है, तो सन ऑफ गॉड ने तुम्हें पनिशमेंट दिया है कि 1 साल तक एम्पायर प्लेस के बाहर की जगह पे तुम्हें घुटने टेक के बैठना है, जिसके बाद तुम तुम्हारी गलती को सुधार सको। इस सालों में चाहे कुछ भी हो जाए तुम वहां से नहीं निकल सकते और 1 साल के बाद शिकायत दूर हो जाएगा, फिर तुम्हें जून फैमिली से निकाल दिया जाएगा, उसके बाद तुम्हें जून फैमिली कभी परेशान नहीं करेगा। और अगर फिर भी सन ऑफ गॉड के ऊपर तुम्हारा कोई भी दुश्मनी है तो फ्यूचर में अपने कल्टीवेशन के ऊपर कड़ी मेहनत करना, उसके बाद सन ऑफ गॉड को चैलेंज करना, वो किसी के भी चैलेंज को रिजेक्ट नहीं करेगा। और फिर भी अगर तुम खुद को नहीं सुधारते हो और कंटिन्यूअली फॉर्च्यून फैमिली के साथ मिलकर जिन फैमिली को चोट पहुंचने का कोशिश करते हो तो तुम जितने सारे फोर्सेस को जिन फैमिली को चोट पहुंचने के लिए यहाँ पे लाओगे सभी फोर्सेस को वो खत्म कर देगा। लिंगलोंग की बातों को सुनने के बाद हमें लिन किंग यानी वही पर्पल हेयर वाली लड़की को दिखाती है जो मन में कह रही होती है अगर ऐसी बात है तो मैं खुद के हाथों से मैं तुम्हें मार दूंगी। सीन शिफ्ट होता है, हमें जून जिनजियान को दिखा दिया और उसी के सामने हमें 7 सीक्वेंस को दिखाती है जो खड़ी रहती है। वहीं पे जिनजियान कह रहा होता है क्या उस मैटर को लेकर सन ऑफ गॉड मुझे टारगेट नहीं करेगा। और जिनजियान के बात को सुनने के बाद 7 सीक्वेंस कह रही होती है शायद पास्ट पे तुमने जो कुछ भी किया है उसके लेके सन ऑफ गॉड परवाह भी नहीं करता है, तो तुम चिंता क्यों कर रहे हो। और वहीं पे 7 सीक्वेंस की बातों को सुनने के बाद हमें जिनजियान को दिखाता है जो कुछ नहीं कह रहा था, चुप रहता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें जीवन जनातन उसके साइड पे एक एल्डर को दिखाते हैं। भाई वो एल्डर कह रहा होता है कि आज में वो अच्छा बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड है और मुझे तो लगता है कि सॉफ्ट हार्टेड कहने से बेहतर होगा कि इस इरा पे हर कोई जब दुनिया को डोमिनेट करने की कोशिश करे उस समय वो रॉयल पाथ को चूज करने के बाद हर किसी को अपने सामने सरेंडर करने के लिए मजबूर करवा रहा है। जनाथन कह रहा होता है कि किंगसिक का जो रोड है वो डोमिनेशन से भी बहुत ही ज्यादा हार्ड है। वैसे इस दुनिया में कितने लोग हैं जो सचमुच हर किसी से अपनी बात मनवा सकता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें जुकियो एंशिएंट किंगडम रॉयल पैलेस को दिखाया जाता है। वहीं पे हम यूनर को देखते हैं जो कह रही होती है कि लिंगलोंग, और वहीं पे दूसरी तरफ लिंगलोंग को दिखाती है जो कह रही थी कि यूनर। वहीं पे यूनर कह रही होती है कि निश्चित रूप से अंत में तुम्हें अभी भी अपने बहन पर निर्भर करनी होगी और कोई भी आदमी इनमें से किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। तभी लिंगलोंग कह रही होती है कि किरण एलिक्सर तो आ चुका है पर वो अभी मेरे हाथ पे नहीं है। और लिंगलोंग की बात को सुनने का तुम्हें यूनर को दिखाई जाती है जो थोड़ा शॉक हो गई होती है। फिर वो कह रही थी कि इसका क्या मतलब है। लिंगलोंग कह रही होती है कि मेरे लॉर्ड ने कहा है कि वो खुद की आंखों से इस कंट्री को देखना चाहता है कि वो इस एलिक्सर के काबिल है या नहीं, इसलिए वो मेरे साथ नहीं आया है। और लिंगलोंग की बातों को सुनने का तुम्हें यूनर को दिखाती है जो कह रही होती है कि तुम्हारी मास्टर, ओ माय गॉड, वो किस तरह के मास्टर है जो तुम्हारे जैसे जीनियस को फॉलो करने के लिए मजबूर करवा दिया। भाई पे लिंगलोंग कह रही होती है कि वेल तुम्हें पता चल जाएगी जब तुम खुद की आंखों से देख लोगी। सीन शिफ्ट होता है, हमें इंपीरियल सिटी के एक रेस्टोरेंट को दिखाता है। भाई हम जिन 7 को देखते हैं जो चाय पी रहा होता है। पर तभी हमें दिखाया था कि जिन 7 के सामने एक बंदा दूसरे बंदे के गले को पकड़ के रहता है। भाई वो बंदा कह रहा होता है क्या तू सुन नहीं पा रहा है, मैंने तुझे अच्छा वाइन और अच्छा खाना पूछा था और तूने ये क्या दिया है। और सामने का नजर को देखने के बाद जिन 7 मन में कह रहा होता है ये चिल्लाने वाले लोग अगर यहाँ पे नहीं होता तो ये बहुत ही ज्यादा बेहतर है। हमें वही बंदे को दिखाते हैं जो गले को पकड़ के रहता है। फिर वो कह रहा होता है कि क्या तुझे पता है हम कौन है। और भाई हमें दूसरी तरफ उस दुकानदार को दिखाता है जो बहुत ज्यादा दर्द में रहता है। फिर वो अपनी कांपते आवाज में कह रहा था कि प्लीज मेरे बात को सुनिए, मुझे जाने दीजिए। पर तभी जना समय दिखाता है कि भाई पे एक बंदा आता है और वही बंदे के हाथ को पकड़ लिया होता है जिस बंदे ने दूसरे बंदे के गले को पकड़ के रखा था। भाई वो पहले वाला बंदा कह रहा होता है कि ये सोचा कि मैसेंजर मेरे मजे को बर्बाद करने के लिए क्यों आया है। और वही तीसरे वाले बंदे को दिखाता है जो पहले वाले बंदे को रोका होता है। फिर वो कह रहा होता है कि नहीं, मुझे लगता है कि ये अनवर्दी पर्सन के लिए ये सब काम करने का जरूरत नहीं है और अगर तुम्हें लगता है कि इस रेस्टोरेंट का खाना अच्छा नहीं है तो दूसरा रेस्टोरेंट ढूंढ लो। हमें पहले वाले बंदे को दिखाता है जो ये सब बातों को सुनने के बाद दूसरे वाले बंदे के गले को छोड़ दिया होता है। फिर वो कह रहा होता है कि बच्चे सुजाको के कारण आज मैं तुझे जाने दे रहा हूँ। फिर वो बंदा वहां से जाते हुए कह रहा होता है कि अगर रेस्टोरेंट का खाना अच्छा नहीं है तो रेस्टोरेंट खुल के क्यों रखे हो, जल्दी से बंद कर दो। फिर हमें दिखाया था कि पहले वाला बंदा वहां से जाने के बाद हमें तीसरे वाले बंदे को जो दुकानदार के पास
पास आता है। फिर वो कह रहा था कि क्या तुम सही हो? भाई वो दुकानदार कह रहा था कि हाँ बुरा भी नहीं है। तो वह जैसे हमें तीसरे वाले बंदे को दिखाता है जो उस दुकानदार को पैसा दे दिया होता है। फिर वो कह रहा था कि ये तुम रख लो और खुद के ऊपर पैसे न रखो, ये सब कुछ पास हो जाएगा। और भाई वो दुकानदार होते हुए कह रहा था कि हाँ हम ये सब कुछ सहन कर लेंगे। और भाई हमें दूसरी तरफ जीवन सेवन को दिखाता है जो सामने का नजरा को देख रहा होता है पर कुछ नहीं कह रहा होता है। हमें कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम दुकानदार को देखते हैं जो खाना लेके जीवन सेवन के पास आ गया होता है। फिर वो कह रहा होता है कि सर आपका खाना आ चुका है। सेवन कह रहा था कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे ब्रदर अभी जितने सारे लोग थे वो सभी कौन है? इंपीरियल कैपिटल पे आके इतना ज्यादा एरोगेंट बन रहा है, क्या उस सभी को रूल के बारे में डर नहीं है? कंट्री के रूल के बारे में कोई भी डर नहीं है? सेवन की बातों को सुनने का तो वो दुकानदार कह रहा होता है कि ओ सर ऐसा लगता है कि आपको कुछ पता नहीं है। फिर वो दुकानदार कह रहा होता है कि पिछले कुछ सालों में हमारा किंग और किंगलैंड का किंग एक साथ मिलकर सीरियलम पे एंटर किया था और रिजल्ट के तौर पे हमारा किंग 9 एविल स्नेक डेमन के हाथों इंजरी हो गया था। फिर उसके बाद से वो बहुत सालों तक इल है और वो बिस्तर पे लेटा हुआ है। सिर्फ किरिन एलिक्सर ही हमारे किंग को सही कर सकता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि किंगलैंड किंगडम के लॉर्ड के हाथों ये किरिन एलिक्सर है और किंगलैंड के लॉर्ड ने प्रॉमिस किया है कि वो एलिक्सर वो दे देगा पर प्रिंसेस को उसके कंट्री पे शादी करना है। और तुम्हें भी जो सभी इंसान के बारे में बात कर रहे थे वो किंगलैंड एंशिएंट किंगडम के एल्डेस्ट प्रिंस का सबऑर्डिनेट है। और ये सब बातों को सुनने के बाद मैं जीवन सेवन को दिखाता है जो मन में कह रहा होता है कि देख के ऐसा लग रहा है कि इस कंट्री का हालत बहुत ही बुरा है। फिर जीवन सेवन कह रहा था कि वैसे ये किरिन एलिक्सर बहुत ज्यादा रेयर है, यहाँ तक कि सुप्रीम इमॉर्टल के लिए ये हासिल करना बहुत ज्यादा मुश्किल की बात है, पर किंगलैंड किंगडम के लॉर्ड इतने आसानी से वो चीज दे देगा। और सेवन की बातों को सुनने के बाद वो दुकानदार कह रहा होता है कि किसको पता, पर उसके 7.5 मिलके हमारी कंट्री के सभी वोमेन और मैन को बुली कर रहा है हर दिन, और हम इस ह्यूमिलिएशन को सहन कर रहे हैं और हर दिन जल रहे हैं और एक अपॉर्चुनिटी के लिए इंतजार कर रहे हैं। तभी जीवन सेवन कह रहा होता है कि देख के ऐसा लग रहा है कि तुम इस कंट्री के प्रिंसेस को बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट करते हो। भाई वो दुकानदार कह रहा होता है हाँ क्योंकि प्रिंसेस सुजा को डिवाइन फायर कैरी कर रही है। और ये नाम को सुनने के बाद जीवन सेवन मन में कह रहा होता है कि सुजा को डिवाइन पावर ये बेस्ट 3000 फिजिक्स के अंदर होता है। भाई वो दुकानदार कह रहा था कि देख के ऐसा लग रहा है कि यंग मास्टर फॉर्जिन है और वो एंशिएंट कंट्री सुजाकू पे विजिट करने के लिए आया है। और हाँ हम स्क्यार्ड बार्ड सुजाकू के लोग हैं और सुजाकू एक डिवाइन बार्ड है जो फायर के साथ जन्म लिया था और फ्लेम के साथ मारा गया था। फिर वो दुकानदार कह रहा होता है कि डिवाइन फायर कभी नहीं बुझेगी और रेड बर्ड कभी नहीं मरेगी और हमारे रॉयल हाइनेस प्रिंसेस हमारे सुजाकू लोगों के लिए फेट के सिंबल है। और उस दुकानदार की बात को सुनने के बाद जीवन सेवन कह रहा होता है कि अच्छा आई सी। सीन सेफ होता है, हमें प्रिंसेस के प्लेस को दिखाया है और वहीं पे हम जीवन सेवन को देखते हैं जो पैदल चल रहा होता है। पर तभी ऐसा हमें दिखाया था कि उसके सामने बहुत सारे गार्ड आ जाता है। वहीं पे एक गार्ड चिल्लाते हुए कह रहा था कि वहीं पे रुक जाओ, तुम कौन हो और तुम्हें प्रिंसेस के प्लेस पे अपेयर होने का हिम्मत कैसे हुआ? उस सभी गार्ड की बातों को सुनने के बाद हमें जीवन सेवन को दिखाता है जो पहले तो हंसता है, फिर वो बिजली के रफ्तार के साथ सभी गार्ड को क्रॉस करते हुए आगे चला जाता है। और सेवन के ये स्टेप को देखने के बाद हमें सभी गार्ड को दिखाता है जो टोटली शॉक हो गया होता है। वो सभी चिल्लाते हुए कह रहा था कि जल्दी से आओ, ऐसा सीन आ चुका है। फिर हमें दिखाया था कि बहुत सारा गार्ड मिलकर जीवन सेवन को घेर लिया होता है। फिर वो सभी एक साथ कह रहा था कि तुम कौन हो, तुम जल्दी से सरेंडर कर दो। भाई जीवन सेवन कह रहा होता है कि मैं जीवन फैमिली से हूँ और तुम सभी को इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जीवन फैमिली का नाम सुनने के बाद हमें सभी गार्ड को दिखाया था, इसके सर से पसीना आ रहा था। वो सभी मन में कह रहा था कि जीवन फैमिली। और हमें एक गार्ड को दिखाया था जो चिल्लाते हुए कह रहा है कि तुम अगर जीवन फैमिली के एक नोबेल मेंबर हो तो भी हमें परवाह नहीं है, आप बिना परमिशन के प्रिंसेस के प्लेस पे एंटर नहीं कर सकते। और वहीं पे हमें उस बंदे को दिखाता है जिसके हाथ थर-थर कांप रहा होता है। फिर वो बहुत ही मुश्किल के साथ वो सब कुछ कह रहा होता है। और वहीं पे दूसरी तरफ जीवन सेवन को दिखाता है, सामने के उस नजर को देखने के बाद मन में कह रहा होता है, देख के ऐसा लग रहा है कि ये सभी बहुत ही ज्यादा ब्रेव है। पर तभी ऐसा हमें दिखाया था कि उस सभी गार्डों के पीछे यूनिट आ जाती है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रही होती है कि तुम सभी इडियट, वहीं पे रुक जाओ। और यूनिट को यहाँ पे देखने के बाद सभी गार्ड कह रहे होते हैं एक साथ, योर हाइनेस आप यहाँ पे क्या कर रही है? वहीं पे हमें दूसरी यूनिट को दिखाती है जो सामने का इस नजर को देखने के बाद, ये सिचुएशन को देखने के बाद बहुत ज्यादा डरी हुई रहती है, उसके सर से पसीना आ रही होती है। फिर वो मन में कह रही थी कि सब कुछ खत्म हो गया। मुझे जब भी ये ऑरा नोटिस हुआ मैं यहाँ पे जल्दबाजी में आने की कोशिश की पर फिर भी मैं टाइम पे नहीं आ पाया। तभी हमें यूनर को दिखाती है जो लिंगलोंग की बातों को याद नहीं रखती है। कुछ समय पहले लिंगलोंग ने कही थी कि यूनर मैं तुम्हें पहले से ही कुछ एडवाइस देना चाहती हूँ। वैसे तो डिवाइन सन बहुत ज्यादा यंग है पर उसका जो टेम्पर है वो बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। कुछ समय तो मैं भी खुद समझ नहीं पाती कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है और वो कोई भी चांसेस नहीं लेता है। तुम मेरे फ्रेंड होने के बाद भी वो तुम्हें कोई भी एक्स्ट्रा फैसिलिटी नहीं देगा और मेरे से ये उम्मीद बिल्कुल भी मत रखना कि मैं तुम्हें उससे इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। और अगर तुम्हें उससे एलिक्सर चाहिए तो तुम्हें खुद से फाइट करना है। सीन प्रेजेंट पे आता है, हमें यूनर को दिखाती है जो बहुत ही ज्यादा डरी हुई रहती है, उसके सर से पसीना आ रही होती है। फिर वो मन में कह रही होती है कि अब आगे क्या होगा, मुझे आगे क्या करना चाहिए जिसकी वजह से मैं इस सिचुएशन को रोक सकूं। फिर हम यूनर को देखते हैं जो जिन सेवान को ग्रीट करते हुए कह रही होती है, मुझे पता नहीं थी कि रेस्पेक्टेड गेस्ट कब आने वाली है तो इसलिए मैं प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर नहीं हो पाई और मेरे सभी सबऑर्डिनेट रेस्पेक्टेड गेस्ट के ऊपर रोड है क्योंकि मैं उस सभी को ठीक तरीके से डिसिप्लिन नहीं कर पाई। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। और सामने यूनर को देखने के बाद हमें जिन सेवान को दिखाता है जो मनी मन में कह रहा होता है कि ये लड़की क्या जिन लिंगलोंग के बेस्ट फ्रेंड है। फिर जिन सेवान मनी मन में कह रहा होता है कि ओ तो तुम सारा रेस्पॉन्सिबिलिटी अकेला खुद के ऊपर लेना चाहते हो। फिर हम जिन सेवान को देखते हैं जो यूनर को कह रहा होता है कि तुम जरूर एंशिएंट सुजुकी किंगडम का प्रिंसेस हो, है ना, तो तुम्हें जरूर पता है कि मैं कौन हूँ पर तुम तुम्हारे सबऑर्डिनेट को पहले से इन्फॉर्म नहीं किया। देख के ऐसा लग रहा है कि इस जगह पे आने के लिए मैं वेलकम नहीं हूँ। फिर जिन सेवन वहां से जाते हुए कह रहा होता है कि मुझे यहाँ पे नहीं होना चाहिए, मैं जा रहा हूँ।
पर हमें यूनार को दिखाती है जो घुटने टेक देती है और वो अपने सिर को सीधा जमीन पे दे मारती है और फिर वो कह रही थी कि यंग मास्टर प्लीज आप रुक जाइए, अगर मैं आपको ऑफेंस कर दिया तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके पनिशमेंट रिसीव करने के लिए तैयार हूँ और मैं सिर्फ चाहती हूँ कि आप मुझे और एक चांस दीजिए। यूनार का ये बातों को सुनने के बाद हमें जून सेवन को दिखाता है जो पीछे मुड़ता है और अपनी पावर की मदद से यूनार को ऊपर उठा देता है जमीन से। फिर वो कह रहा होता है कि नहीं नहीं नहीं, एक प्रिंसेस को अपने लोगों के सामने फॉर्च्यूनर के पास घुटने टेकना ये अच्छी नहीं है। और भाई दूसरी तरफ यूनार को दिखाती है जो जून सेवन के पावर को देखने में चौंक गई होती है। फिर वो मन में कह रही थी कि कितना ज्यादा पावरफुल है जो मुझे खड़ा होने के लिए, मेरे बॉडी को ऑटोमेटिकली हिलने के लिए मजबूर कर दिया है। भाई पे दूसरी तरफ जून सेवन कह रहा होता है कि मैं तुम्हें एक चांस दूंगा, पर तभी समय दिखाते भाई पे लिंगलोंग आ जाता है। फिर हम लिंगलोंग को देखते हैं जो जून सेवन के आसपास चेयर टेबल सब कुछ सेटअप कर दिया होता है। फिर हम जून सेवन को देखते हैं जो चेयर के ऊपर बैठता है। फिर वो कह रहा होता है कि तुम मुझे कैसे कन्विंस कर सकते हो यहाँ पे रहने के लिए। यूनार कह रही होती है कि हुजोंग 3000 माइल वेस्टलैंड और एविडेंट रिसोर्सेज से कवर्ड है और जितना सारा टेरिटरी है वो सब कुछ एंशिएंट सुजुकी कंट्री का है और यंग मास्टर अगर मुझे वो इलेक्सा देता है तो वो कंट्री के लॉर्ड को बचा सकता है और इस पूरे कंट्री के अंदर 100 मिलियन लोग या तक कि रॉयल फैमिली सभी मौत तक यंग मास्टर के ऊपर लॉयल रहेगा। यूनार की ये बातों को सुनने के बाद जून सेवन कह रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि तुमने कुछ मिस्टेक किया है। तुम जो हुजोंग टेरिटरी के बारे में बात कर रहे हो उससे बेहतर तो मेरे फैमिली का जो लोकेशन है वो 100 टाइम बड़ा है और मुझे तुम्हारे ये छोटा सा हुजोंग को मुझे कंट्रोल करने का क्या जरूरत है। जून सेवन की बातों को सुनने के बाद में यूनार को दिखाती है जो अपने हाथ को जोर से दबाती है, उसे कुछ समझ नहीं आ रही होती कि क्या कहे। फिर वो कह रही होती है मैं यंग मास्टर का स्लेव बन के जिंदगी भर यंग मास्टर को सर्व करूंगी, मैं यंग मास्टर से भीख मांगती हूँ, प्लीज मुझे उस मेडिसिन को दे दीजिए। पर हमें जून सेवन को दिखाता है जो यूनार की बातों को सुनने के बाद हंसने लगता है। फिर वो लिंगलोंग की तरफ इशारा करते हुए यूनार को कह रहा होता है क्या तुम इस इंसान को देख रहे हो? इस इंसान का नाम है जून लिंगलोंग जो इस दुनिया में 23 ईयर हो चुका है जो इस दुनिया में आया है। लिंगलोंग मुझे टी सर्व करती है, पानी परोसती है, मेरे कपड़े को धोती है और वो लोगों को मारने, आग लगाने, धन की तलाश करने और लोगों को मारने में बहुत ही ज्यादा अच्छी है। और ये लड़की मेरी मेड है, क्या तुम्हें लग रही है कि तुम इस लड़की की जगह को रिप्लेस कर सकते हो? और जून सेवन की ये सब बातें को सुनने के बाद हमें यूनार को दिखाती है जो थोड़ा शॉक हो गई होती है। फिर वो कह रही थी कि नहीं 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 ये टोटली इम्पॉसिबल है। हम जून सेवन को देखते हैं जो चिल्लाते हुए कह रहा था कि एकदम सही कहा तुम लिटिल गर्ल, तुम तुम्हारे बॉडी को सेल करने के बाद सही बेनिफिट नहीं ला सकते हो, तो इसलिए कोई और रास्ता ढूंढो क्योंकि मैं इस तरह का कोई भी डेविल नहीं हूँ जो तुम्हारे फायदा उठाऊंगा। और वैसे भी तुम्हारे कंट्री के अंदर जितने सारे लोग हैं वो तुम्हें प्रिंसेस के तौर पे बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट करता है, पर मैं श्योर नहीं हूँ कि तुम उस सभी के रेस्पेक्ट को डिजर्व करते हो या नहीं। जैसे कि कहा जाता है लोग किसी देश के नींव होता है और देश स्थिर होता है। अगर तुम एक सुजुकी रॉयल फैमिली हो जो एक ट्रेस है जो अपने खुद की रक्षा भी नहीं कर सकते, वो देश के लोगों की रक्षा कैसे करेगा? तो बताओ मैं तुम्हारे ऊपर ये प्रीसियस इलेक्सा वेस्ट क्यों करूं? मैं 3 दिनों के बाद ये कंट्री छोड़ने वाला हूँ और अगर इस 3 दिनों में तुम अगर मेरे माइंड को चेंज नहीं कर सकते हो तो इसका मतलब ये रहा है कि सुजुकी किंगडम का जो लॉर्ड है वो मेरे इलेक्सा को हासिल करने के काबिल नहीं है। भाई मैं दूसरी तरफ यूनार को दिखाती है जो जून सेवन को जाते हुए देख रही होती है, कुछ नहीं कह पा रही होती है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि जून सेवन और जून लिंगलोंग को जो रास्ते पे पैदल चल रहा होता है। फिर हम जून सेवन को देखते हैं जो लिंगलोंग की तरफ देख रहा होता है, उसके शरीर से अचानक से पसीना आ रहा होता है और भाई दूसरी तरफ लिंगलोंग को दिखाती है जो कोल्ड फेस बनाते हुए जून सेवन की तरफ देख रही होती है। भाई सेवन कह रहा होता है कि क्या तुम तुम्हारी छोटी बहन के लिए मुश्किल खड़ी करने के लिए मुझे दोस्त ठहरा रहे हो? भाई में लिंगलोंग को दिखाती है जो एक अजीब सा फेस बनाते हुए कह रही होती है कि नहीं नहीं मेरे पास इतना हिम्मत नहीं है, पर बात यह है कि पर मैं किसी को भी नहीं मरी या फिर किसी भी चीज के ऊपर आग नहीं लगाई। उसके बाद हम लिंगलोंग को देखते हैं जो जून सेवन के बहुत ही ज्यादा करीब आ जाती है। फिर वो कह रही थी कि नहीं मैंने धन या हत्या की तलाश की, आप मेरे नाम को लेकर मेरे सिस्टर के सामने बहुत बुरा वाला कहा है। और वहीं पे हमें जून सेवन को दिखाता है जो डरा हुआ रहता है, उसके सर से पसीना आ रहा होता है और फिर वो अपने कांपते हुए कह रहा होता है कि मुझे माफ कर देना। तो वीडियो के स्टार्टिंग में यूनार को दिखाती है जो अपने फादर के पास बैठी रहती है। फिर वो कह रही होती है कि फादर मैं कुछ करना चाहती हूँ पर मुझे नहीं पता कि वो सही है या गलत है, और अगर मैं जल्दबाजी कर देती हूँ तो मैं एंशिएंट सुजुकी कंट्री के लिए बर्बादी ला सकती हूँ। और यूनार की ये बातों को सुनने के बाद हमें यूनार के फादर को दिखाया था जो कह रहा होता है कि अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो कर दो, मैं तुम्हारे फादर होने के नाते मैं तुम्हारे ऊपर बहुत ही ज्यादा विश्वास रखता हूँ और हमारा डिवाइन फायर कभी भी एग्जॉस्टेड नहीं होगा और हमारा रेड बर्ड कभी भी नहीं मरेगा। और यूनार के फादर की ये सब बातों को सुनने के बाद हमें यूनार को दिखाती है जो उसके दिल में बहुत ही ज्यादा हिम्मत आ गई होती है, कॉन्फिडेंट आ गई होती है। सीन शिफ्ट होता है, हमें एक रेस्टोरेंट को दिखाता है। वहीं पे हम जून सेवन को देखते हैं जो अपना एक ट्यून लेके म्यूजिक बजा रहा होता है और ये देने के बाद उसके सामने हमें जून लिंगलोंग को दिखाती है जो कह रही होती है कि सन ऑफ गॉड क्या आप पियानो भी बजा लेते हैं? वहीं पे जून सेवन कह रहा था कि क्यों मैं नहीं कर सकता, क्या तुम्हें पता है मैं कुछ ऑर्डिनरी म्यूजिक के प्रोपोजेंस को जानता हूँ। और तभी ऐसा मैं दिखाती है कि जून सेवन के सिस्टम से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है कि GQ एंशिएंट प्लेस पे साइन इन सक्सेसफुल हो चुका है, कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपको 4 स्टार सीड एंशिएंट वेपन रिवॉर्ड के तौर पे मिला है। फिर हमें जून सेवन को दिखाता है जो लिंगलोंग को कह रहा होता है कि ये सब कुछ सही है और मैं ये सीखना चाहता हूँ, तुम मुझे धीरे धीरे ये सब कुछ सिखा देना। और ये सुनने के बाद लिंगलोंग कह रही होती कि अचानक से तुम पियानो बजाना क्यों सीखना चाहते हो? जून सेवन कह रहा था कि गेम को क्लियर करने के लिए हमेशा चीट करना ये बहुत ज्यादा बोरिंग हो चुका है, तो इसलिए मैं सिर्फ पियानो ही लर्न नहीं करूंगा, मैं डांस में सीखूंगा और उसके साथ साथ ब्लैक स्मिथ भी लर्न करूंगा जिसकी वजह से मैं
वेपन रिफाइन कर सकूं। उसके बाद ही मुझे धीरे धीरे पता चल जाएगा कि कंप्यूटर कैसे बनाते हैं, वीडियो गेम कैसे डेवलप करते हैं। और ये सब बातें को सुनने के बाद हमें लिंग लॉन्ग को दिखाती है जो मन में कह रही होती है कि सन ऑफ गॉड फिर से अजीब सा शब्द कह रहा है जो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रही है। तभी अचानक से हमें दिखाया था कि जिन सियोन थोड़ा सीरियस हो जाता है। फिर वो लिंग लॉन्ग को कह रहा होता है कि वैसे तुम्हारा जो बेस्टी है उसने क्या सोचा है मेरे माइंड को चेंज करने के लिए। वहीं पे लिंग लॉन्ग कह रही होती है कि मैं नहीं जानती, उसका पर्सनालिटी स्ट्रू की तुलना में कहीं अधिक चमकदार है। और तभी हमें दिखाया था कि उन दोनों के पीछे कोई आ जाता है। फिर वो कह रहे थे कि हाँ मानना पड़ेगा कुछ ज्यादा ही चमकदार है। दिखाया था कि वो इंसान कोई और नहीं ग्रैनी रहती है। और ग्रैनी को यहाँ पे देखने के बाद वो दोनों एक साथ कह रहा होता है कि ग्रैनी आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। वहीं पे हम ग्रैनी को देखते हैं जो लिंग लॉन्ग को कह रही होती है कि मिस आपका जो बेस्ट फ्रेंड है ना, मैंने अभी भी देखा कि एंशिएंट किंगडम किंगडम के एल्डेस्ट प्रिंस आपके बेस्ट फ्रेंड के पास आया है। और ये न्यूज को सुनने के बाद हमें जिन सियोन को दिखाता है जो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया होता है। फिर वो कह रहा था कि ये तो बहुत अच्छा न्यूज है। ये न्यूज को देखने के बाद लग रहा है कि अब ये एंगेजमेंट तोड़ने वाला शो होने वाला है, चलो इस शो को देखने जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमें यूनर के प्लेस को दिखाते हैं। वहीं पे कोई कह रहा होता है कि यूनर इसका क्या मतलब है। फिर हम देखते हैं कि वहीं पे कोई और नहीं किंगडम के फास्ट प्रिंस रहता है। प्रिंस की ये बातें को सुनने के बाद हमें यूनर को दिखाती है जो कह रही होती है कि अगर मैं सच कहूँ एंशिएंट जा किंगडम के साथ किंगडम के जो मैरिज का बात हुआ था हम इसे आज यहीं पे खत्म करते हैं। और योर हाइनेस आपको तो पता ही है कि हमारे किंगडम पे कुछ रिसेंट अफेयर को लेकर बहुत ही ज्यादा बिजी है, तो आपको यहाँ पे रुके रहने से बेहतर होगा कि आप यहाँ से चले जाइए और मैं फ्यूचर में खुद किंगडम पे जाके ये सिचुएशन को लेकर माफी मांग लूंगी। और यूनर की ये सब बातें को सुनने के बाद हमें फास्ट प्रिंस को दिखाता है जो थोड़ा सीरियस हो गया होता है। और फिर वो अपनी गंभीर आवाज में कह रहा होता है कि क्या तुम मुझे ह्यूमिलेट करने का कोशिश कर रही हो। यूनर कह रही होती है ये मैं नहीं ये तुम हो जो मुझे ह्यूमिलेट कर रही हो, मेरे पूरे सुजेको कंट्री को ह्यूमिलेट कर रही हो। और ये कहा गया था कि अगर मैरिज कंप्लीट हो जाता है तो रोथल के तौर पे वो इलेक्शन दिया जाएगा। पर ये वेडिंग का डेट 3 सालों के बाद सेट किया गया है। क्या आपको लगता है कि मेरे फादर उतने दिन तक सर्वाइव कर पाएगा। और तुम्हारे सभी लोग मेरे सुजुकी कंट्री के जितने सारे लोग हैं सभी को डेली ह्यूमिलेट कर रहा है। क्या तुमने इस सभी का कहीं ख्याल रखा है और क्या तुम मेरे बॉटम लाइन को टेस्ट कर रहे हो। उसके बाद हम यूनर को देखते हैं, अपने हाथ पे एक पेपर रहता है और उस पेपर को प्रिंस के मुंह के ऊपर फिर वो चिल्लाते हुए कह रही होती है मैं तुम्हें बता दूं यही मेरा बॉटम लाइन है। और यूनर की ये बिहेव को देखने के बाद हमें फास्ट प्रिंस को दिखाया है जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में रहता है, अपने गंभीर आवाज में कह रहा होता है ये थोड़ा टफ है, जब तुम बैक स्टेज पे रहती हो तो कुछ अलग होता है। फिर वो अपने हाथ को मुट्ठी करते हुए कह रहा होता है कि मैंने अभी सुना है कि एक यंग मैन रिसेंटली तुम्हारे बेडरूम पे छुप के से एंटर किया था और वो बिना टेंशन के फ्रंट डोर से बाहर आया। क्या वही वो तुम्हारे लिटिल लवर है या फिर तुम और एक दूसरे पुरुष के साथ खेल रहे हो और तुम एक एलेक्सा के लिए खुद के बॉडी को दूसरे को बेच रहे हो और अब तुम मेरे किंगडम के ब्राइड बनने के काबिल नहीं हो। और प्रिंस की ये बातों को सुनने के बाद हमें यूनर को दिखाती है जो कुछ नहीं कहती है, दोनों ही अचानक से चुप हो जाता है और अचानक से वो जगह सुनसान हो जाता है। और वही यूनर के साइड पे हमें जून सियोन को दिखाता है जो इनविजिबल स्पेल की वजह से खुद को इनविजिबल कर दिया होता है, जो उन दोनों में से कोई भी जून सियोन को देख नहीं पा रहा होता है। और वहीं पे जून सियोन सामने के इस नजर को देख रहा होता है और फिर वो प्रिंस की तरफ देखते हुए मन में कह रहा होता है कि इस बंदे का ब्रेन बहुत ज्यादा पावरफुल है। फिर वो यूनर की तरफ देखते हुए मन में कह रहा होता है कि अब मैं देखने वाला हूँ ये इंसान कैसे रिस्पॉन्स करने वाली है। तभी हम यूनर को देखते हैं जो फास्ट प्रिंस को कह रही होती है कि असल में मैं सोची थी कि तुम एक स्कम्बाग हो पर अब मैं दिल से महसूस करती हूँ कि तुम बहुत ही ज्यादा पीसफुल हो। और यूनर की ये बातें को सुनने के बाद मैं फास्ट प्रिंस को दिखाते हैं जो गुस्से से आग बबूला हो गया होता है, अपना दांत पिसते कह रहा था कि तुमने अभी क्या कहा। यूनर कह रही होती है कि अपने खराब आत्मसम्मान को बचाने के लिए केवल अनुमान और अपमान में भरोसा कर सकते हो और तुम एक पुरुष होने के नाते तुम एक पीसफुल और पैथेंटिक हो। और यूनर की ये बातें को सुनने के बाद हमें फास्ट प्रिंस को दिखाता है जो अपना एक अटैक बनाते हुए कह रहा होता है कि शट अप। उसके बाद ही हम देखते हैं कि यूनर के ऊपर वो एक बहुत ही पावरफुल अटैक कर दिया होता है और उस अटैक की वजह से हम यूनर को देखते हैं जो दूर जाके गिरती है। और वहीं पे मैं फास्ट प्रिंस को दिखाता है जो अटैक करने के बाद ही उसको रियलाइज हो गया होता है उसने कुछ गलती कर दिया है। फिर वो मन में कह रहा था कि मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया और मैं अनकॉन्शियसली अटैक कर दिया। हमें साइड पे जून सेवन को दिखाता है जो चिकन लेग पीस खा रहा होता है और सामने का इस शो को देख रहा होता है। हमें दूसरी तरफ यूनर को देखते हैं जो घायल पड़ी रहती है। फास्ट प्रिंस तो बहुत ज्यादा अनईजी फील कर रहा होता है। फिर मन में कह रहा होता है कि वो अब मेरे अटैक को डॉज नहीं किया ना ही डिफेंड किया, वो क्या करना चाहती है, इसका मतलब क्या है। हमें जून सेवन को दिखाता है जो यूनर की तरफ देखते हैं मन में कह रहा होता है कि वाओ उसका तो इंटरनल ऑर्गन पूरा बर्बाद हो चुका है, पर अचानक से वो शॉक हो गया होता है। और भाई दूसरी तरफ यूनर को दिखाती है उसके साइड से फायर रिलीज हो रही होती है और उसके साइड पे जितने सारे इंजरी थे वो सब कुछ हील हो गई है। उसके बाद यूनर अपने मुंह से खून को पूछती है। फिर वो फास्ट प्रिंस को कह रही होती है कि मैं तुम्हारे अटैक को सहन किया और आज से दोनों कंट्री में जो भी रिलेशनशिप था वो सब कुछ सेटल हो गया, अब आपको यहाँ पे कोई भी वेलकम नहीं है, योर मैजेस्टी जल्दी से यहाँ से आप निकल जाइए। और यूनर की ये बातों को सुनने के बाद हमें फास्ट प्रिंस को दिखाता है जो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया होता है, गुस्से से आग बबूला हो गया होता है। और फिर वो यूनर के ऊपर दूसरा अटैक करते हुए कह रहा था कि तूने अभी क्या कहा। वहीं पे दूसरी तरफ यूनर को दिखाती है जो फाइट बैक करने के लिए तैयार हो गई होती है। फिर अचानक से हमें दिखाता है कि भाई बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, धूल हटता है। वहीं पे हम देखते हैं कि फास्ट प्रिंस और यूनर को दोनों ही शॉक हो गया होता है। देखते हैं कि कोई इंसान फास्ट प्रिंस के हाथ को पकड़ लिया होता है। फिर वो इंसान यूनर को कह रहा होता है कि मुझे तुम्हारे आंसर पसंद आया। फिर हम देखते हैं कि वो इंसान कोई और नहीं
जीवन सेवन रहता है। फिर वो कह रहा होता है कि तुमने सक्सेसफुली मुझे कन्विंस कर लिया है। और जीवन सेवन की ये सब बातों को सुनने के बाद हमें यूनर को दिखाती है जो बहुत ही ज्यादा खुश रहती है। फिर वो कह रहे थे कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और वहीं पे हम दूसरी तरफ फास्ट प्रिंस को देखते हैं जो जीवन सेवन के पावर को देखने के बाद, जीवन सेवन को यहाँ पे देखने के बाद उसके शरीर से पसीना आ रहा होता है। वो घबराते हुए कह रहा था कि तुम कौन हो। वहीं पे जीवन सेवन कह रहा था कि तुमने अभी अभी लिटिल लवर के बारे में बात किया था ना, वही मैं हूँ, क्या तुम सरप्राइज हो क्यों। और ये बातों को सुनने के बाद हमें फास्ट प्रिंस को दिखाता है जो अपनी लेफ्ट हैंड की मदद से जीवन सेवन के ऊपर अटैक करते हुए कह रहा था कि तुम सभी घिनौने इंसान। पर हमें जीवन सेवन को दिखाता है जो फास्ट प्रिंस के अटैक को बहुत ही आसानी के साथ रोक लिया होता है। पर अचानक से हम जीवन सेवन को देखते हैं थोड़ा गुस्सा हो गया होता है। फिर वो अपने गंभीर आवाज में कह रहा था कि मुझे माफ कर देना। जब मैं ड्रैगन क्लैन को देखता हूँ मैं थोड़ा अपसेट हो जाता हूँ, थोड़ा गुस्सा हो जाता हूँ। फिर वो फास्ट प्रिंस की तरफ एक क्लो अटैक करता है। अटैक का पावर इतना ज्यादा रहता है फास्ट प्रिंस दूर जगह गिरता है, उसके मुंह से खून निकल गया होता है। जीवन सेवन की ये पावर को देने के बाद हमें यूनर को दिखाती है जो थोड़ा शॉक हो गई होती है। फिर वो मन मन में कह रही होती कि सिर्फ एक ही अटैक से फास्ट प्रिंस को घायल कर दिया। और वही यूनर के साइड पे हमें लिंगलोंग को दिखाती है जो खड़ी रहती है। और वहीं पे यूनर लिंगलोंग को कह रही होती है, लिंगलोंग क्या मैं पूछ सकते हो कि यंग मास्टर का करंट कल्टीवेशन लेवल क्या है, क्योंकि ये जो फास्ट प्रिंस है ना जाओजन, वो उसके किंगडम का फेमस जीनियस है, पर वो यंग मास्टर के हाथों बहुत ही आसानी से हार गया। लिंगलोंग कह रही होती है कि यंग मास्टर का करंट कल्टीवेशन लेवल सिनक्यू और रिलम के एकदम लिस्ट स्टेज पर है। और लिंगलोंग की ये बातें को सुनने के बाद हमें यूनर को दिखाती है जो कल्टीवेशन के सभी स्टेज को सोचने लगती है। पहले स्टेज पे रहता है फिजिकल स्टेज, सेकंड पे रहता है डिवाइन ट्रिब्यूलेशन रिलम, थर्ड पे रहता है स्पिरिचुअल सी रिलम, फोर्थ पे रहता है डिवाइन प्लेस रिलम, फोर्थ पे रहता है ट्रू स्पिरिचुअल रिलम और एकदम लास्ट पे रहता है सिनक्यू रिलम। और फास्ट प्रिंस और यूनर का करंट कल्टीवेशन लेवल डिवाइन प्लेस रिलम पे है और लिंगलोंग का करंट कल्टीवेशन रिलम ट्रू स्पिरिचुअल रिलम पे है और जीवन सेवन का करंट कल्टीवेशन लेवल सीक्वेंट रिलम पे है। यानी जीवन सेवन का करंट कल्टीवेशन लेवल यूनर और फास्ट प्रिंस के कल्टीवेशन लेवल से 2 रिलम ज्यादा है। और ये सब बातें को सुनने के बाद हमें यूनर को दिखाती है जो थोड़ा शॉक हो गई होती है। फिर वो कह रही थी कि वाओ सीधे 2 रिलम का गैप। वैसे यंग मास्टर की उम्र कितना है। वही पे लिंगलोंग कह रही होती है कि 10 साल। और ये बातें को सुनने के बाद यूनर कह रही थी कि क्या। वही पे लिंगलोंग कह रही होती है यंग मास्टर की उम्र 10 साल है पर वो बहुत ज्यादा मैच्योर है। और लिंगलोंग की ये सब बातें को सुनने के बाद हमें यूनर को दिखाती है जो टोटली इंप्रेस हो गया होती है। फिर वो मन में कह रही थी कि वाओ ये दुनिया बहुत ज्यादा वंडरफुल है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दूसरी तरफ फास्ट प्रिंस को दिखाता है जो घायल पड़ा रहता है। फिर वो बहुत ही मेहनत के साथ उठता है, फिर वो दांत पीसते हुए कह रहे थे कि डैम इट। उसके बाद वो अपने कोट को उतार दिया होता है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रहा था कि मुझे अंडरएस्टिमेट बिल्कुल भी मत करना। उसके बाद हमें दिखाया था कि फास्ट प्रिंस के शरीर से बिजली चमकने लगता है। फिर हम देखते हैं कि उसका शरीर बहुत जोर से ग्लो होने लगता है। पर तभी से हमें दिखाया था कि उसका जो कल्टीवेशन है वो तेजी के रफ्तार के साथ ग्रो हो रहा होता है। 4th हेवन ऑफ द सीन, 5th लेवल ऑफ द डिवाइन प्लेस, 6th हेवन ऑफ द सीन, ऐसा करके कल्टीवेशन ग्रोथ होते ही जा रहा होता है। और वहीं पे मैं दूसरी तरफ यून सेवन को दिखाता है जो सामने का इस नजर को देख रहा होता है। फिर वो कहते हैं कि ओहो खुद के शरीर के साथ ड्रैगन एनर्जी ऐड कर लिया है, देख के ऐसा लग रहा है कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। और जीवन सेवन को इतना ज्यादा कूल देने के बाद हमें फास्ट प्रिंस को दिखाता है जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में रहता है, अपना दांत पीस रहा होता है। फिर वो जीवन सेवन के माथे के ऊपर एक आर्टिफैक्ट से अटैक कर दिया होता है और उस आर्टिफैक्ट का नाम रहता है किंगलियन सील। फास्ट प्रिंस चिल्लाते हुए कह रहा था कि बच्चे जल्दी से घुट ने टेक। पर हमें जीवन सेवन को दिखाता है कोई भी टेंशन नहीं है, एकदम कूल अंदाज में करा रहता है। फिर वो कह रहा था कि क्या तो ये डिजर्व करता है। फिर हम जीवन सेवन को देखते हैं अपने हाथों की मदद से अटैक तैयार करता है और वो अटैक सीधा उस सील की तरफ कर दिया होता है और उस अटैक का नाम रहता है ट्रू ड्रैगन हेवनली मैजिक। और जीवन सेवन के वो अटैक एक ट्रू ड्रैगन का फॉर्म ले लिया होता है और उस ड्रैगन के वजह से फास्ट प्रिंस का जो आर्टिफैक्ट रहता है किंगलियन सील वो टूट के बिखर गया होता है। उसके बाद ही वो ट्रू ड्रैगन रोआर करते हुए फास्ट प्रिंस की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ रहा होता है। और वहीं पे हम जिस तरह फास्ट प्रिंस को दिखाते हैं सामने का इस नजर को देखने के बाद वो टोटली शॉक हो गया होता है। वो उसका पैर जवाब दे दिया होता है, हिल नहीं रहा होता है, वो एक ही जगह पे खड़ा रहता है। उसके बाद हमें दिखाया था कि उस जगह पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। तो वीडियो के स्टार्टिंग पे हमें यूनर के फादर को दिखाता है जो बिस्तर पे लेटा रहता है, उसका हालत बहुत ही ज्यादा बुरा रहता है। और उसी के साइड पे हमें 2 बुड्ढे को दिखाता है। भाई पे एक बुड्ढा कह रहा होता है कि हालत बहुत ही ज्यादा बुरा है और अगर किंगलैंड इमॉर्टल एलिक्सर नहीं ढूंढ पाते हैं तो हालत बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है। ये बातों को सुनने के बाद हमें यूनर के फादर को दिखाता है जो कह रहा होता है कि मिनिस्टर आप डिक्री प्रिपेयर कीजिए, ये जो थ्रोन है मैं प्रिंसेस यूनर को देने वाला हूँ। भाई पे मैं मिनिस्टर को दिखाता है जो कह रहा होता है कि ईयर मिनिस्ट्री पर तभी समय दिखाया था कि भाई पे यूनर आ गई होती है। फिर वो कह रही थी कि फादर आपका इलनेस क्योर हो जाएगा। ये बातों को सुनने के बाद हमें यूनर के फादर को दिखाता है जो बिस्तर से उठते कह रहा होता है कि यूनर, और अचानक से उसका नजर यूनर के पीछे जीवन सेवन की तरफ जाता है। फिर वो कह रहा होता है कि यूनर तुम्हारे पीछे वो इंसान कौन है। यूनर कह रही होती है कि वो जीवन फैमिली का यंग मास्टर जीवन सेवन है। ये बातों को सुनने के बाद हमें यूनर के फादर को दिखाता है जो थोड़ा शॉक हो गया होता है। वहीं में कह रहा था कि क्या यंग मास्टर सेवन। कुछ ही समय पहले जीवन फैमिली का एक ब्रेवली वॉरियर सुप्रीम घोस्टली ड्रैगन को रोकने के लिए सक्सेस हो गया था। क्या यही यंग मास्टर जीवन फैमिली का जीरो सीक्वेंस है। मैंने कभी उम्मीद नहीं किया था कि वो पर्सनली यहाँ पे आएगा। फिर उसके बाद वो अपने बिस्तर से उठते हुए यूनर को कह रहा होता है कि यूनर तुम मुझे उठने के लिए मदद करो, आज हमारे प्लेस पे नोबेल गेस्ट आया है, मैं डिसरिस्पेक्टफुल कैसे हो सकता हूँ। पर मैं जीवन सेवन को दिखा होता है जो अपने पास से इलेक्शन निकालते हुए कह रहा होता है कि आपको इतना ज्यादा पोलाइट होने का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आपके कंट्री का प्रिंसेस मेरे टेस्ट को ऑलरेडी पास कर चुकी है। तो मैं मेरे प्रॉमिस को रखते हुए आपको मैं इमॉर्टल एलिक्सर गिफ्ट के तौर पे दे रहा हूँ।
जिन सेवन की ये बातों को सुनने के बाद हमें यूनर के फादर को दिखाता है, जो मन में कह रहा होता है कि यूनर इमॉर्टल एलिक्सा एक बहुत ज्यादा प्रीशियस एलिक्सा है और उस एलिक्सा को खाने के बाद इमॉर्टल इलम पे वेस्ट डिसोलेट पैदा करता है। और वो इतनी कीमती एलिक्सा को कैजुअली अपने पास से निकाल लिया। तो अभी हम जिन सेवन को देखते हैं, जो कह रहा होता है कि जरूर अगर आप इस इमॉर्टल एलिक्सा को एक्सेप्ट करते हैं तो आप अपने प्रॉमिस को भी पूरा करना है। आपका पूरा कंट्री मेरे सामने सबमिट करेगा। जिन सेवन की ये बातों को सुनने के बाद हमें यूनर के फादर को दिखाता है, जो थोड़ा शॉक हो गया होता है। फिर वो अपने डॉटर की तरफ देखते हुए कह रहा होता है कि यूनर तुम क्या सोचती हो। भाई हमें यूनर को दिखाती है जो हाँ करते हुए सिर हिलाती है। उसके बाद हम यूनर के फादर को देखते हैं, जो जिन सेवन के सामने घुटने टेक दिया होता है। फिर वो कह रहा होता है आज से हमारा वर्मिलियन वर्ड एंशिएंट नेशन लॉर्ड सेवन के सामने लॉयल्टी का कसम खाता है, और अगर हमें आपके लिए आग और पानी में जाने की जरूरत है तब भी हम कोई हेजिटेट नहीं करेंगे। जिन सेवन कह रहा होता है एक्सीलेंट, बहुत अच्छी बात है। सीन शिफ्ट होता है, हमें किंगलैंड एंशिएंट किंगडम के एल्डेस्ट प्रिंस को दिखाता है, जो रास्ते पे पैदल चल रहा होता है। उसका हालत बहुत ज्यादा बुरा रहता है। जिन सेवन ने उसका हालत बहुत ही ज्यादा बुरा कर दिया होता है। और वही साइड पे रहे हुए सभी बंदों को दिखाता है, जो एल्डेस्ट प्रिंस को जाते हुए देख रहा होता है और वो सभी अपना अपना ओपिनियन देने लगता है। भाई एक बंदा कह रहा होता है अरे ये तो किंगलैंड एंशिएंट किंगडम का एल्डेस्ट प्रिंस है ना। और गाइस मैं आप सभी को बता दूं किंगलैंड का मतलब होता है अजुरा ड्रैगन। भाई पे एक दूसरा बंदा कह रहा था कि अरे देख देख वो कुत्ते के जैसा एक्ट क्यों कर रहा है। भाई पे एक तीसरा बंदा कह रहा होता है कि हाँ मैंने सुना है कि वर्मिलियन वर्ड प्रिंसेस उसे डिवोर्स देने के बाद उसे बाहर फेंक दिया है। भाई पे एक चौथा बंदा कह रहा होता है कि इस बंदे को कौन कहा था इतना ज्यादा एरोगेंट बनने के लिए। सीन शिफ्ट होता है, हमें एल्डेस्ट प्रिंस को दिखाता है, जो एक सुनसान जगह पे आ गया होता है। अचानक से वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया होता है। फिर वो एक पेड़ पे मुक्का मारते हुए कह रहा था कि अच्छा ये बहुत ही ज्यादा हेटफुल है, ये बहुत ही ज्यादा हेटफुल है। जिन सेवन मैं तुझे मार दूंगा, मैं कसम करता हूँ मैं तुझे जरूर मार दूंगा। अचानक से वो शांत होता है, दांत पीसते हुए मन में कह रहा होता है कि मैं इडियट की तरह अभी यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। पर तभी इतना समय दिखा रहा था कि एल्डेस्ट प्रिंस को कोई कह रहा होता है कि मेरे किंगलैंड एंशिएंट नेशन पे क्या तुम्हारे तरह हर एक डिसेंडेंट के पास इस तरह के जुनून का कमी है। ये बातों को सुनने के बाद हमें एल्डेस्ट प्रिंस को दिखाता है, जो इधर उधर घूमते हुए कह रहा था कि कौन है। तभी हम देखते हैं कि एल्डेस्ट प्रिंस के गले में एक पेंडेंट रहता है, वो चमकने लगता है और उसी पेंडेंट से हमें दिखाता है कि सोल फॉर्म में एक बुड्ढा बाहर निकलता है। और उस बुड्ढे को देखने के बाद हमें एल्डेस्ट प्रिंस को दिखाता है, वो टोटली शॉक हो गया होता है। समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन है। भाई वो बुड्ढा कह रहा होता है क्या मेरे डिसेंडेंट ऑलरेडी इस ओल्ड मैन को भूल चुके हैं। तभी एल्डेस्ट प्रिंस कह रहा होता है कि आप किंगलैंड एंशिएंट नेशन के फाउंडिंग एंसेस्टर वेनरेबल किंगलैंड सेज हैं। फिर उसके बाद हम एल्डेस्ट प्रिंस को देखते हैं, जो अपने एंसेस्टर के सामने झुकता है। फिर वो कह रहा होता है मुझे माफ कर देना मेरे लैक मैनर के लिए, मैं जाओचन मेरे वेनरेबल एंसेस्टर को रिस्पेक्ट करता हूँ। वो एंसेस्टर कह रहा होता है मेरा सोल बहुत साल पहले ही जाग चुका है, पर मुझे अभी भी सेंस हुआ है कि तुम हमारे किंगलैंड एंशिएंट नेशन का सन ऑफ डेस्टिनी हो, और तुम्हारे शरीर के अंदर जितना ड्रैगन एनर्जी का जरूरत था वो ऑलरेडी मैंने इन्फ्यूज कर दिया था, पर अनएक्सपेक्टेडली तुम्हारा वो एनर्जी कोई और लेके चला गया। ये बातों को सुनने के बाद हमें एल्डेस्ट प्रिंस को दिखाता है, जो चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि वेनरेबल एंसेस्टर आप क्वींस सुप्रीम रिलम पे एंटर करने के लिए हाफ स्टेप ही दूर है, आप अभी एक्शन लेकर जिन सेवन को मर क्यों नहीं देते। एंसेस्टर कह रहा होता है कि मैं अभी सोल फॉर्म में हूँ और मेरे पास पहले जैसा आप स्ट्रेंथ नहीं है। और वैसे तुम जिन सेवन के बारे में बात कर रहे हो, क्या तुम्हें पता भी है जिन सेवन कौन है। एल्डेस्ट प्रिंस कह रहा होता है कि वो जीन फैमिली का एक छोटा सा डिसेंडेंट ही तो है। एल्डेस्ट प्रिंस की ये बातों को सुनने के बाद वो एंसेस्टर कह रहा होता है तुम बचपन से ही बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो, पर तुम छोटी सी जगह पे हमेशा ट्रैप होके रह गए, तुम्हें पता ही नहीं है बाहर की दुनिया कैसा है। अच्छा ठीक है, तुम मेरे बातों को ध्यान से सुनो। जीन सेवन जीन फैमिली का डिवाइन सन ऑफ गॉड है, और उसके साथ ही साथ वो जीन फैमिली का जीरो सीक्वेंस है। और क्या तुम्हें पता है जीरो सीक्वेंस टाइटल का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये है कि जीन सेवन फ्यूचर में जीन फैमिली को रूल करने वाला है। और अभी रिसेंटली जीन फैमिली का एंसेस्टर एक ही स्वॉर्ड स्लैश के मदद से सुप्रीम पैंथम ड्रैगन को मार दिया। वो ड्रैगन मुझसे कई गुना पावरफुल था। और जीन फैमिली हमेशा जनरेशन टू जनरेशन एक मैडमैन का पैदा करता है, जो टेरिफाइंग पावरफुल और बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड होता है। और अगर अभी तुम जीन सेवन के ऊपर कुछ मूव करने का कोशिश करते हो तो आधा दिन के अंदर जीन फैमिली का कुछ ग्रुप मिलके एंशिएंट किंगलैंड नेशन को बर्बाद कर देगा। ये बातों को सुनने के बाद हमें एल्डेस्ट प्रिंस को दिखाता है, जो अपना दांत पीसते हुए कह रहा होता है तो इसका मतलब यह है कि मैं मेरी पूरी जिंदगी में रिवेंज को पूरा नहीं कर पाऊंगा। एंसेस्टर कह रहा होता है कि उदास मत हो, और तुम हमारे नेशन का सन ऑफ डेस्टिनी हो, और तुम्हारे साथ आज जो कुछ भी हुआ है उस मैटर को मैं आसानी से नहीं जाने दूंगा। वैसे अभी तो तुम्हारे मार्डियन क्रिपल हो गया है, पर तुम्हारे साथ फॉर्चून और मिसफॉर्चून दोनों ही जुड़ा हुआ है। आज मैं तुम्हें कीज सुप्रीम कल्टिवेशन टेक्निक सिखाने वाला हूं, जिसका नाम है अजुरा स्काई ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक। तो इसलिए आज से तुम तैयार हो जाओ, पावरफुल बनो, और तुमने जीन सेवन के पास से जो उधार लिए हो वो एक दिन 100 गुना चुकता करना। सीन शिफ्ट होता है, हमें 1 महीने के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम जीन सेवन को देखते हैं जो कल्टिवेट कर रहा होता है, और उसी के सामने हमें जीन लिंगलोंग और यूनर को दिखाती है जो बैठी रहती है। भाई यूनर कैरी होती है। 1 महीने के अंदर ही यंग मास्टर डिवाइन ब्रिजिलियम को मास्टर कर लिया है। सच में यंग मास्टर का कल्टिवेशन स्पीड बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है। लिंगलोंग कैरी होती है कि यंग मास्टर के ट्राम की
से उसका जो कल्टीवेशन स्पीड है वो अभी बहुत ज्यादा स्लो है। तभी हम जिन सेवन को देखते हैं जो अपना आंख खोलता है और वो आंख खोल के सामने यूनर और लिंगलोंग को देखते हैं। फिर वो कह रहा होता है कि वैसे तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रही हो। तभी हम लिंगलोंग को देखते हैं जो अपने पास एक लेटर निकालते हुए कह रही होती है कि यंग मास्टर जिनजिन आपके लिए एक लेटर सेंड किया है। ये नाम को सुनने के बाद में जिन सेवन को दिखाता है जो मन ही मन में कह रहा होता है कि जिन जिंगजंग ये बंदा कौन है। ओ हाँ मुझे याद है, ये तो वही यंग मास्टर है जिसके पास थिक आईब्रो है। फिर वो कह रहा होता है कि क्लैन ब्रदर मुझे क्यों ढूंढ रहा है, क्या कोई पार्टिकुलर रीजन है। बाबी लिंगलोंग कह रही होती है कि हाँ। उसके बाद हम लिंगलोंग को देखते हैं जो उस लेटर को रीड करने लगती है। रेस्पेक्टेड सन ऑफ गॉड, साउथ एनियन दाव प्रोविंस के अंदर एक असाधारण घटना का संकेत है जिसके चारों ओर सुप्रीम बीइंग की ओरा है, और अगर कोई एक्सीडेंट नहीं होता है तो इसका मतलब यून हेवनली सुप्रीम सीक्रेट ट्रेजर बाहर निकलने वाला है। तो इसलिए मैं सोचा कि इस मैटर को लेकर आपको इन्फॉर्म कर दूं। मैं मेरे स्वाड को लेके आपको सैल्यूट करता हूँ। ये लेटर को देने के बाद जिन सेवन कह रहा होता है कि वैसे ये जिन जिंजोंग मेरे ऊपर कुछ ज्यादा ही पोलाइट है ना। लिंगलोंग कह रही होती है कि देख के ऐसा लग रही है कि वो लैन किंग का इंसिडेंट होने के बाद उसे डर है कि आप उसके साथ कुछ कर देंगे, तो इसीलिए वो रिपे करके इस मैटर को जाने देना चाहता है। जिन सेवन कह रहा होता है कि अच्छा ठीक है, ये अगर क्लैन मेंबर का काइंडनेस है तो मैं इसे जरूर एक्सेप्ट करूंगा। अच्छा ठीक है, तुम कैरेज प्रिपेयर करो, मैं 9 ड्रैगन चावरेट को राइड करके साउथ एनियन दाव प्रोविंस पे जाने वाला हूँ। ये बातों को सुनने के बाद हमें लिंगलोंग को दिखाती है जो कह रही होती है कि अच्छा ठीक है। फिर वो वहां से चली जाती है और लिंगलोंग के वहां से जाने के बाद हमें जिन सेवन को दिखाता है जो यूनर को कह रहा होता है कि अभी किंग का कंडीशन कैसा है। भाई यूनर कह रही होती है कि मेरे फादर ने ऑलरेडी इमॉर्टल एलिक्सर कंज्यूम कर लिया है और अभी जो उसका स्ट्रेंथ है वो अभी स्टेबल है, और वो एलिक्सर कंज्यूम करने के बाद वो होली रिलम पे बहुत जल्द ब्रेक थ्रू करने वाला है, जिसकी वजह से वो सिलेक्शन पे चला गया है। और ये बातों को सुनने के बाद हमें जिन सेवन को दिखाता है जो थोड़ा शॉक हो गया होता है। मनी मन में कह रहा होता है कि ये सिकली किंग असल में किसु सेज रिलम का कल्टीवेटर है। सच में किसी भी इंसान को उसके अपीयरेंस के हिसाब से जज नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद हम जिन सेवन को देखते हैं जो यूनर को कह रहा होता है कि देख के ऐसा लग रहा है कि तुम इस बार मेरे साथ नहीं दे पाओगे, पर चाहे जो भी हो, अगर तुम स्टेट अफेयर को सही से हैंडल कर पाते हो तो फ्यूचर पे बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है। और हाँ, ये याद रखना, तुम्हारा जो हम्बल हार्ट है उसे मेंटेन रखना, पर तुम तुम्हारे लचीला आत्मा को मत खोना। और अगर तुम्हें फ्यूचर में किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो तुम लिंगलोंग के पास मुझे मैसेज सेंड करना, क्योंकि तुम्हारे लॉर्ड के फ्री स्पीड वाले व्यक्ति कभी भी अपमान सहन नहीं करना चाहिए। जिन सेवन की ये बातों को सुनने के बाद हमें यूनर को दिखा आती है जो सामने झुकते हुए कह रही होती है कि अच्छा ठीक है मास्टर। सीन शिफ्ट होता है, हमें एक जगह को दिखाता है। फिर हमें बताया था कि इस जगह का नाम क्या है, 3000 दाव प्रोविंस स्टेट ऑफ कून, और ये एक अबेंडन प्लेस है और इस जगह पे बैंडेड मॉन्स्टर रहता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया था कि उस जगह पे कुछ मॉन्स्टर उड़ रहा होता है। तब सीन शिफ्ट होता है, हमें दूसरी तरफ नीचे किंगलैंड इंस्टेंट किंगडम के एल्डर्स प्रिंस को दिखाता है जो खड़ा रहता है। फिर उसके बाद हम एल्डर्स प्रिंस जाओ चैन को देखते हैं जो उस मॉन्स्टर की तरफ देख रहा होता है, पर अचानक से वो अपना एक अटैक तैयार करता है और वो सीधा उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर दिया होता है और वो मॉन्स्टर 2 हिस्सों में बट गया होता है। और वही एल्डर्स प्रिंस का अटैक का नाम रहता है अजुरा ड्रैगन स्काई रिपिंग ग्रिफ। जाओ चैन के परफॉर्मेंस को देखने के बाद उसका एंसेस्टर कह रहा होता है कि बुरा नहीं है, कुछ ही महीने के अंदर तुमने ऑलरेडी अजुरा स्काई ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक के 4th स्टेज को मास्टर कर लिया है, यहाँ तक कि तुम तुम्हारे मिड स्टेज डिवाइन ब्रिजिलियम के कल्टीवेशन को भी एडवांस कर लिए हो। और उसके एंसेस्टर की ये बातों को सुनने के बाद हमें जाओ चैन को दिखाता है जो कह रहा होता है कि वेनरेबल एंसेस्टर आपका ये गाइडेंस के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और तभी हमें दिखाया था कि भाई पे सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दूसरी तरफ कुछ डाकू को दिखाता है जो एक लड़की का पीछा कर रहा होता है। भाई पे एक डाकू चिल्लाते हुए कह रहा था कि हे ब्यूटी तुम भाग क्यों रही हो, तुम्हें भाग के कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि इस टेरिटरी पे हमें कोई भी नहीं रोक सकता। तभी हम देखते कि उस सभी के सामने जाओ चैन खड़ा रहता है और सामने का नजरा को देख रहा होता है, और उसी के साइड पे हमें एंसेस्टर को दिखाता है जो कह रहा होता है कि ये रिसेंटली डिमन उल बैंडेड नॉर्थन टेरिटरी पे कुछ पावर गेन कर पाया है। वैसे उस सभी डाकू के जो लीडर है उसके ओरा के हिसाब से वो ऑलरेडी यूनिटी रिलम पे पहुंच गया है। ये बातों को सुनने के बाद हमें जाओ चैन को दिखाता है जो कह रहा होता है कि हाँ वो इस तरह के कल्टीवेशन लेके इस डिसऑर्डर लैंड को रूल करना चाहता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें दूसरी तरफ वही लड़की को दिखाती है यानी जिसके पीछे वो सभी डाकू कर रहा होता है। भाई वो लड़की मनी मन में कह रही होती है कि हेटफुल, ये बहुत ही ज्यादा हेटफुल, अगर मेरी कल्टीवेशन थोड़ी सी भी हाई होती तो ये एनोइंग ट्रैवल मेकर मुझे कुछ नहीं कर सकता। और वही उस लड़की के पीछे में डाकू के लीडर को दिखाता है जो कह रहा होता है कि बेटी तुम कहां भाग रही हो, हॉनेस्ट बनो और हमारे साथ आओ। पर अचानक से हम देखते हैं कि उस डाकू के सामने जाओ चैन आ गया होता है, और वही दूसरी तरफ हमें उस लड़की को दिखाती है जो एक नजर जाओ चैन की तरफ देखती है, उसे समय नहीं आ रही होती कि वो कौन है। और वहीं पे हम जाओ चैन को देखते हैं जो सभी डाकू को कह रहा होता है अगर तू समय पे मरना नहीं चाहता तो जल्दी से यहाँ से दफा हो जा। भाई पे वो लीडर कह रहा होता है कि हमारे डाकू के अफेयर के बीच में ये बच्चा कहां से आ गया। जाओ चैन कह रहा होता है कि मैं फिर से कह रहा हूँ जल्दी से यहाँ से दफा हो जा। वो डाकू के लीडर कह रहा था कि बच्चे, पर तभी हमें जाओ चैन को दिखा होता है जो उस डाकू के लीडर के मुंह पे मुक्का मारता है, और अटैक का पावर इतना ज्यादा रहता है कि डाकू का लीडर दूर जाकर गिरता है, उसके मुंह से खून निकल गया होता है। और वही दूसरी तरफ डाकू के सामने को दिखाता है, वो सभी शौक हो गया होता है, पर अचानक से वो सभी चिल्लाते हैं कि डैम बच्चे तेरा हिम्मत कैसे हुआ हमारे बॉस के ऊपर अटैक करने का। फिर वो सभी एक साथ मिलकर जाओ चैन के ऊपर अटैक करने जाता है। वो सभी चिल्लाते हैं कि बच्चे अब तो हेल में जा। पर अचानक से जाओ चैन को दिखाता है जो एक ही ब्रेथ के अंदर भाई जितने सारे लोग थे डाकू थे सभी को मर दिया होता है। फिर उसके बाद जाओ चैन उस लड़की की तरफ मुड़ता है, फिर वो कह रहा था कि क्या अब सही है। भाई पे हमें दूसरी तरफ उस लड़की को दिखाती है जो जाओ चैन को देखने के बाद कह रही होती है कि
वैसे आप कौन हैं? तभी हम देखते हैं कि जाओ चैन के साइड पे रहे उसका एंसेस्टर कह रहा होता है कि बच्चे, इस औरत के पास स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है, वो एक ट्रेजर पोसेस करके रखी है जिसकी वजह से मैं उसके आइडेंटिटी को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। वो जरूर कोई इमोर्टल ताओस लिंकेज का बिलोव्ड डॉटर है, और अगर तुम इस लड़की के साथ अच्छे से रिलेशनशिप बना लेते हो तो फ्यूचर में जब जिन से उनके साथ डील करोगे तब बहुत ज्यादा मदद करोगे। फिर उसके बाद हम जाओ चैन को देखते हैं जो उस लड़की को ग्रीट करते हुए कह रहा होता है कि मैं किंगलन एंसेंट किंगडम से हूँ और मेरा नाम जाओ चैन है। वैसे यंग लेडी, आप अगर अपने किंजो स्किल को कल्टीवेट करना चाहती है तो आप साउथर्न माउंटेन रेंज पे जा सकती है। वहां पर ज्यादातर आपका सामना डिमोनिक बीस्ट का ही होगा जो डाकू के झुंड से डील करना आसान है। और ये सब बातें को सुनने के बाद हमें उस लेडी को दिखाती है जो मन में कह रही होती है कि जाओ चैन, ये एंसेंट किंगलन किंगडम का एल्डेस्ट प्रिंस है ना। फिर वो लड़की कह रही होती है मैं वो मिंगिया हूँ और यंग मास्टर आप मुझे बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाते हैं कि रात हो गया होता है। वहीं पे हम जाओ चैन को देखते हैं जो मीट ग्रिल कर रहा होता है। फिर वो अचानक से एक मीट उस लड़की को देते हुए कह रहा होता है कि मिंगिया ये तुम्हारे लिए। वहीं पे हम उस लड़की को देखते हैं जो कह रही होती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर उसके बाद हम मिंगिया को देखते हैं जो अपने फेस से उस मास्क को उतार लेती है। फिर वो कह रही होती है कि मैं तुम्हें फिर से कहना चाहती हूँ, तुम्हें मुझे मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और वही दूसरी तरफ हमें जाओ चैन को दिखाता है जो मिंगिया के बेटे को देखने के बाद वो शॉक हो गया होता है। वो ब्लास्टिंग कर रहा होता है, वो एक ही नजर मिंगिया की तरफ देखे जा रहा होता है। तभी हम मिंगिया को देखते हैं जो हंसते कह रही होती है कि वैसे तुम क्या देख रहे हो। भाई हम जाओ चैन को देखते हैं जो मन में कह रहा होता है कि वो घिनौनी औरत उन्होंने मुझे दूर फेंक दिया पर सरप्राइजिंगली मुझे उससे बेहतर कोई मिल गया है। उसके बाद हम जाओ चैन को देखते हैं जो नाटक करते हुए मिंगिया को कह रहा होता है कि ज्यादा कुछ नहीं, मुझे मेरे अनफेथफुल फियांसे के बारे में याद आ गया। मिंगिया कह रही होती है कि अनफेथफुल, क्या कोई रीजन है जो तुम इस तरह की बातें कह रहे हो। उसके बाद हमें जाओ चैन को दिखाता है जो डिटेल्स में कहानी बना के मिंगिया को बताने लगता है। और ये सब बातें को सुनने के बाद हमें मिंगिया को दिखाती है जो टोटली शॉक हो गई होती है, चिल्लाते हुए कहते कि क्या इस तरह के अनरीजनेबल चीज इस दुनिया में होता है। और वो इंसान कौन सा फैमिली से बिलोंग करता है जो तुम्हारे फियांसे उस इंसान के साथ मिलकर तुम्हें चीट किया है। तुम मुझे जल्दी से बताओ, मैं तुम्हें जस्टिस लाने के लिए मदद करूंगी। जाओ चैन कह रहा होता है कि मिंगिया तुम्हें यहाँ पे गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, मैं खुद के प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्व कर लूंगा, दूसरे के ऊपर रिले होना अच्छी बात नहीं है। पर अचानक से मिंगिया को दिखाती है जो खड़ी हो गई होती है, चिल्लाती हुई कह रही होती है कि आज से तुम्हारा जो भी मैटर है वो भी मेरे भी मैटर है, और चाहे तुम्हारा दुश्मन जितना भी पावरफुल हो, उसका बैकग्राउंड जितना भी पावरफुल हो, मैं नहीं डरती। और अगर वो अपने बैकग्राउंड को यूज करके दूसरे को टॉर्चर करता है तो मैं मिंगिया उसके एक्शन के ऊपर जरूर रिग्रेट कर पाऊंगा। और ये बातें को सुनने के बाद हमें जाओ चैन को दिखाते हैं जो हंसते हुए कह रहा था कि हाँ तुम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए हो तो पहले कुछ खा लो। उसके बाद हम जाओ चैन को देखते हैं जो छुपके से एक डेविल हंसी हंसता है, मन ही मन में कह रहा होता है अब मेरे पास मार्शल गॉड डेस्टिनी का प्रिंसेस का सपोर्टर है, अब मैं देखता हूँ जिन सेवान तू कितने लंबे समय से प्राउड होने वाला है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें जिन सेवान को दिखाता है जो अचानक से छिपता है। ये देने के बाद उसके साइड पे हमें लिंगलोंग को दिखाती है जो कह रही थी कि क्या आप सही है। भाई पे जिन सेवान कह रहा था कि हाँ मैं सही हूँ, पर देख के ऐसा लग रहा है कि मेरे पीठ पीछे कोई मुझे चोट पहुंचाने के बारे में प्लान कर रहा है। भाई पे लिंगलोंग कह रही थी कि ओ हाँ मुझे एक बात याद आ गई, नींतियान सिटी हम ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। फिर हम देखते हैं कि जिन सेवन आ रहा होता है और उसी के सामने हमें दिखाते हैं कि बहुत सारे लोग जिन सेवन को वेलकम करने के लिए खड़ा रहता है। उसके बाद हम जिन सेवन को देखते हैं जो अपने करेज से उतारता है और एक मैजेस्टिक तरीके से आगे बढ़ रहा होता है। फिर वो कह रहा था कि ये बहुत ही अच्छा है। और वही दूसरी तरफ हमें दिखाते कि वहीं पे जितने सारे लोग थे जिन सेवन को देखने के बाद उसके सामने झुकते हुए ग्रीट करता है। और वहीं पे जून जिनजियांग कह रहा होता है कि जून फैमिली का डिसेंडेंट सन ऑफ गॉड को रेस्पेक्ट करता है। और वहीं पे जून सेवन मनी में कह रहा होता है कि थिक आई ब्रो तो यही है जून जिनजियांग। फिर सेवन कह रहा था कि ब्रदर हम एक ही क्लैन के मेंबर हैं, हम सभी फैमिली है, तो इतना ज्यादा पोलाइट होने का कोई जरूरत नहीं। और जून सेवन की ये बातों को सुनने के बाद में जिनजियांग को दिखाता है जो बहुत ज्यादा खुश हो गया होता है। मनी में कह रहा था कि सन ऑफ गॉड कितना ज्यादा जेनोरियस है, वो पास्ट के जो भी मैटर था उसे सब कुछ क्योर ही नहीं करता। तभी हम जून सेवन को देखते हैं जो एक बुड्ढे की तरफ इशारा करते हुए जिनजियांग को कह रहा होता है कि ब्रदर जिनजियांग क्या मैं पूछ सकता हूँ कि वो सीनियर कौन है। तभी हम उस बुड्ढे को देखते हैं जो जिन सेवन को कह रहा होता है कि मैं दाऊजी ताओ सेट का एक ओल्ड ताओस्ट हूँ और जिन फैमिली का सन ऑफ गॉड पर्सनली यहाँ पे आया है, ये हमारे लिए ग्रेट ग्लोरी है। वह सेवन मनी मन में कह रहा होता है कि दाऊजी तांजन सेट का ओल्ड ताओस, ये कहा जाता है कि वो सिख लीडर से भी हाई पोजीशन पे है। फिर वो उस बुड्ढे को कह रहा होता है कि सीनियर मुझे पर्सनली यहाँ पे रिसीव करने के लिए आए, तो मुझे डर है कि मैं आपको परेशान कर दिया हूँ। ये बातों को सुनने के बाद वो बुड्ढा कह रहा होता है कि सन ऑफ गॉड कुछ ज्यादा ही पोलाइट है, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और वैसे ये ओल्ड मैन ऑलरेडी आपके लिए बहुत कुछ प्रिपेयर करके रखा है, तो प्लीज आप इस तरफ आइए। और गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एपिसोड पाने के लिए। और हाँ गाइस मैं आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, इस सीरीज का जो हफ्ते में ना एक ही चैप्टर आता है या फिर 2 हफ्ते में एक चैप्टर आता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 4 चैप्टर लेके एक एपिसोड बनाया हूँ, ठीक है। 4 चैप्टर ऐड करने के बाद भी मुझे सिर्फ 15 मिनट का वीडियो बनाया हूँ तैयार हुआ है, तो देख सकते हो चैप्टर कितना ज़्यादा छोटा आ रहा है। तो चलो आगे देखते हैं क्या होता है, पर सीरीज इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, देखते हैं आगे क्या होता है। चलो ए पे आज एपिसोड खत्म करते हैं। और अभी तक हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो क्या कर रहे हो, जल्दी से फॉलो कर लो। चलो आज एपिसोड खत्म करते हैं, बाय बाय।